सोचो पूरी दुनिया एक पल में सीधे -90 डिग्रीज में गिर जाए। इस जमी हुई कंक्रीट जंगल में हीट ही करेंसी है और फूड ही पावर। जिंदा रहने के लिए नेबर्स भी सैवेजेस बन जाते हैं। लेकिन फिर आता है गैविन। जब पूरी ह्यूमैनिटी जम रही है, वो एक 5 स्टार पैराडाइज में जी रहा है। वो एक रिग्रेसर है। एक बार मरने के बाद वो सालों पहले वापस आया, एक स्पेशल सुपर पावर के साथ, और उसने सब कुछ स्टॉकपाइल कर लिया। उसने अपने अपार्टमेंट को एक इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस बना दिया। उसके लिए अपोकलिप्स कोई ट्रेजेडी नहीं है, वो एक वेकेशन है। तो दुनिया का अंत शुरू कैसे हुआ? चलो पता लगाते हैं। कहानी शुरू होती है एक साधारण से हाई स्कूल में और उसके कैफेटेरिया के अंदर। हम अपने मेन कैरेक्टर गैविन क्लार्क को देखते हैं जो टेबल पर सिर टिकाए सो रहा है। तभी उसका दोस्त 2 ट्रे लेकर वहां पहुंचता है। मोटा सा दोस्त उसे जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसके लिए लंच लेकर आया है। उसे लगता है कि गैविन किसी लड़की से देर रात तक बात करने की वजह से थक गया है। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हमारा एमसी सोचता है कि ये इतनी शानदार खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर उसे एहसास होता है कि ये खुशबू तो ठीक उसके सामने रखे खाने से आ रही है। गैविन तुरंत एक्साइट हो जाता है और जोर से चिल्ला देता है। इसके बाद वो चमकती आंखों से खाने को घूरने लगता है। एक सेकंड भी सोचे बिना लड़का जंगली जानवर की तरह सारा खाना ठूसना शुरू कर देता है और उसका परेशान दोस्त उसे धीरे खाने के लिए कहता है ताकि वो घुट ना जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और एमसी अपने दोस्त का खाना भी चट कर जाता है। पेट भरने के बाद उसे सुकून मिलता है और वो कहता है कि वो आखिरकार वापस आ गया है। उसे यकीन नहीं होता कि वो सच में फिर से जन्म ले चुका है और उसका दोस्त मजाक में पूछता है कि क्या वो कोई भूखा भूत था जो उसका हिस्सा भी खा गया। गैविन फिर कंफर्म करता है कि वो सच में एक हंग्री गोस्ट से रीइंकारनेट हुआ है। वो एक जमा देने वाले अपोकलिप्स में था जहां आखिरकार वो भूख से मर गया। मोटा दोस्त बिल्कुल नहीं समझ पाता और सोचता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है। तब एमसी अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वो खुश है कि वो अभी भी जिंदा है क्योंकि अब वो दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। येनियल पार्कर गैविन की बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है, जाहिर है वो जिंदा है। एमसी फिर तारीख पूछता है और उसका दोस्त जवाब देता है कि आज 8 अगस्त 2024 है। गैविन बताता है कि आधे महीने में दुनिया एक आइस एज में चली जाएगी जहां तापमान -50 डिग्री होगा। लेकिन येनियल को ये बकवास लगता है और वो कहता है कि अगर उसका दोस्त किसी मुसीबत में है तो वो मदद करेगा। एमसी कहता है कि उसे सच में मदद चाहिए और उसका मोटा दोस्त कहता है कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। तभी गैविन 1 अरब उधार मांग लेता है और उसका दोस्त हैरानी में अपना ड्रिंक थूक देता है। येनियल को इस बेवकूफ़ी भरी रिक्वेस्ट पर यकीन नहीं होता और वो पूछता है कि क्या वो सीरियस है और हमारा लड़का हाँ में सिर हिला देता है। एमसी का दोस्त वहीं मना कर देता है और कहता है कि अगर वो अपने पापा को भी बेच दे तब भी इतना पैसा नहीं जुटा सकता। बेशर्मी से गैविन पूछता है कि वो अपने पापा को कितने में बेचेगा और वो जवाब देता है 5 बिलियन। लेकिन अपनी ही बात समझते ही उसे गुस्सा आ जाता है। अचानक एक कपल वहां आता है और लड़का लड़की को प्राइवेट रूम में चलने का न्योता देता है। हमारा एमसी उन्हें गंभीर चेहरे से देखता है और गोरा लड़का कहता है कि डिनर के बाद वो प्राइवेट मूवी थिएटर जा रहे हैं। मोटा दोस्त चिढ़ जाता है और बताता है कि ये एमसी की गर्लफ्रेंड है और वो किसी और के साथ उसे धोखा दे रही है। इतना कहकर वो कपल दोनों के पास से गुजरता है और शर्मिंदा लड़की पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ क्या कर रहा है। येनियल अपने दोस्त का बचाव करता है और लाल बालों वाली लड़की के मुंह पर उसकी एहसान फरामोशी उछाल देता है। लेकिन लड़की को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करेगी क्योंकि सब कुछ साफ है। इस पर एमसी को याद आता है कि अपोकलिप्स में यही गोरा लड़का उसे छोड़कर भाग गया था और गैविन ने उसे अपने पास रखा था। उसने उसे देवी की तरह ट्रीट किया, लेकिन उस एहसान फरामोश औरत ने उसे धोखा दिया और उसकी मौत की वजह वही बनी। येनियल वहां से निकलना चाहता है, लेकिन गैविन शांत होकर कहता है कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मोटा दोस्त समझ नहीं पाता और कहता है कि उसे सिर्फ उसे देखकर ही उल्टी आ रही है। गोरा लड़का मौका देखकर ताना मारता है और उसे सिंप कहता है जो हमेशा जीनिया के पीछे पड़ा रहता है। फिर लाल बालों वाली लड़की एमसी को नीचा दिखाते हुए कहती है कि वो उसे परेशान करता था और उसे बहुत घिनौना लगता है। गैविन पूछता है कि क्या उसका छोटा सा नाटक खत्म हो गया। बोरा लड़का हंसता है और पूछता है कि क्या गैविन फिर से अपना सिंप रूटीन दिखाकर लड़की को वापस जीतने की कोशिश करेगा। यानियल अपने दोस्त को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस 5 मिनट और मांगता है। मोटा दोस्त परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि उसका दोस्त उस लड़की पर इतना अड़ा क्यों है। जैक को यह सब मजेदार लगता है और वो कहता है कि वो देखना चाहेगा कि वो 5 मिनट में क्या कर सकता है। बिना सोचे एमसी उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। लाल बालों वाली लड़की हैरान हो जाती है और अपने नए बॉयफ्रेंड की फिक्र करने लगती है। वहां मौजूद हर किसी का मुंह खुला रह जाता है। गुस्से में जैक पूछता है कि उसने उसे मारने की हिम्मत कैसे की। वो प्लेबॉय एमसी पर झपटता है और चिल्लाता है कि वो उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन गैविन तेज होता है और उसे लात मार देता है। यानियल अपने दोस्त के एक्शन से एक्साइटेड हो जाता है और लड़की अपने बॉयफ्रेंड की मदद के लिए दौड़ती है जो जमीन पर पड़ा होता है।
फिर वो अपने एक्स को धमकाती है कि ड्रैगन ग्रुप की हवा को छूने के लिए भी वो मरा हुआ आदमी है। जैक उठता है और कहता है कि वो टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है और किसी छोटे गुंडे से हार नहीं मानेगा, लेकिन हमारा एमसी एक हुक मारकर उसे ट्रैश कहता है। गैविन सोचता है कि अपोकलिप्स भले ही तबाही थी, लेकिन उसने उसे लड़ना सिखा दिया। इस पर मोटा दोस्त पूछता है कि वो कब से इतना तगड़ा हो गया। धोखेबाज लड़की गुस्से में चिल्लाती है कि एमसी को इसका पछतावा होगा, और वो इतनी बेशर्म है कि गैविन को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहती है। सब्र खोकर गैविन उसे भी जोरदार थप्पड़ मारता है और पूछता है कि वो खुद को समझती क्या है। जैक गुस्से से भरकर उठता है और वादा करता है कि वो एमसी को चींटी की तरह कुचल देगा। गैविन उसके पेट में घुटना मारता है और उसकी जैकेट से कुछ निकाल लेता है। वो एक स्प्रे बॉटल दिखाता है जो उसने उसकी जेब से निकाली थी। जैक घबरा जाता है और कहता है कि उसे वापस दे। एमसी पूछता है कि उसने उस स्प्रे से कितनी लड़कियों को नुकसान पहुंचाया है। जैक नाटक करता है और चीज छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गैविन तेज होता है और सीधे उसके चेहरे पर स्प्रे कर देता है। गोरा लड़का दर्द से चीखने लगता है और जीनिया को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। घबराकर जैक लड़की को दूर रहने को कहता है। स्प्रे असर दिखाने लगता है और वो होश खोकर लड़की पर झपट पड़ता है और सबके सामने उसकी ड्रेस फाड़ने लगता है। जीनिया खुद को ढकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो पब्लिक में है, लेकिन जैक रुकता नहीं और लड़की मदद की भीख मांगती है। एमसी ऐलान करता है कि 5 मिनट पूरे हो गए हैं और मोटा दोस्त ये सब देखकर सन्न रह जाता है। गैविन समझाता है कि ये एक पोटेंट एफ्रोडीजियक था जिसे अमीर लड़का अपने विक्टिम्स पर इस्तेमाल करता था। डैनियल को डर लगता है कि जैक पुलिस बुला लेगा, लेकिन एमसी कहता है कि फिक्र मत करो, ड्रैगन ग्रुप का एयर होने के नाते वो बहुत घमंडी है और बदला खुद लेना चाहेगा। मोटा दोस्त ये लॉजिक समझ जाता है और मान लेता है कि जैक ये सब चुपचाप निपटाना चाहेगा। कैफेटेरिया छोड़ते हुए यानियल पूछता है कि अगला ठिकाना क्या है और एमसी कहता है कि वो घर बेचने जा रहे हैं। बिना वक्त गवाए दोनों सीधे एक रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचते हैं। मोटा दोस्त कहता है कि वो उसके माता पिता की इकलौती विरासत है, लेकिन गैविन बेचने पर अड़ा रहता है। 3.1 मिलियन के साथ उसे अपोक्लिप्स के लिए जितना हो सके उतना सामान जमा करना है। डैनियल को इतनी जल्दी समझ नहीं आती क्योंकि घरों की कीमत बढ़ रही है, लेकिन एमसी उसे इग्नोर करता है और अगला स्टॉप बताता है क्योंकि अब कैश खर्च करने का टाइम आ गया है और उनका डेस्टिनेशन एक विशाल सुपरमार्केट है। वहां पहुंचते ही वो 1000 बैग चावल, आटा और तेल ऑर्डर कर देता है और ऊपर से 10,000 कैंड फूड के डिब्बे भी मांग लेता है। कर्मचारी हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वो पक्का है। गैविन कंफर्म करता है और मोटा दोस्त पूछता है कि क्या वो किराने की दुकान खोल रहा है। एमसी पूछता है कि क्या वो डिलीवरी करेंगे और कर्मचारी कहता है कि सब संभाल लिया जाएगा। फिर उसे याद आता है कि यानियल के परिवार के पास एक वेयर हाउस है। वो उसे उधार मांगता है और कहता है कि वो और भी सामान खरीदेगा। उसी क्लास की 2 लड़कियां उसे देख लेती हैं और चीटिंग वाले इंसिडेंट पर गॉसिप करने लगती हैं। उन्हें इग्नोर करते हुए गैविन इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में जाता है और ऑर्डर देता है। वो सोचता है कि अपोकलिप्स में टाइम पास के लिए एंटरटेनमेंट जरूरी होगा। कर्मचारी खुश होकर उसे साल का सबसे बड़ा कस्टमर कहता है। लड़कियां खर्च देखकर हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया। एमसी शॉपिंग जारी रखता है और कोट पैक करने को कहता है। पर्पल बालों वाली लड़की शक करती है और पूछती है कि क्या वो सच में गरीब है, क्योंकि वो पहले ही 1 मिलियन खर्च कर चुका है। फिर वो तय करती हैं कि वो भेस बदला हुआ अमीर लड़का है और उससे बात करने का फैसला करती हैं। एमसी सोचता है कि वो अपोकलिप्स के लिए तैयार है। जैसे ही वो दोनों पास आती हैं, उनमें से एक बहुत फ्रेंडली तरीके से उसे ग्रीट करती है। थोड़ी स्मॉल टॉक होती है और वो नकली दिलचस्पी दिखाते हुए उसके लुक्स की तारीफ करती हैं। उसे याद आता है कि पहले यही दोनों ठंड में उसे लूटने वाली ठग थीं। फिर लड़की उसे साथ में कुछ खाने चलने का न्योता देती है। उनके सरप्राइज के लिए वो मान जाता है और यानियल से कहता है कि शॉपिंग वेयर हाउस ले जाए। गोल्ड डिगर्स खुश हो जाती हैं और पहले से ही सोचने लगती हैं कि वो अपने शुगर डैडी को किसी महंगे रेस्टोरेंट ले जाएंगी। एमसी उनके साथ चल पड़ता है और कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। तीनों एक शानदार बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वो उसे जगह दिखाती हैं और बताती हैं कि ये बहुत महंगा लग्जरी रेस्टोरेंट है। अंदर जाकर उनमें से एक पूछती है कि उसे खाना कैसा लग रहा है। मेन्यू देखकर एमसी नाटक करता है कि उसे सब बहुत महंगा लग रहा है। लड़कियों को कीमत से फर्क नहीं पड़ता और वो कहती हैं कि अगर वो नहीं चाहता तो वो खुद ऑर्डर कर लेंगी। फिर चश्मा पहनी लड़की कैवियर, लॉबस्टर और प्राइम स्टेक जैसे कई महंगे डिशेस ऑर्डर कर देती है। 1 घंटे बाद पर्पल बालों वाली लड़की पेट भरकर खुश हो जाती है और पूछती है कि खाना कैसा था, और वो कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है।
गैविन सीधे रेस्टोरेंट के रिसेप्शन डेस्क पर जाता है। होस्टेस बताती है कि बिल 18,000 का है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और कहता है कि 10 दिनों में पिकअप के लिए वही डिशेस के 100 टेबल तैयार रखें। रिसेप्शनिस्ट इतनी बड़ी ऑर्डर सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वो पक्का है। गैविन अपना वीआईपी कार्ड दिखाता है और कहता है कि वो सबका पेमेंट एडवांस में कर देगा। वो सोचता है कि अपोकलिप्स में वो कैंड फूड से ऊब चुका था और इस बार अच्छे खाने का इंतजाम करेगा। गोल्ड डिगर्स उसे कंजूस समझती हैं, लेकिन बिल देने जाने के लिए उसे समझदार मानती हैं और बाद में उससे महंगे पर्स मांगने की प्लानिंग करने लगती हैं। रिसेप्शनिस्ट ऑर्डर कंफर्म करती है, लेकिन कहती है कि उनके टेबल का बिल अभी बाकी है। तब वो अपना कार्ड वापस ले लेता है और कहता है कि वो अपना अपना बिल खुद भरें। वो सोचता है कि उसका लगभग सारा पैसा खर्च हो चुका है और अब उसे कुछ लोन्स लेने होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वो फ़ोन पर कुछ ऐप्स सर्च करने लगता है। उसे लगभग 3 मिलियन के लोन्स मिल जाते हैं और वो खुश होता है, लेकिन उसे और चाहिए। अचानक उसका फ़ोन बजता है और गोल्ड डिगिंग लड़कियों में से एक कॉल करती है। गुस्से में लड़की पूछती है कि वो कहाँ चला गया और एमसी कहता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया था और वो घर जा रहा है और पूछता है कि वो उनका बिल क्यों भरे। लड़की गुस्से से फट पड़ती है और कहती है कि खाने का न्योता उसी ने दिया था, लेकिन हमारा लड़का पलट कर कहता है कि वो तो उन्हें ही घसीट कर लाई थी और सब कुछ उन्होंने ऑर्डर किया था। महंगे बिल से परेशान होकर वो समझ नहीं पाती कि क्या करें, लेकिन वो उन्हें याद दिलाता है कि उसने कीमत के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी और फिर भी उन्होंने सबसे महंगे डिशेस चुने। गुस्से में स्कैमर उसे टूटा फूटा लूजर कहती है और बोलती है कि वो एक शर्मनाक इंसान है। तो ये साबित करने के लिए कि उसके पास सच में पैसा है, गैविन उसे कहता है कि वो होस्टेस से 100 टेबल्स वाले ऑर्डर के बारे में पूछे और रिसेप्शनिस्ट उस ऑर्डर की पुष्टि कर देती है। कंफर्मेशन मिलते ही लड़की उससे वापस आकर बिल भरने की भीख मांगती है, लेकिन एमसी कॉल काट देता है और कहता है कि वो कुछ बेवकूफ़ों को स्पॉइल नहीं करेगा। बिल चुकाने के लिए पैसे न होने पर दोनों घबरा जाती हैं और रिसेप्शनिस्ट उन पर दबाव डालने लगती है। पर्पल बालों वाली लड़की किसी हंटर नाम के आदमी को कॉल करने का फैसला करती है ताकि वो एमसी को सबक सिखा सके। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद गैविन एक लॉटरी स्टोर के सामने लुकता है। उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने 5 नंबर के साथ लॉटरी जीती थी। टिकट हाथ में लेते ही वो एक्साइट हो जाता है क्योंकि अब उसे रिजल्ट के लिए सिर्फ 2 दिन इंतजार करना है। इसके बाद एमसी वापस वेयरहाउस लौटता है जहां उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा होता है। मोटा दोस्त उसे छोड़कर चले जाने की शिकायत करता है, लेकिन गैविन उसे वादा करता है कि वो उसे कहीं मजेदार जगह ले जाएगा। यानियल अब भी नहीं समझ पाता कि वो सप्लाईज पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है। गैविन समझाता है कि अपोकलिप्स में ये सब जिंदगियां बचाएगा और उससे भरोसा करने को कहता है। दोस्त कहता है कि उसे ये सब पागलपन लगता है और वो कुछ भी नहीं मानता, लेकिन एमसी भरोसा दिलाता है कि कुछ ही दिनों में वो सब मानने लगेगा। अचानक कुछ गुंडों का ग्रुप आता है और गैविन क्लार्क के बारे में पूछता है। वो खुद को कंफर्म करता है और पूछता है कि क्या वो हंटर के आदमी हैं। एक गंजा आदमी बेसबॉल बैट के साथ उस पर बॉस की औरत से पंगा लेने का इल्जाम लगाता है। मोटा दोस्त डर जाता है और धमकी देता है कि अगर उन्होंने कुछ किया तो वो पुलिस बुला लेगा, लेकिन गुंडा हंसता है और कहता है कि पुलिस आने से पहले ही वो उनकी टांगे तोड़ देगा। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। गंजा आदमी उसका मजाक उड़ाता है, उसे कायर कहता है और बोलता है कि वैसे भी पुलिस बेकार है। मोटा दोस्त अपने पिता का नाम लेकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडा कहता है कि उनका टारगेट सिर्फ गैविन है और वो अमीर लड़के को नहीं छुएंगे। हताश होकर दोस्त एमसी से भागने को कहता है और खुद उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी एक गुंडा मोटे दोस्त को धक्का देता है और गंजा आदमी बेसबॉल बैट से हमला करता है। डैनियल डर के मारे अपने दोस्त का नाम चिल्लाता है, लेकिन हमारा हीरो आसानी से वार बचा लेता है और कहता है कि हमला बहुत स्लो था। फिर वो सीधे पेट पर लात मारता है और गंजे आदमी को पूरी तरह ढेर कर देता है। गैविन जमीन से बैट उठाता है और पूरी ताकत से उसे मारता है। गुंडा जमीन पर गिर जाता है और एमसी उसके मुंह में बैट ठूंस देता है। ये नज़ारा देखकर बाकी गुंडे उसकी ताकत से सन्न रह जाते हैं। फिर वो उनकी तरफ मुड़कर सबको एक साथ आने की चुनौती देता है। गोरा आदमी झुंझला जाता है और अपने लोगों को हमला करने का ऑर्डर देता है। हमारा लड़का अकेले ही सारे गुंडों को हरा देता है। मोटा दोस्त मुंह खोले रह जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि ये वही गैविन है। सारे दुश्मनों के जमीन पर पड़े होने के बाद एमसी पूछता है कि क्या उनका मन भर गया है। फिर हर एक से 1 लाख मुआवजे की मांग करता है। गुंडा इसे एक्सटॉर्शन कहता है। गैविन बेसबॉल बैट से फिर मारता है और धमकी देता है कि अगर जल्दी पैसे नहीं दिए तो वो सबकी टांगे तोड़ देगा। इस तरह वो गुंडों से 6 लाख रुपए वसूल लेता है। वो सोचता है कि वो कोई क्रूर इंसान नहीं है, लेकिन अपोकलिप्स ने उसकी सोच बदल दी। फिर वो कहता है कि अब वो अपने दोस्त को उस एक्साइटिंग जगह ले जाएगा जिसका वादा किया था। दोनों एक ऐसे क्लब में पहुंचते हैं जो नाचती हुई औरतों से भरा होता है। यानियल इसे बहुत एंजॉय करता है और एमसी को उसके नर्व्स शांत करने के लिए धन्यवाद देता है। गैविन बार पर जाता है और कहता है कि वो बॉस जेकब्स को एक डिलीवरी के लिए ढूंढ रहा है। इसके बाद उन्हें सिक्योरिटी गार्ड से भरे एक हॉलवे से ले जाया जाता है। दोस्त डर जाता है और पूछता है कि ये कैसी एक्साइटमेंट है और वो इस अजीब जगह पर क्या कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स अपने बॉस को सैल्यूट करते हैं और उसे मिस्टर लो कहते हैं। बॉस पूछता है कि लड़के वहां क्या कर रहे हैं।
एमसी मुस्कुराते हुए अपना परिचय देता है और कहता है कि उसने सुना था कि बूढ़ा कुछ सामान ले रहा है। मिस्टर लो को अजीब लगता है कि वो खाली हाथ है और पूछता है कि प्रोडक्ट्स कहाँ हैं। गैविन खुद की ओर इशारा करता है और कहता है कि वही सामान है, जिससे बूढ़े की दिलचस्पी बढ़ जाती है। लेकिन बातचीत यहीं खत्म हो जाती है और बॉस अपने हथियारबंद आदमियों को दोनों को पकड़ने का ऑर्डर देता है। बंदूकें देखकर मोटा दोस्त घबरा जाता है, अपने पिता का नाम लेकर बचने की कोशिश करता है और घबराकर पूछता है कि ये डिलीवरी आखिर है क्या। गैविन खुलासा करता है कि ये आदमी इंसानी अंगों की तस्करी करता है। ये सुनते ही मोटा दोस्त पूरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाता है कि ऐसी खबर पर कौन पैनिक नहीं करेगा। एमसी बॉस को चुनौती देता है और पूछता है कि क्या वो डील करने से डर रहा है। फिर वो अपने शरीर के सारे अंगों के लिए 10 मिलियन की पेशकश करता है, लेकिन बूढ़ा कहता है कि मार्केट डाउन है और सिर्फ 5 मिलियन देगा। एमसी इस शर्त पर मान जाता है कि पहले कैश मिलेगा और बॉडी 3 दिन में दी जाएगी। संतुष्ट होकर बॉस एक गुंडे को कॉन्ट्रैक्ट लाने का ऑर्डर देता है, लेकिन सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। गैविन अपने दोस्त की तरफ इशारा करता है और मोटा दोस्त चिल्लाता है कि वो कुछ नहीं बेच रहा। एमसी जोर देता है कि उसका दोस्त भी बेच रहा है, जिससे वो और भी परेशान हो जाता है। एक गुंडा बंदूक दिखाकर उसे साइन करने पर मजबूर कर देता है। बाहर आते ही गुस्से में दोस्त पूछता है कि क्या एमसी इंसान भी है जो उसे बेच दे। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है और मोटे दोस्त को याद आता है कि मिस्टर लो एक खतरनाक गैंग बॉस है। गैविन गंभीर होकर कहता है कि 3 दिन में ये ट्रैफिकिंग बॉस अपने अंत को पहुंचेगा। दोस्त को यकीन नहीं होता, लेकिन एमसी उसे अपोकलिप्स आता देखने का न्योता देता है। वे एक मैंशन पहुंचते हैं और एमसी कहता है कि वो ये प्रॉपर्टी किराए पर लेना चाहता है। रियल एस्टेट एजेंट पूछती है कि क्या सिर्फ यही मैंशन चाहिए, और वो हाँ कह देता है। दोस्त समझ नहीं पाता कि अभी मैंशन क्यों ले रहे हैं, लेकिन गैविन कहता है कि वहां कुछ अच्छा है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में उसी मैंशन में उसकी मौत हुई थी। दृढ़ होकर वो घोषणा करता है कि उसकी नई जिंदगी उसी जगह शुरू होगी जहां पुरानी खत्म हुई थी। एजेंट बताती है कि मालिक किराए पर नहीं देना चाहता, लेकिन वो डबल प्राइस ऑफर करता है। 5 गुना किराया देने पर भी औरत कहती है कि ये पैसे की बात नहीं है। हार न मानते हुए एमसी एडवांस में 10 गुना देने की पेशकश करता है। एजेंट तुरंत मान जाती है और मालिक को मनाने का वादा करती है। एमसी की शर्त होती है कि वो पूरा घर रेनोवेट कर सके। हॉलवे में उन्हें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी मां दिखती हैं, जो उसे जैक को जीतने के लिए उकसा रही होती हैं। दोस्त हैरान होता है कि जीनिया यहाँ क्या कर रही है और गैविन बताता है कि जैक का मैंशन पास में है। लाल बालों वाली लड़की अपने एक्स को देखकर नफरत भरी नजर डालती है और उस पर स्टॉकिंग का आरोप लगाती है। कहती है कि पिछली बार का हिसाब बाकी है। लड़की की मां बीच में कूदकर एमसी को गरीब और बिना भविष्य वाला बताकर अपमानित करती है। मोटा दोस्त उसका बचाव करता है तो औरत पागल हो जाती है और उसे स्कूल से निकलवाने की धमकी देती है। गैविन इस ओवर ड्रामा पर हंसता है और पूछता है कि उसकी रेंटल से उसका क्या लेना देना। एक्स गर्लफ्रेंड शक करती है कि उसके पास कम से कम 20,000 किराया देने के पैसे भी नहीं होंगे। एजेंट लौटकर बताती है कि किराया 25,000 महीना है। लड़की की मां ये सुनकर चौंक जाती है कि वो गरीब लड़का सच में मैंशन किराए पर ले रहा है। लाल बालों वाली सोचती है कि वो ये सब उसके करीब रहने के लिए कर रहा है और उसे छोड़ देने को कहती है। एमसी और उसका दोस्त उसकी डिल्यूजन पर यकीन नहीं कर पाते। उसकी मां कहती है कि 25,000 कुछ भी नहीं है और उसे खींच कर ले जाती है। एजेंट याद दिलाती है कि पहले महीने का किराया 2,50,000 होगा और एमसी वही पेमेंट करने को राजी हो जाता है। मां बेटी हैरान रह जाती है और लाल बालों वाली इसे नाटक समझती है। एमसी अपने फोन पर 2,50,000 के ट्रांसफर का कंफर्मेशन दिखाता है। एजेंट मैंशन की चाबियां सौंप देती है और कहती है कि वो मनचाहा रेनोवेशन कर सकता है। लड़की की मां सोचने लगती है कि कहीं उसने उसे गलत तो नहीं समझ लिया और क्या वो भी किसी अमीर परिवार से है। एमसी अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो शहर की सबसे बड़ी रेनोवेशन कंपनी के हेड को जानता है। वो मीटिंग सेट करने को कहता है और मोटा दोस्त नहीं समझ पाता कि किराए के घर में रेनोवेशन क्यों। गैविन उसे सवाल बंद करने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि रात तक सब समझ आ जाएगा। दोस्त अपने पिता के इन्फ्लुएंस से मीटिंग सेट कर लेता है और एमसी उसे धन्यवाद देता है। वो शुक्रिया में इंस्टेंट नूडल्स से भरा ट्रक भेजने का वादा करता है, जिस पर दोस्त शिकायत करता है। एमसी कहता है कि उसके पिता को यह गिफ्ट बहुत पसंद आएगा और वो उसकी तारीफ भी करेंगे। वे रेनोवेशन कंपनी पहुंचते हैं और रिसेप्शनिस्ट उन्हें बॉस का इंतजार करने को कहती है। इत्तेफाक से एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी मां भी जैक द्वारा कराए जा रहे रेनोवेशन के लिए वहीं होती हैं। लाल बालों वाली पूछती है कि क्या उनकी अपॉइंटमेंट है और उन्हें देख लेती है। वो फिर से एमसी पर स्टॉकिंग का आरोप लगाती है और कहती है कि अगर वो उसे जीतने का सपना देख रहा है तो भूल जाए। एमसी इन दोनों से बार बार टकराने से तंग आ जाता है और सोचता है कि ये बेवकूफ़ हर जगह क्यों मिल जाते हैं। मोटा दोस्त समझाने की कोशिश करता है कि गैविन भी रेनोवेशन के लिए आया है, लेकिन वो हंस देती है। एमसी रिसेप्शनिस्ट से खुद का परिचय देता है और बताता है कि उसकी अपॉइंटमेंट है। माँ बेटी को यकीन नहीं होता और सोचती हैं कि वो बस दिखावा कर रहा है। तभी कंपनी का बॉस आता है और पूछता है कि किससे मीटिंग है। रिसेप्शनिस्ट एमसी की ओर इशारा करती है, लेकिन दोनों औरतें बीच में बोल पड़ती हैं। लड़की की मां खुश हो जाती है और सोचती है कि जैक के इन्फ्लुएंस से बॉस खुद आया है। वो एमसी को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती और कहती है कि उसकी बेटी से बॉस मिल रहा है। इंतजार करते हुए लाल बालों वाली कॉन्फिडेंस से मिस्टर जाओ को ग्रीट करती है और अपना परिचय देती है। बॉस कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या उसने अपॉइंटमेंट ली थी। लड़की घबरा जाती है और हाँ कहती है, लेकिन आदमी उसे पहचानता नहीं। वो पूछता है कि क्या उसका नाम गैविन क्लार्क है। वो कहती है कि उसका नाम जीनिया है। मिस्टर जाओ उसे साइड में धकेल देता है और कहता है कि अगर वो गैविन नहीं है तो रास्ते से हटे।
एमसी अपना परिचय देता है और बॉस उसे तुरंत पहचान लेता है। उसकी कम उम्र देखकर हैरान होकर वो उसे प्राइवेट में बात करने का न्योता देता है। लड़की की माँ पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और लाल बालों वाली सोचती है कि ये सब उसके अमीर दोस्त की वजह से है। वे मैनेजर के ऑफिस में रेनोवेशन की डिटेल्स पर बात करने जाते हैं। मिस्टर जाओ पूछता है कि युवा दोस्त गैविन क्या रेनोवेट करवाना चाहता है। एमसी कहता है कि वो एक मैंशन रेनोवेट करना चाहता है। बॉस बताता है कि मैंशन रेनोवेशन छोटा काम है और इसे किसी डायरेक्टर को सौंपने की बात करता है, लेकिन गैविन जोर देता है कि मिस्टर जाओ खुद इस प्रोजेक्ट को संभालें। आदमी कहता है कि वो बिजी है और सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स खुद लेता है। एमसी कहता है कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। बॉस बजट पूछता है, तब एमसी कहता है कि बजट कम से कम 30 मिलियन है। मिस्टर जाओ इतनी बड़ी रकम सुनकर सन्न रह जाता है और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो पूछता है कि क्या लड़का सच में 30 मिलियन कह रहा है या 3। एमसी रकम कंफर्म करता है। तभी एक डायरेक्टर एक्साइट होकर कमरे में आता है और प्रोजेक्ट में मदद की बात करता है, लेकिन बॉस उसे रोक देता है और कहता है कि ये प्रोजेक्ट वो खुद संभालेगा। जाओ पूछता है कि इतनी बड़ी रकम से गैविन क्या करना चाहता है, क्योंकि इस पैसों में तो वो एक नया मैंशन खरीद सकता है। एमसी उसे कागजों का एक रोल देता है और कहता है कि प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स उसमें हैं। ड्राइंग देखते ही मिस्टर जाओ चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वो एक बंकर बना रहा है। गैविन कहता है कि बजट और बढ़ सकता है और उसकी सिर्फ एक शर्त है कि काम आधे महीने में पूरा होना चाहिए। बॉस कहता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है और अपोकलिप्स के लिए बने वॉर बंकर जैसा लग रहा है। गैविन मान लेता है कि ये अपोकलिप्स के लिए ही है और 20 मिलियन एडवांस देने की पेशकश करता है। मिस्टर जाओ चुनौती स्वीकार करता है और वादा करता है कि समय पर काम पूरा करने के लिए सारे रिसोर्सेज झोंक देगा। मोटा दोस्त 35 मिलियन के खर्च से हिल जाता है और उसे पागल कहता है। एमसी कहता है कि जल्द ही पैसे की कोई कीमत नहीं रहेगी। दोस्त पूछता है कि इतना कैश आया कहां से। वो बताता है कि उसने 10 मिलियन के लोन्स लिए हैं और दोस्त मन ही मन दुआ करता है कि अपोकलिप्स वाली कहानी सच निकले। एक्स गर्लफ्रेंड फिर से सामने आती है और तंज कसते हुए पूछती है कि ध्यान पाने के लिए उसने कितना खर्च किया। गैविन चिढ़ जाता है और कहता है कि ये उसका मामला नहीं है और वो किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहा। लड़की की मां डींग मारती है कि उसकी बेटी ने 1 मिलियन खर्च किया है और वही असली ताकत है। मोटा दोस्त बातचीत में कूदता है और बताता है कि गैविन ने 35 मिलियन खर्च किए हैं। लाल बालों वाली और उसकी मां जोर से हंस पड़ती हैं और इसे बेहुदा मजाक समझती हैं। एमसी उन्हें चैलेंज करता है और पूछता है कि अगर ये सच निकला तो क्या वो उसे डैडी बुलाएंगी। एक्स गर्लफ्रेंड कहती है कि उसने घर सिर्फ 3 मिलियन में बेचा है और उसे बेवकूफ कहती है। लड़की की मां भी शर्त में शामिल हो जाती है और कहती है कि अगर उसने सच में इतना कैश उड़ाया है तो वो उसे डैडी कहेगी। तभी एक कर्मचारी एमसी के पीछे दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल गया है। मौका देखकर लड़की की मां कागज छीन लेती है ताकि उसका झूठ उजागर कर सके, लेकिन रकम देखते ही उसका चेहरा उड़ जाता है और वो सन्न रह जाती है। लाल बालों वाली ताना मारती है कि क्या रकम इतनी छोटी है कि वो बोल नहीं पा रही। पीली पड़ती मां हकलाते हुए कंफर्म करती है कि रकम 35 मिलियन है। घबरा कर वो औरत एमसी पर दिखावे के लिए नकली कॉन्ट्रैक्ट बनाने का आरोप लगाती है, लेकिन कर्मचारी दस्तावेज का बचाव करता है और कहता है कि ये बॉस के साइन वाला लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। एमसी शर्त याद दिलाता है और उससे डैडी बुलाने को कहता है, लेकिन बूढ़ी औरत मुकर जाती है। सब्र खोकर गैविन उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। मोटा दोस्त जोश में आकर चीयर करता है और एमसी कहता है कि अब निकलने का टाइम है। जीनिया अपमान से बौखलाकर अपने एक्स को धमकाती है कि वो इसकी भारी कीमत चुकाएगा। कुछ देर बाद दोनों दोस्त उस मैंशन पहुंचते हैं जिसे एमसी ने अपोकलिप्स के लिए किराए पर लिया है। पूरी तरह कंफ्यूज होकर मोटा दोस्त पूछता है कि वो वापस क्यों आए और उसका प्लान क्या है। एमसी बताता है कि अब वो साबित करने वाला है कि अपोकलिप्स असली है। दोस्त सोचता है कि उसका यार अजीब बर्ताव कर रहा है और शायद पूरी तरह पागल हो गया है। बाहर यानियल ठंड की शिकायत करता है और कहता है कि 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। एमसी फोन देखता है और कहता है कि बस टाइम होने वाला है। अचानक आसमान में एक शूटिंग स्टार चमकती हुई गुजरती है और गैविन कहता है कि वो आखिरकार आ गई है। डैनियल कुछ नहीं समझ पाता और पूछता है कि क्या ये बस एक आम शूटिंग स्टार है। गैविन समझाता है कि असली अपोकलिप्स आधे महीने बाद आएगा, लेकिन ठंड और सितारे जैसे संकेत पहले दिखते हैं। मोटा दोस्त घबरा जाता है और चिल्लाता है कि शूटिंग स्टार सीधा उनकी तरफ आ रही है। एमसी सोचता है कि ऐसे सितारे एबिलिटीज देते हैं और इसी वजह से उसका इलाका पहले एक बेस बन गया था। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में यही सितारा इस मैंशन पर गिरा था और एक चोर ने उसे पाया था। यानियल डर के मारे भागने को चिल्लाता है, लेकिन एमसी खुद को संभालता है और कहता है कि ये मौका उसी का है। दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है और यूं मरना चाहता है। चेतावनी को अनदेखा करते हुए गैविन बाहें फैलाता है और सितारे की रोशनी में डूब जाता है। मोटा दोस्त दहशत में सोचता है कि उसका दोस्त कुचल गया और सब खत्म हो गया, लेकिन गैविन दोबारा सामने आता है, ताकत के ऑरा के साथ, और कहता है कि उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स 5 गुना बढ़ गए हैं। वो दोस्त की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या अब वो यकीन करता है। हैरान डैनियल हकलाकर पूछता है कि क्या वो मरा नहीं। एमसी जवाब देता है कि वो जिंदा है और उसे एक एबिलिटी भी मिली है। दोस्त अब भी नहीं मानता और कहता है कि उसे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। अपनी बात साबित करने के लिए गैविन उसके कंधे पर हाथ रखता है और एक हाथ से ही 220 एलबीएस से ज्यादा वजन वाले दोस्त को उठा लेता है। मुस्कुराते हुए वो फिर पूछता है कि क्या अब भरोसा हुआ।
डैनियल घबरा जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि वो इतनी आसानी से उठ गया। गैविन उसे छत के किनारे ले जाता है, जिससे मोटा दोस्त डर से कांपने लगता है। डरावनी नज़र से गैविन कहता है कि नीचे जाने के लिए तैयार हो जाए। फिर वो दोस्त को पकड़े हुए 33 फीट ऊंची छत से कूद जाता है। दोनों बिना एक खरोच के नीचे उतर जाते हैं। मोटा दोस्त आंखें खोलता है और जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। गैविन फिर पूछता है और दोस्त हार मानकर कहता है कि उस जंप के बाद वो सब मानता है। उसी वक्त बगल वाले मैंशन में लाल बालों वाली की मां पूछती है कि वो खिड़की से क्या देख रही है। लड़की कहती है कि उसने सितारा गिरते देखा और बड़बड़ाती है कि काश वो उसके एक्स पर गिरा होता। वो मां को बताती है कि जैक लौटते ही एमसी से बदला लेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मां खुश होकर दरवाजा खोलती है और गोरा लड़का पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। लड़की एक्साइटेड होकर सामने आती है और हाथ हिलाती है। जैक उसे पकड़कर कहता है कि वो इन दिनों उसे बहुत मिस कर रहा था। मां अजीब महसूस करती है और जैक चिढ़कर उसे वहां से हट जाने को कहता है। लड़की मौका देखते हुए बताती है कि गैविन उसी इलाके में शिफ्ट हो गया है। जैक गुस्से से फट पड़ता है और पूछता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। मां आग में घी डालते हुए कहती है कि वो उसकी बेटी के पास रहने के लिए ऐसा कर रहा है। भड़ककर जैक फोन उठाता है और कसम खाता है कि वो एमसी को पछताने पर मजबूर कर देगा। वो बियाओ नाम के किसी आदमी को कॉल करता है और खुद को जैक बताता है। सीन कट होकर एक बॉक्सिंग क्लब में जाता है जहां रिंग में एक बॉक्सर प्लेबॉय से बात कर रहा होता है। जैक उसे 2 लाख ऑफर करता है ताकि वो किसी को सबक सिखा सके। ब्याओ तुरंत मान जाता है और कहता है कि काम 2 घंटे में हो जाएगा। रिंग में बॉक्सर कहता है कि उसे काम है और फाइट जल्दी खत्म करनी होगी। सामने वाला उसकी अकड़ पर चिढ़ जाता है और उसे घमंडी रोकी कहता है, लेकिन बॉक्सर तेजी से एक सटीक पंच ठुड्डी पर मारकर चैंपियन को ढेर कर देता है। भीड़ जीत का जश्न मनाती है और उसे नया बॉक्सिंग किंग घोषित करती है। मैंशन में वापस एमसी आइस एज के शुरुआती स्टेज समझाता है। मोटा दोस्त इंसानियत के हश्र पर अफसोस करता है और गैविन पूछता है कि वो क्या करने वाला है। पूरी तरह कंफर्म होकर डैनियल खड़ा होता है और कहता है कि वो बिना सवाल किए वही करेगा जो उसका दोस्त कहेगा। एमसी मजाक में कहता है कि वो घर जाकर अपने पिता को बेच दे, जैसा उसने कहा था। दोस्त अजीब महसूस करता है और कहता है कि उसके पिता अपोकलिप्स की कहानी पर कभी यकीन नहीं करेंगे। गैविन समझाता है कि जल्द ही पैसे बेकार हो जाएंगे और सिर्फ सप्लाईज मायने रखेंगी। फैसला करके मोटा दोस्त कहता है कि वो परिवार को कंगाल कर देगा, चाहे उसके पिता उसे सजा ही क्यों ना दे। अचानक एमसी को किसी के आने का एहसास होता है। वो दोस्त को चुप रहने को कहता है और मोटा दोस्त घबराकर पूछता है कि क्या हो रहा है। गैविन बताता है कि मैंशन घिर चुका है। बाहर फाइटर ब्याओ और उसके गुंडे दरवाजा तोड़ने की तैयारी करते हैं। एक गुंडा भारी हथौड़े से वार करने ही वाला होता है कि एमसी जोर से दरवाजा खोलकर उसे ढेर कर देता है। गैविन और उसका दोस्त बाहर आते हैं और पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं। ब्याओ हैरान होकर पूछता है कि क्या वो फाइटर है जो उनकी मौजूदगी भांप गया। एमसी उसे पूरा नाम लेकर पुकारता है, दोआन ह्यू ब्याओ। बॉक्सर चौंक जाता है और पूछता है कि वो उसे कैसे जानता है। गैविन याद करता है कि अपोकलिप्स में एक फाइटर बहुत ताकतवर एबिलिटी यूजर बना था। ब्याओ बताता है कि जैक ने उसे भेजा है और वो उसकी हड्डियां तोड़ने वाला है। एमसी उसे जाने को कहता है, लेकिन ब्याओ गुस्से में हमला करता है। गैविन आसानी से बचता है और कहता है कि वार बहुत स्लो था। दूसरा हमला भी नाकाम रहता है और एमसी उसके पेट में पंच मार देता है। गुंडे अपने बॉस को गिरते देखकर सन रह जाते हैं। ब्याओ उठकर कहता है कि कुछ गड़बड़ है। एमसी पूछता है कि क्या वो हार मानता है, लेकिन बॉक्सर इनकार करता है। तब गैविन उसके ठुड्डी पर लात मार देता है। जमीन पर पड़े ब्याओ से वो पूछता है कि क्या आप काफी है। हार के बावजूद बॉक्सर मानने से इनकार करता है। एमसी को यह दिलचस्प लगता है और वो उसकी बहन को बचाने का ऑफर देता है, बदले में एक एहसान के लिए। ब्याओ चौंक कर पूछता है कि वो उसकी बहन की बीमारी के बारे में कैसे जानता है। गैविन बताता है कि उसे उसकी टर्मिनल इलनेस के बारे में पता है और वो इलाज के लिए लड़ रहा है। उम्मीद से भरकर ब्याओ पूछता है कि क्या वो सच में उसे बचा सकता है। गैविन कहता है कि वही अकेला है जो उसे बचा सकता है। ब्याओ तुरंत सरेंडर कर देता है और मिशन पूछता है। मिशन है जैक को पीटना और उससे जितना हो सके कैश निकालना। ब्याओ चुपचाप मान जाता है और अपने आदमियों को साथ चलने को कहता है। एक गुंडा पूछता है कि क्या बॉस सच में उस पर भरोसा करता है, और ब्याओ कहता है कि वही उसकी आखिरी उम्मीद है। दूसरे मैंशन में जैक सोचता है कि गैविन अब अस्पताल में होगा। वो जेनिया के साथ बेडरूम में मजे कर रहा होता है कि अचानक जोर की आवाज आती है। मां चिढ़कर दरवाजा खोलती है और सामने ब्याओ और उसके आदमी खड़े होते हैं। वो पूछती है कि वो कौन है। सब्र खोकर बॉक्सर उसे धक्का देता है और घर में घुस जाता है। औरत चिल्लाती है और बदतमीजी का इल्जाम लगाती है। ब्याओ झुंझलाकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। कपल नीचे आता है और जैक ब्याओ से पूछता है कि क्या काम सही से पूरा हो गया। फिर वो गंदे काम की पेमेंट के तौर पर 2 लाख वाला कार्ड आगे बढ़ाता है, लेकिन लेने की बजाय बॉक्सर अमीर लड़के के पेट में जोरदार पंच मार देता है।
जैक सन रह जाता है और पूछता है कि जिसे उसने हायर किया था वही उस पर हमला क्यों कर रहा है। ब्याओ जैक की तरफ उंगली करता है और अपने आदमियों को बिना रहम के उस पर टूट पड़ने का आदेश देता है। सब मिलकर जमीन पर गिरे अमीर लड़के को लातों से मारने लगते हैं। हताश प्लेबॉय अपने रईस परिवार की ताकत से फाइटर को धमकाने की कोशिश करता है। तभी ब्याओ हाथ उठाकर अपने आदमियों को रुकने का इशारा करता है। जैक समझता है कि उसकी धमकी काम कर गई और अकड़ते हुए कहता है कि बॉक्सर ने गलती कर दी। तभी ब्याओ बताता है कि उसके नए बॉस ने उसे टांगने और मार जारी रखने का ऑर्डर दिया है। ये सुनकर जैक घबरा जाता है और बॉक्सर को पागल कहता है। घसीटे जाते हुए वो सोचता है कि ये नया बॉस आखिर है कौन और क्या वो गैविन हो सकता है। टांगे जाने पर प्लेबॉय बताता है कि उसकी ट्रांसफर लिमिट 10 मिलियन है। ब्याओ तुरंत उसे 10 मिलियन ट्रांसफर करने का आदेश देता है। मैंशन में एमसी का दोस्त उसे फोन पर आया एक मैसेज दिखाता है। वो क्लास ट्रेनिंग सेशन के बारे में बताता है और एमसी तुरंत मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि लोकेशन नॉर्थ न्यू सिटी के पास है वो अपना मन बदल लेता है। वो कंफर्म करता है कि वो जाएगा और उसी पल उसका फोन बज उठता है। कॉल पर बो होता है जो बताता है कि जैक से 10 मिलियन मिल चुके हैं। सीन बदलकर लॉटरी स्टोर पहुंचता है। एमसी टिकट याद करता है और कहता है कि उसे और सप्लाईज खरीदने के लिए रिजल्ट चेक करना होगा, लेकिन टिकट चेक करते ही वो चौंक जाता है क्योंकि वो लॉटरी नहीं जीत पाया। वो बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सोचता है, लेकिन फिर मान लेता है कि ऐसा नामुमकिन है क्योंकि दुनिया में और कुछ नहीं बदला। तब उसे एहसास होता है कि सप्लाईज के लिए कैश जुटाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन स्टूडेंट्स कॉलेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। अचानक दोनों गोल्ड डिगर्स आ जाती हैं और उनमें से एक पूछती है कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। गैविन पलटकर पूछता है कि वो क्यों ना आए। चश्मे वाली एक्सप्लेनेशन मांगती है और कहती है कि उन्हें बिल चुकाने के लिए 1 महीना काम करना पड़ा। बेपरवाह गैविन पूछता है कि इसमें उसका क्या लेना देना है। लड़की उसे लुभाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर वो उनका कर्ज चुका दे तो वो कुछ भी करेंगी। बैंगनी बालों वाली भी जुड़ जाती है और 20,000 के बदले 1 रात की पेशकश करती है, लेकिन पलटवार करते हुए एमसी उनसे 40,000 उधार मांग लेता है। दोनों गुस्से से भर जाती हैं। तभी यानियल आता है और एमसी पूछता है कि उसकी आंखें सूजी हुई क्यों हैं। दोस्त बताता है कि अपोकलिप्स के बारे में अपने पिता को मनाने के लिए इतना रोया कि हाल ये हो गया। एमसी उसके तरीके से एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि क्या प्लान काम किया। दोस्त बताता है कि नहीं, पिता ने घंटों तक इग्नोर किया और फिर पिटाई कर दी। गैविन उसे ढाढ़स देता है और कहता है कि हिम्मत मत हार, उसे भी अपोकलिप्स पर यकीन करने में वक्त लगा था। अचानक एक प्रोफेसर आता है और सभी स्टूडेंट्स को बस में चढ़ने को कहता है। बस के अंदर एमसी अपने दोस्त के पास बैठता है। मोटा दोस्त प्यास लगने की बात करता है और पानी मांगता है, लेकिन गैविन कहता है कि वो बोतल नहीं लाया। तभी एमसी के पास बैठी लड़की उसे पानी की बोतल ऑफर करती है। वो धन्यवाद देता है और तुरंत पानी यानियल को दे देता है। लड़की उसे एक्स से ब्रेकअप पर दिलासा देती है और कहती है कि उम्मीद है वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा। एमसी कहता है कि वो दुखी नहीं है बल्कि खुश है कि उसने उसकी असली शक्ल देख ली। लड़की बताती है कि उसने सुना था जीनिया एक गोल्ड डिगर है और उसे पैसे ऑफर करती है, लेकिन गैविन मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि उसके परिवार के पास ज्यादा नहीं है। ये देखकर मोटा दोस्त समझ जाता है कि दोनों के बीच स्पार्क है, लेकिन एमसी उसे चुप रहने को कहता है। कुछ देर बाद बस पहुंच जाती है। काउंसलर सबको उतरने को कहता है और इंटर्नशिप पोजीशंस अनाउंस करता है। वो बताता है कि इंटर्नशिप्स 3 फ्लोर्स में बटी हैं और पहला सबसे खराब है। वो तीसरे फ्लोर के नाम पढ़ना शुरू करता है। दोनों गोल्ड डिगर्स जश्न मनाती हैं क्योंकि हंटर ने जैसा वादा किया था उन्हें वही मिला। उनमें से एक पूछती है कि अब वो उससे किया वादा कैसे पूरा करेंगी। दोनों बस में एमसी की मदद करने वाली लड़की की तरफ देखती हैं और बैंगनी बालों वाली कहती है कि कोई परफेक्ट है, गांव से है, कोई कनेक्शंस नहीं है और ऊपर से वर्जिन है। काउंसलर दूसरे फ्लोर के नाम पढ़ता है। यानियल झुंझला जाता है क्योंकि उनका नाम अब भी नहीं आया। आखिर में प्रोफेसर कहता है कि बचे हुए 3 फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। सबसे बुरा ये कि कोई मायूस हो जाती है और कहती है कि वहां कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। दूसरे स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाते हैं और हैरान होते हैं कि यानियल ऐसे टूटे फूटे लोगों के साथ कैसे फंस गया। एमसी काउंसलर से भिड़ता है और पूछता है कि यह फैसला किस आधार पर लिया गया। आदमी कहता है कि यह स्कूल का फेयर डिसीजन है और उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। गैविन सीधे उस पर झूठ बोलने और बेशर्म होने का आरोप लगाता है। प्रोफेसर गुस्से में उसे स्कूल से निकालने की धमकी देता है और सफाई देता है कि एक अमीर और एक गरीब को एक जगह डालना फेयर है। मोटा दोस्त भड़क जाता है और सबके सामने बता देता है कि प्रोफेसर ने उसके पिता से उगाही की कोशिश की थी। एक्सपोज होने पर काउंसलर उसे बदतमीज कहता है। यानियल फोन दिखाकर कहता है कि उसके पास ब्लैकमेल की रिकॉर्डिंग है। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि उन्होंने हद पार कर दी है और प्रोफेसर की इज्जत नहीं कर रहे। दोनों गोल्ड डिगर्स भी करप्ट प्रोफेसर का बचाव करती हैं और कहती हैं कि ये तीनों नाशुक्रे हैं और इंटर्नशिप के लायक भी नहीं। एमसी चिढ़कर उसे चुप रहने को कहता है। बुली उसे बेवकूफ कहता है और ताना मारता है कि जीनिया के छोड़ने के बाद वो पागल हो गया है। बिना सोचे एमसी उसके चेहरे पर घूसा मार जाता है। लड़का गुस्से में झपटता है, लेकिन गैविन आसानी से वार रोक लेता है। अपनी ताकत देखकर बुली सन्न रह जाता है। गैविन उसे 2 थप्पड़ मारता है और याद दिलाता है कि उसने जाने को कहा था। डर के मारे बुली प्रोफेसर से कहता है कि गैविन पागल हो गया है। एमसी फिर एक पंच मारता है और पूछता है कि क्या उसे सुनाई नहीं दिया। काउंसलर गुस्से में माफी मांगने को कहता है, लेकिन गैविन घूमकर उसे भी जोरदार थप्पड़ मार देता है। मोटा दोस्त खुश होकर
कहता है कि ये देखकर बहुत सुकून मिला। काउंसलर इंटर्नशिप से निकालने की धमकी देता है, लेकिन गैविन एक हुक मारकर कहता है कि उसे परवाह नहीं। दोनों जमीन पर पड़े होते हैं और एमसी दोस्त को चलने को कहता है। यानियल फिक्रमंद होकर पूछता है कि कुई कुई का क्या होगा। एमसी लड़की को साथ चलने का न्योता देता है, जिससे वो असहज हो जाती है। गोल्ड डिगर्स बीच में कूदकर कहती हैं कि वो उसका ध्यान रखेंगी और प्रोफेसर सिर्फ गैविन को निकालना चाहता है। वो कुई कुई को बहकाती हैं कि एमसी के साथ गई तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। कुई कुई अलविदा कहती है और एमसी को संभल कर रहने को कहती है। तब गैविन दोस्त से कहता है कि अब बिजनेस का टाइम है। दोनों एक विशाल लॉजिस्टिक्स पार्क पहुंचते हैं। दोस्त बताता है कि ये प्रोविंस का सबसे बड़ा है। यानियल पूछता है कि क्या यहीं से सप्लाईज लेने का प्लान है और कहता है कि अंदर घुसना भी नामुमकिन होगा। तभी एमसी एक हायरिंग साइन देखता है और दोस्त को बुलाता है। वो रिक्रूटर से पूछता है कि क्या हायरिंग चल रही है। आदमी घमंड से जवाब देता है कि फिलहाल सिर्फ महिलाओं को रखा जा रहा है। मोटा दोस्त घबरा जाता है और पूछता है कि अब क्या करेंगे। एमसी एक आइडिया सोचता है और दोस्त को कुई कुई को बुलाने भेजता है। उधर इंटर्नशिप ऑफिस में सब मेहनत से काम कर रहे होते हैं। चश्मे वाली बताती है कि हंटर का कॉल आया था और मिस्टर जियांग को तुरंत एक लड़की चाहिए। शातिर मुस्कान के साथ दोनों तय करती हैं कि कुई कुई इसके लिए परफेक्ट है। वो उसकी डेस्क पर जाकर हालचाल पूछती हैं। खुश कुई कुई धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने यहाँ वो सीखा जो स्कूल में कभी नहीं मिलता। एक ताना मारती है कि यही कलीग्स करते हैं। बैंगनी बालों वाली पूछती है कि क्या उसका कभी बॉयफ्रेंड रहा है। वो मना करती है। चश्मे वाली एक्साइट होकर उसे बॉयफ्रेंड सेट करने की पेशकश करती है। कुई कुई मना करती है और कहती है कि वो बस काम करना चाहती है, लेकिन दोनों जिद करती हैं कि अमीर बॉयफ्रेंड से ज्यादा पैसा आएगा। बिना मौका दिए वो उसे घसीट कर ले जाती हैं। वो एक शानदार कमर्शियल बिल्डिंग पहुंचती हैं। कुई कुई भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों कहती हैं कि वो आ चुकी हैं और आदमी अच्छा है। कमरे में जाकर वो उसे जियांग नाम के सज्जन से मिलवाती हैं। बूढ़ा आदमी घिनौनी मुस्कान के साथ कहता है कि लड़की बहुत प्योर लगती है। बैंगनी बालों वाली कुई कुई को आगे धकेलती है और उसे उसका नया बॉयफ्रेंड बताती है। खुश होकर बूढ़ा आदमी दोनों को 30,000 देता है। गोल्ड डिगर्स अलविदा कहती हैं और मजे करने को कहती हैं। कुई कुई गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर देती हैं। कमरे में फंसी लड़की से बूढ़ा आदमी और पैसे का लालच देता है। कुई कुई पीछे हटती है और धमकी देती है कि वो पुलिस बुलाएगी। जियांग फंसता है और कहता है कि सारे गार्ड्स उसके दोस्त हैं। कोने में फंसी कुई कुई उससे छोड़ने की भीख मांगती है। बूढ़ा आदमी उसका हाथ झटक देता है और फोन गिरा देता है। वो कहता है कि यहाँ से कोई औरत सही सलामत नहीं गई। जमीन पर पड़ा फोन बजता है। एमसी का कॉल होता है। लॉजिस्टिक्स पार्क में एमसी को फोन की वाइब्रेशन महसूस होती है। वो देखता है कि कुई कुई कॉल कर रही है। वो पूछता है क्या हुआ, लेकिन दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी फोन कुचल देता है। फिर वो लड़की से कहता है कि अपनी किस्मत स्वीकार कर ले, क्योंकि वो उसे बहुत सक्सेसफुल बनाने वाला है। चुई चुई मना कर देती है और पास रखा हुआ गमला उठा लेती है। कहती है कि सरेंडर करने से बेहतर है वो यहीं मर जाए। शहर के दूसरे छोर पर एमसी को अजीब लगता है कि कॉल अचानक कट गई। तभी उसे एहसास होता है कि चुई चुई के साथ कुछ बुरा हो गया है और वो तुरंत वहां लौटने का फैसला करता है। उधर लड़की खुद को बचाने की कोशिश करती है और गमला उस घिनौने बूढ़े आदमी की तरफ फेंक देती है। आदमी इस हमले से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि उसे समझ नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है। फिर वो लड़की को जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। बिल्डिंग में दोनों दोस्तों को एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मोटा दोस्त अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे पहचानता तक नहीं। सब्र खोकर एमसी गार्ड को धक्का देता है और रास्ते से हटने को कहता है। गैविन बताता है कि चुई चुई तीसरी मंजिल पर है और वो सीधे वहीं जा रहे हैं। गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है मिस्टर जियांग को इस वक्त डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। एमसी पलटकर कहता है कि वो मिस्टर जियांग का पिता है, इसलिए उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं। गार्ड पूछता है कि इतनी कम उम्र में वो बॉस का पिता कैसे हो सकता है। तभी उसे समझ आता है कि मामला गड़बड़ है। वो घबरा जाता है और इंट्रूडर्स को रोकने के लिए बैकअप चिल्लाने लगता है। एमसी आखिरकार तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। एलिवेटर से निकलते ही उसका सामना दोनों गोल्ड डिगर से होता है। वो हैरान होकर पूछती हैं कि वो यहाँ क्या कर रही हैं, लेकिन एमसी सख्त लहजे में पूछता है कि चुई चुई कहाँ है। बैंगनी बालों वाली कहती है कि वो इंटर्न नहीं है और उसे पूछने का कोई हक नहीं। गैविन डरावनी आवाज में सवाल दोहराता है। लड़की अकड़ दिखाते हुए कहती है कि ये कोई तमाशा करने की जगह नहीं है। सब्र टूटते ही हमारा हीरो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और जमीन पर गिरा देता है। चश्मे वाली भड़क उठती है और यकीन नहीं कर पाती कि उसने उसकी दोस्त पर हाथ उठाया। गैविन उसे भी थप्पड़ मार देता है और वो भी गिर जाती है। दोनों जमीन पर पड़ी होती हैं और वो तीसरी बार पूछता है कि उनकी कलीग कहाँ है। डर के मारे वो एक दरवाजे की तरफ इशारा करती हैं और बताती हैं कि चुई चुई मिस्टर जियांग के ऑफिस में है। बैंगनी बालों वाली चेतावनी देती है कि बॉस बहुत पहुंचा हुआ है, लेकिन एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारकर उसे खोल देता है। कमरे के अंदर लड़की मदद के लिए चिल्ला रही होती है और घिनौना बूढ़ा आदमी एमसी को दफा होने को कहता है। गैविन सख्ती से कहता है कि वो लड़की को तुरंत
तुरंत छोड़ दे। चिढ़कर जैंग पूछता है कि क्या उसे पता है वो किससे बात कर रहा है। बिना डरे एमसी बूढ़े की उंगली पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे जैंग दर्द से चीख उठता है। हताश होकर वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने लगता है। गैविन झुंझलाकर उस कमीने के चेहरे पर जोरदार लात मारता है। फिर वो चुई चुई के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। लड़की कहती है कि वो बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा। उसी पल सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ हंगामा कौन कर रहा है। बूढ़ा उठकर अपने आदमियों को दोनों इंट्रूडर्स को खत्म करने का आदेश देता है। दोनों गोल्ड डिगर्स खुश होकर सोचती हैं कि एमसी की पिटाई होनी चाहिए। अचानक एक गार्ड हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधे दोनों लड़कियों से टकराता है। कुछ ही सेकंड में सारे गार्ड जमीन पर पड़े होते हैं और लड़कियां सन्न रह जाती हैं। घिनौना बॉस डर से कांपते हुए पूछता है कि अब एमसी उससे और क्या चाहता है। गैविन ठंडे लहजे में कहता है कि वो ये पक्का करेगा कि उसे फिर कभी औरतों के बारे में सोचने का मौका न मिले, और फिर वो बूढ़े के प्राइवेट पार्ट्स पर घातक वार करता है। जैंग पूरी तरह खत्म हो जाता है। एमसी दूसरी तरफ मुड़ता है और डरावनी नजर से दोनों गोल्ड डिगर्स को देखता है। घबराकर वो खुद को बचाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि वो औरतों पर हाथ नहीं उठा सकता। एमसी उनकी गुहार अनसुनी करता है और चश्मे वाली को थप्पड़ मारता है। फिर बैंगनी बालों वाली को थप्पड़ मारकर चेतावनी देता है कि उसने उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो अभी काम की है। वो दोस्तों को इमारत छोड़ने को कहता है और दोनों लड़कियां जमीन पर टूटी फूटी पड़ी रह जाती हैं। एक गोल्ड डिगर बॉस की मदद करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो पुलिस बुलाएगी, लेकिन बूढ़ा उसे थप्पड़ मारता है और अस्पताल ले चलने को कहता है। फिर वो फोन निकालकर किसी को कॉल करता है ताकि उस लड़के का अंत किया जा सके। बाहर कुई कुई एमसी का शुक्रिया अदा करती है। वो कहता है कि ये कुछ नहीं था और उससे उसके फ्यूचर प्लान्स पूछता है। कुई कुई दुख जताती है कि उसकी इंटर्नशिप चली गई और अब उसे नौकरी कैसे मिलेगी उसे समझ नहीं आ रहा। एमसी उसे नौकरी दिलाने की पेशकश करता है। लड़की खुशी से भर जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में उसे नौकरी दिला सकता है। तीनों फिर लॉजिस्टिक्स पार्क लौटते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। लड़की हैरान होकर पूछती है कि क्या वो सच में चाहता है कि वो यहाँ काम करे। एमसी हाँ कहता है। वो बताती है कि ये वेयरहाउस मैनेजर की पोस्ट है और उसके पास फाइनेंस की डिग्री है। गैविन उसे हौसला देता है और कहता है कि हर काम की अपनी कीमत होती है और वो कहीं भी चमक सकती है। रिक्रूटर चिढ़कर पूछता है कि वो जॉब लेनी है या नहीं क्योंकि क्लोजिंग टाइम हो रहा है। गैविन उसे अप्लाई करने को कहता है और वो नौकरी स्वीकार कर लेती है। एमसी अलविदा कहता है और बताता है कि वो कुछ दिनों में आकर देखेगा कि वो कैसी है। यानियल टिप्पणी करता है कि फाइनेंस में होते हुए सिक्योरिटी जॉब लेना बेवकूफ़ी है, लेकिन एमसी कहता है कि उसकी यही सादगी उसे ये मौका दिला पाई। लॉजिस्टिक्स पार्क से निकलते ही गैविन कहता है कि अब घर चलने का वक्त है। अचानक एमसी के सिर पर गन तान दी जाती है और उन्हें हिलने से मना किया जाता है। ये मिस्टर लो के गूंज होते हैं। दोनों दोस्त हाथ उठाकर सरेंडर कर देते हैं। ठग चेतावनी देता है कि 3 दिन पूरे हो चुके हैं और अब उनके शरीर बॉस की मिल्कियत है। यानियल पूछता है कि क्या वो सच में इनके साथ जाएंगे क्योंकि वो उन्हें आसानी से हरा सकता है। गैविन कहता है कि साथ चलो, असली शो अब शुरू होगा। वो एक सुनसान वेयरहाउस पहुंचते हैं। एक गून उन्हें वैन से उतरने को कहता है। डरा हुआ मोटा दोस्त बताता है कि ये सबर्ब्स की अबैंडन्ड फैक्ट्री है। एक गून देरी से चिढ़कर उन्हें अंदर जाने को कहता है। तभी एमसी अचानक घूमता है, तेजी से उसे डिसार्म करता है और गन छीन लेता है। बिना सोचे वो गोली चलाता है जो गून के सिर के बीचों बीच लगती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर सारे गूंज अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन एमसी उनसे तेज होता है और सटीक शॉट से सबको गिरा देता है। मोटा दोस्त हैरान रह जाता है और उसकी तारीफ करता है। कहता है कि वो इलीट मार्क्समैन है। एमसी यानियल को बुलेट्स की मैगजीन देता है और कहता है कि जरूरत पड़े तो खुद को बचाना। उसे याद आता है कि अपोक्लिप्स में उसके पास कोई पावर्स नहीं थी, इसलिए उसने जिंदा रहने के लिए निशाना साधा था। यानियल अजीब ढंग से गन पकड़ता है और कहता है कि उसे चलाना नहीं आता। एमसी पूछता है कि क्या वो शूटिंग गेम्स खेलता है। यानियल गर्व से कहता है कि वो प्रो है। गैविन कहता है कि अभी इसे भी गेम समझकर खेल ले। सीन वेयरहाउस के अंदर कट होता है जहां एक ट्रक खड़ा है और लोग सामान उतार रहे हैं। ट्रक देखकर डैनियल ZY बायोटेक का लोगो पहचान लेता है और हैरान होता है कि दुनिया की टॉप 3 बायो कॉर्पोरेशंस में से एक यहाँ क्यों है। एमसी बताता है कि उसकी पिछली जिंदगी में ZY बायोटेक को ह्यूमैनिटी का सेवियर माना गया था, लेकिन अब उसे शक है कि वो इतने सीधे नहीं हैं। तभी मिलिट्री यूनिफॉर्म में 2 गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और चिल्लाते हैं, लेकिन हमारा लड़का तेजी से गोली चलाता है और दोनों को गिरा देता है। वो एक बॉडी से आईडी कार्ड उठाकर कंफर्म करता है कि वो सच में ZY बायोटेक के एम्प्लॉय थे। वेयरहाउस के अंदर एक ब्लॉन्ड औरत मिस्टर लो से बात कर रही होती है। कहती है कि बिजनेस करके खुशी हुई और ZY बायोटेक को दिए गए फ्रेश पार्ट से वो बहुत खुश हैं। मिस्टर लो जवाब देता है कि ये उसका सम्मान है और बताता है कि 2 और फ्रेश लिविंग पार्ट्स जल्द ही आएंगे ताकि 6 का सेट पूरा हो सके। तभी वो मुड़ता है और गैविन हो यानियल को आता देख चौंक जाता है। वो औरत से मजाकिया लहजे में कहता है कि ये बैच के आखिरी 2 पार्ट्स हैं और पूछता है कि क्या वो इन्हें जिंदा देखकर खुश है। ZY बायोटेक की औरत को जिज्ञासा होती है और वो पूछती है कि पार्ट्स के पास गन्स क्यों हैं।
मिस्टर लो को एहसास होता है कि वो आर्म्ड हैं, लेकिन कुछ कहने से पहले ही गैविन बिना हिचक गोली चला देता है। गोली मिस्टर लो के घुटने में लगती है और वो दर्द से चीखते हुए गिर जाता है। अपने आदमियों को पकड़ने का आदेश देता है। एमसी गूंज पर फायरिंग शुरू कर देता है और सबको ढेर कर देता है। औरत उसकी सटीक निशानेबाजी से प्रभावित होती है, जबकि घायल बॉस सबको उन्हें पकड़ने के लिए चिल्लाता है। गैविन यानियल को छिपे रहने को कहता है और खुद बचे हुए दुश्मनों को निपटाने लगता है। गुस्से में मिस्टर लो चिल्लाता है कि इतने सालों में किसी ने उसके इलाके में गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की और अपने आदमियों को उन्हें कुचलने का आदेश देता है, क्योंकि अब उसे उनके ऑर्गन्स नहीं चाहिए। एमसी पागलपन भरी प्रिसिजन से गूंज को खत्म करता रहता है। बाकी गार्ड्स और जीवाई वाली औरत उसकी रफ्तार देखकर दंग रह जाते हैं और गोली चलाते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे गूंज ढेर होकर औरत के पैरों के पास गिर जाते हैं। सारे दुश्मन जमीन पर पड़े होते हैं। गैविन और उसका दोस्त दोनों सर्वाइवर्स के पास जाते हैं। औरत पूछती है कि वो क्या चाहते हैं। एमसी गन तानकर पलटवार करता है कि उसे पूछना चाहिए कि वो यहाँ क्या चाहती है। मिस्टर लो इस हिम्मत से चिढ़ जाता है और पूछता है कि क्या ऐसा पंक उनके प्लान जानने के काबिल है। जवाब में हमारा हीरो फिर गोली चलाता है और ट्रैफिकिंग बॉस के कंधे में मारता है। वो ठंडी नज़र से उसे देखता है और कहता है कि अब वही बात दोहराए, क्योंकि अब वो घुटनों पर बैठा है और घायल बाजू पकड़े हुए है। मिस्टर लो खुद को संभालते हुए चेतावनी देता है कि वो आसानी से डरता नहीं और लड़के को पता नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। एमसी यानियल की तरफ मुड़ता है और उसे बॉस को खत्म करने का आदेश देता है। मोटा दोस्त ये सुनकर सन्न रह जाता है। गैविन ठंडी गंभीर नज़र से आदेश दोहराता है और जोर देता है कि वो वही करे जो कहा गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर मिस्टर लो जमीन से गिरी गन पकड़ता है और कहता है कि वो सब नर्क जाएं, लेकिन यानियल तेज निकलता है और आंखें बंद करके गोली चला देता है। आखिरी पलों में मिस्टर लो स्तब्ध रह जाता है जब गोली उसके माथे को चीर देती है। बॉस की लाश देखकर मोटा दोस्त घबरा जाता है और समझ जाता है कि उसने किसी की जान ले ली है। गैविन फिर जीवाई की औरत की तरफ मुड़ता है और कहता है कि लो कचरा था और उसका नॉलेज उसके सामने कुछ भी नहीं है। हैरान औरत पूछती है कि वो उसका नाम कैसे जानता है और वो आखिर है कौन। हमारा लड़का जवाब देता है कि उसे जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है, लेकिन अगर जिद है तो वो उसे डैडी कह सकती है। ताने को सुनते ही वो औरत गुस्से से भर जाती है और उस पर चिल्लाती है कि इतनी बदतमीजी ना करे, लेकिन एमसी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो बिना झिझक उसकी टांग में गोली मार देता है। औरत दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाती है। जिवई बायोटेक की एग्जीक्यूटिव उसे धमकाने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या उसने उसके ऊपर हमला करने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा है, लेकिन एमसी उसे पूरी तरह अनदेखा करता है और बिना एक पल गवाए उसकी दूसरी टांग में भी गोली मार देता है। फिर वो पास जाकर कहता है कि उसे उसकी बेकार धमकियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेबस होकर औरत गोली ना मारने की भीख मांगती है और खुलासा करती है कि लो द्वारा दिए गए ह्यूमन ऑर्गन्स का इस्तेमाल वे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए करते हैं। ये सुनकर हमारा लड़का पूछता है कि आखिर किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। वो बताती है कि वे ह्यूमन एवोल्यूशन और बायो वेपन्स पर रिसर्च कर रहे हैं और अगर उसकी जान बख्श दी जाए तो वो उसे वहां ले जाने को तैयार है। ये सुनते ही गैविन को मैंटिस गॉड ऑफ वॉर की फ्लैशबैक याद आ जाती है और उसे एहसास होता है कि वो क्रीचर इन्हीं एक्सपेरिमेंट से बना था जो अपोकलिप्स से भी पहले शुरू हो चुके थे। औरत हैरान होकर पूछती है कि उसे इतने गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता है। उसी वक्त यानियल एक बॉक्स खोल देता है और डर के मारे चीख पड़ता है, क्योंकि वो ह्यूमन ऑर्गन्स से भरा होता है। हालात को देखते हुए एग्जीक्यूटिव एमसी को रिक्रूट करने की कोशिश करती है और अनइमेजिनेबल वेल्थ और पावर का लालच देती है अगर वो जिवई बायोटेक ज्वाइन कर ले, लेकिन एमसी बिना सोचे ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। निराश होकर औरत जिंदा छोड़ने की गुहार लगाती है और कहती है कि वो अभी भी काम की हो सकती है। गैविन पूछता है कि वो कैसे मदद कर सकती है। औरत उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो अपने मुंह से बहुत अच्छा काम कर सकती है, लेकिन ये चाल काम नहीं करती क्योंकि गैविन सीधे उसके सिर में गोली मार देता है। फिर वो ठंडे स्वर में कहता है कि वो अपने मुंह से गोली भी नहीं रोक पाई। इसके बाद गैविन उसकी लाश की तलाशी लेता है और जिवई बायोटेक हेडक्वार्टर्स का वीआईपी एक्सेस कार्ड पा लेता है। सीन दूसरी जगह कट होता है जहां मिस्टर ज़ियांग गुस्से में आग बबूला है कि जिवई बायोटेक में कुछ गड़बड़ हो गई है। वो पूछता है कि इतनी हिम्मत किसने की। वो कहता है कि इन्वेस्टर होने के नाते उसे सच जानने का हक है और उससे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। तभी हंटर उससे मिलने आता है। घिनौना बूढ़ा बदले की नज़र से हंटर को गैविन नाम के लड़के को निपटाने का आदेश देता है। वो कहता है कि उसका एमसी से पहले से पर्सनल इशू है और वादा करता है कि कुछ ही दिनों में उसका एक हाथ ला कर देगा। मैंशन में वापस मिस्टर जाओ रिपोर्ट करता है कि मेन स्ट्रक्चर को इतना रीइंफोर्स कर दिया गया है कि अब टैंक भी उसे नहीं तोड़ सकता। वो बताता है कि वेंटिलेशन और अंडरग्राउंड वाटर समेत इंटरनल रेनोवेशन एक हफ्ते में तैयार हो जाएगा। एमसी उसके काम की सराहना करता है। तभी एक औरत आती है और खुद को रेजिडेंस कमिटी की आंट लियू बताकर नए पड़ोसी का स्वागत करती है। गैविन भी शालीनता से अपना परिचय देता है। कुछ देर बाद वो उसे नेबरहुड चैट ग्रुप में जोड़ने का न्योता देती है।
जुड़ते ही औरत कंस्ट्रक्शन के कार्डबोर्ड बॉक्सेस देखकर पूछती है कि क्या वो उन्हें ले जा सकती है, क्योंकि शायद अब उसकी जरूरत नहीं होगी। गैविन कहता है कि उसे बॉक्सेस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल घर के अंदर आना कन्वीनियंट नहीं है। आंट ल्यू जिद करती है और कहती है कि वो काट ले आएगी। मजबूर होकर गैविन सख्ती से कहता है कि वो कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में देरी ना करे। औरत उसे कंजूस कहती है। गैविन डिप्लोमेटिकली कहता है कि वो 1 हफ्ते में खुद बॉक्सेस उसके घर पहुंचा देगा, लेकिन आंट ल्यू मना कर देती है और अभी बॉक्सेस मांगती है। डर है कि कहीं कोई और उन्हें बेच ना दे। सब्र टूटते ही एमसी गुस्से में उसे दफा होने के लिए चिल्ला देता है। औरत चौंक जाती है और पूछती है कि एक लड़का होकर वो लोगों को गाली कैसे दे सकता है। गैविन उसे सीधी धमकी देता है कि या तो चली जाए वरना अच्छी पिटाई करेगा। जाते जाते औरत बड़बड़ाती है कि आजकल के बच्चों में कोई तमीज नहीं और धमकी देती है कि उसे जल्द ही फल मिलेगा। सीन जैक पर कट होता है, जो वन आई ड्रैगन नाम के आदमी के नेतृत्व वाले घूंस को 5 लाख रुपीज ऑफर करता है। वन आई ड्रैगन कहता है कि यंग मास्टर बहुत उदार है और वास्ट ड्रैगन ग्रुप के एम्प्लॉय होने के नाते सेवा करना उनका फर्ज है। जैक साफ करता है कि ये पर्सनल मैटर है और बस एक ही मांग है, गैविन क्लार्क को दुनिया से गायब कर देना, बिना किसी सबूत के। वन आई ड्रैगन शातिर मुस्कान के साथ खुद को प्रोफेशनल हिटमैन बताता है और भरोसा देता है कि एमसी उसी रात बिना निशान छोड़े गायब हो जाएगा। असैसिन्स को जाते देखते हुए जैक गंभीर स्वर में कहता है कि गैविन को अंदाजा नहीं है कि उसके पीछे कितनी ताकत है और वो उसे उंगली चटकाने में खत्म कर सकता है। सीन रात के लग्जरी होटल में बदलता है। वन आई ड्रैगन का बॉस पूछता है कि क्या उसे यकीन है। गून पुष्टि करता है कि गैविन प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरा हुआ है। बॉस सबको अलर्ट रहने का आदेश देता है और कहता है कि लड़का भागने ना पाए। उधर स्वीट के अंदर एमसी सोफे पर आराम करता है और सोचता है कि रीबॉर्न होने के बाद से सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो सोचता है कि 3 दिन में प्लान का सबसे अहम स्टेज शुरू होगा और वही सब कुछ तय करेगा। अचानक गैविन को बाहर से आवाज सुनाई देती है। दरवाजे के दूसरी ओर वन आई ड्रैगन गन लेकर धीरे धीरे स्वीट की तरफ बढ़ रहा होता है। हलचल महसूस कर एमसी समझ जाता है कि जैक का भेजा हुआ गून है और वो उनका गेम खेलने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हंटर का गैंग भी पहुंच जाता है। एक गून टारगेट को हल्के में लेता है, लेकिन हंटर चेतावनी देता है कि लापरवाही ना करे, क्योंकि गैविन पहले भी एक ग्रुप को हरा और लूट चुका है। हंटर का आदमी ट्रैंक्युलाइजर गन दिखाता है और कहता है कि इस बार पूरी तैयारी है। हंटर आखिरी आदेश देता है, गैविन को बुरी तरह पीटना है और उसका एक कान काटकर मिस्टर जियांग को प्रूफ भेजना है। स्वीट के अंदर एमसी मुस्कुराता है और कहता है कि आज का दिन मजेदार होता जा रहा है। वो लाइट्स बंद कर देता है। लाइट्स जाते ही वन आई ड्रैगन मान लेता है कि टारगेट सो रहा है और हमला करने का आदेश देता है। हंटर का गैंग भी यही समझकर अंदर घुसता है। दोनों असैसिन ग्रुप्स अंधेरे में ऑपोजिट साइड से घुसते हैं, एक दूसरे की मौजूदगी से बेखबर। वन आई ड्रैगन को हलचल दिखती है और वो रुकने का इशारा करता है। वो हंटर की सिलुएट पर गन तानकर उसे हिलने से मना करता है, उसे टारगेट समझकर। हंटर पलटकर कहता है कि असल में उसे नहीं हिलना चाहिए। वन आई ड्रैगन इस अकड़ से चिढ़ जाता है और पूछता है कि ये लड़का इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है। हंटर चिल्लाता है कि शायद उसने स्क्रिप्ट गलत पढ़ ली है, क्योंकि वो लाइन तो उसे बोलनी थी। वन आई ड्रैगन उसे बकवास करने वाला कहता है और धमकी देता है कि वो आज जिंदा नहीं जाएगा। हंटर गुस्से में अपने आदमियों को उसे खत्म करने का आदेश देता है। उधर वन आई ड्रैगन भी पेशेंस खो देता है और अपने गूंस को टारगेट मारने को कहता है। अंधेरे में दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। हर कोई सोचता है कि सामने टारगेट और उसका बैकअप है। वन आई ड्रैगन का एक गून चेतावनी देता है कि टारगेट के पास बैकअप है। हंटर का आदमी भी चिल्लाता है कि टारगेट के पास बहुत बैकअप है और सबको सेफ स्पॉट से फायर करने को कहता है। एमसीए केओस मुस्कुराकर देखता है और सोचता है कि मूर्खों को खेलने दे। भयानक शूटआउट के बाद वन आई ड्रैगन गलती से लाइट स्विच दबा देता है। लाइट्स जलते ही वो जश्न मनाता है कि सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं। लेकिन जमीन पर पड़ा घायल हंटर उसे पहचान लेता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वन आई ड्रैगन भी हंटर वॉल्श को पहचान लेता है और पूछता है कि गैविन कहाँ है। हंटर चिल्लाता है कि वो भी वही पूछने वाला था, क्योंकि वो भी लड़के को मारने आया था। तभी दोनों को एहसास होता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। वन आई ड्रैगन गुस्से से चीखता है कि गैविन कब का निकल चुका होगा। 3 दिन बाद यानियल एमसी के पास खबर लेकर आता है। गैविन पूछता है कि क्या हुआ। मोटा दोस्त बताता है कि काउंसलर ची चैंगडोंग ने कनेक्शंस इस्तेमाल करके उसे स्कूल से एक्सपेल करवा दिया। गैविन हंसता है और कहता है कि अपोकलिप्स में डिप्लोमा बेकार होगा। यानियल कहता है कि काउंसलर का स्मग चेहरा क्लास चैट में देखना उसे बर्दाश्त नहीं। एमसी भरोसे से कहता है कि उसके पास सल्यूशन है। क्लास चैट में ची चैंगडोंग गैविन क्लार्क को एक्सपेल करने की अनाउंसमेंट करता है। बुली वैंग द खुशी मनाता है और काउंसलर खुद गैविन का मजाक उड़ाता है। मैसेजेस पढ़कर एमसी गंभीर चेहरा बनाता है और ग्रुप में मिडिल फिंगर की फोटो भेजकर काउंसलर ची चैंगडोंग को इडियट कहता है। काउंसलर आग बबूला हो जाता है और उसे बेरोजगार निकम्मा कहकर धमकाता है। तभी गैविन सबके सामने मैसेज डालता है, जिसमें ची चैंगडोंग के प्रिंसिपल ली की पत्नी के साथ लंबे अफेयर का खुलासा करता है, मीटिंग प्लेसेस और सर्विलेंस फुटेज का जिक्र करता है। यानियल ये देखकर सन्न रह जाता है और पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। एमसी मुस्कुराकर बताता है कि पिछली जिंदगी में अपोकलिप्स के दौरान वो और काउंसलर स्कूल में फंसे थे।
और मोरालिटी खत्म होने पर उसने सब कबूल कर लिया था। घबराया काउंसलर ग्रुप डिसॉल्व करने का आदेश देता है और लीक्स पर धमकी देता है। यानियल हंसता है और चैट लॉग्स तुरंत स्कूल फोरम पर डाल देता है। इसके बाद एमसी कहता है कि अब चलने का वक्त है क्योंकि जरूरी काम बाकी है। यानियल उत्सुक हो जाता है। गैविन पूछता है कि क्या उसके पिता अब भी नहीं मानते। दोस्त बताता है कि वो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेजे जाने से बस एक कदम दूर है। गैविन उसे भरोसा देता है कि बिजनेस निपटाने के बाद वो खुद उसके साथ उसके पिता से मिलेगा और तब वो सब कुछ मान जाएंगे। सीन फिर एक काफी अंधेरी जगह पर कट होता है और यानियल पूछता है कि वहां आखिर कौन सा बड़ा इवेंट हो सकता है। तभी एमसी कहता है कि वे लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। दोनों एक घर के सामने रुकते हैं, जिसे देखकर यानियल नोट करता है कि नेबरहुड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये एक अमीर परिवार का घर लगता है। अचानक घर के अंदर से एक आवाज गुस्से में शिकायत करती है कि शराब फिर से खत्म हो गई है। घर के अंदर एक नशे में धुत आदमी खाली बोतलों से भरे कमरे में बैठा होता है और कोने में एक पिंजरे के अंदर एक छोटी लड़की बंद होती है। आदमी गुस्से से पिंजरे की तरफ देखता है, लेकिन लड़की भी उसे घूरकर जवाब देती है। उसकी इस नज़र से आदमी चिढ़ जाता है, खाली बोतल पिंजरे की तरफ फेंक देता है और धमकाता है कि अगर उसने ऐसे ही देखा तो वो उसकी आंखें निकाल लेगा। वो उसे एक बेकार बोझ कहता है और शिकायत करता है कि उसने उसकी माँ के लाए हुए सारे दहेज के पैसे उड़ा दिए हैं। वो तय करता है कि अब वो उनका घर बेच देगा और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहता है कि घर बेचने से पहले वो उसे बेच देगा, क्योंकि वो कम से कम कुछ शराब की कीमत तो दिला ही देगी। ये कहते हुए आदमी पिंजरा खोलता है, लड़की के बाल जोर से पकड़ता है और उसे बाहर आने के लिए चिल्लाता है। वो बताता है कि उसकी माँ ने शराब खरीदने से मना किया था, इसलिए उसने उसे पीट पीट कर मार डाला और धमकी देता है कि अगर लड़की ने उसकी बात नहीं मानी तो उसका भी वही हाल होगा। तभी लड़की उसका हाथ काट लेती है। उसकी इस हरकत से वो आग बबूला हो जाता है। हाथ उठाकर उसे मारने के लिए चिल्लाता है कि आज वो भी अपनी माँ के पास जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, सामने का दरवाजा जोर से लात मारकर तोड़ दिया जाता है। घर के एंट्रेंस पर एमसी और उसका दोस्त यानियल गंभीर चेहरे के साथ खड़े होते हैं, पूरी तरह एक्शन के लिए तैयार। आदमी लड़की को पकड़े हुए खड़ा होता है और पूछता है कि वे कौन है। इस पर गैविन पलटकर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? एक फ्लैशबैक में एमसी बताता है कि ये आदमी फैंग क्वे है, एक घटिया गुंडा जिसे अपोकलिप्स की शुरुआत में हाइपर स्पेस एबिलिटी मिली थी और जो गवर्नमेंट के लिए सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करके नेशनल हीरो बन गया था। लेकिन उसे याद आता है कि फैंग क्वे ने सबको धोखा दिया और भारी मात्रा में सप्लाईज लेकर भाग गया, जिसकी वजह से 10 लाख लोग भूख और ठंड से मर गए। फ्लैशबैक के आखिर में दिखता है कि फैंग क्वे का अंत भी बुरा हुआ जब वो एक आइस डीमन के पंजों में मारा गया और उसकी चोरी की सारी सप्लाईज हमेशा के लिए गायब हो गई। वर्तमान में लौटकर एमसी लड़की को देखकर हैरान होता है और सोचता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में उसके बारे में कभी नहीं सुना था। तभी फैंग क्वे उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकर्स समझ लेता है और लड़की को $100 एक्स्ट्रा में बेचने की पेशकश करता है, ये कहते हुए कि थोड़ी देर बाद तो वो वैसे भी उसे मार डालता। ये सुनते ही यानियल गुस्से से फट पड़ता है और उसे जानवर कहता है, जिससे फैंग क्वे उलझन में पड़ जाता है। मोटा दोस्त फिर दोहराता है और कहता है कि वो सुअर या कुत्ते से भी बदतर है। फैंग को इस हिपोक्रेसी पर गुस्सा आता है और वो यानियल को ही ह्यूमन ट्रैफिकर कहकर ताना मारता है, ये बोलते हुए कि वो खुद को बहुत बड़ा समझता है। लेकिन एमसी का दोस्त इस आरोप से इनकार करता है और कहता है कि वो उसके जैसा घटिया इंसान नहीं है। फैंग क्वे बोतल उठाकर धमकी देता है कि वो उसके सिर के टुकड़े कर देगा। इससे पहले कि वो हमला कर सके, यानियल गोली चला देता है और फैंग क्वे की टांग में सीधा निशाना लग जाता है। गैविन अपने दोस्त की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी एम हर दिन बेहतर हो रही है। जमीन पर गिरा हुआ और घायल टांग पकड़े हुए फैंग क्वे गुस्से में पूछता है कि वे आखिर हैं कौन। यानियल चेतावनी देता है कि वो फैंग क्वे जैसे स्कमबैग को बचकर नहीं जाने देगा। तभी लड़की मौका देखकर टूटी हुई बोतल से फैंग क्वे के सिर पर वार कर देती है। ये देखकर एमसी और यानियल दोनों उसकी हरकत से पूरी तरह चौंक जाते हैं। सिर से खून बहने लगता है और फैंग क्वे गुस्से से उसे कहता है, इस बात पर यकीन न करते हुए कि उसने उस पर हमला करने की हिम्मत की। बिना उसे संभलने का मौका दिए लड़की फिर से हमला करती है। जमीन पर बुरी तरह घायल फैंग क्वे धमकी देता है कि वो उसे जिंदा चमड़ी उतार देगा। शुद्ध गुस्से से भरी नजर के साथ लड़की दोनों हाथों से टूटी बोतल उठाती है और आखिरी वार के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो उस पर बेरहमी से वार करने लगती है। यानियल बीच में पड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी उसे रोक देता है और कहता है कि लड़की को अकेला छोड़ दे। एमसी समझ जाता है कि ये दबे हुए नफरत का नतीजा है और अगर अभी उसे वेंट करने से रोका गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़की तब तक हमला करती रहती है जब तक टूटी बोतल पूरी तरह खून से सनी नहीं हो जाती। फैंग क्वे की लाश जमीन पर पड़ी होती है और लड़की उसके पास खड़ी गुस्से से कांप रही होती है। ये दृश्य देखकर यानियल दहशत में चिल्लाता है कि वो मर चुका है, लेकिन एमसी ठंडे स्वर में कहता है कि उसके जैसे इंसान को यही अंजाम मिलना चाहिए था।
गैविन चेतावनी देता है कि समय लगभग आ चुका है और अपने दोस्त से कहता है कि वो लड़की को साफ सुथरा और शांत होने के लिए ले जाए, जबकि वो खुद छत पर जाता है। इमारत की छत पर एमसी रात के आसमान में मीटियोर शार को गुजरते हुए देखता है, जिनमें से एक मीटियोर बाकी सबसे कहीं ज्यादा बड़ा और चमकदार होता है। वो मुस्कुराता है और सोचता है कि एपोक्लिप्स से पहले मिलने वाला सबसे बड़ा मौका आखिरकार आ गया है। तभी वो अपनी बाहें फैलाता है और आसमान से उतरती सुनहरी रोशनी में पूरी तरह लिपट जाता है, जो मीटियोर की शक्ति को एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ ही पलों बाद वो जीत की मुस्कुराहट के साथ चिल्लाता है कि आखिरकार उसे वही मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहा था। नई एबिलिटी के साथ वो खुद को एक विशाल हाइपर स्पेस में तैरता हुआ पाता है, जो दर्जनों फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा होता है, और समझ जाता है कि अब वो जितनी चाहे उतनी सप्लाईज जमा कर सकता है। फिर सीन वापस छत पर रियलिटी में आता है, जहां उसे नीचे सड़क से आती हुई एक बजिंग आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखने लगता है। नीचे देखते हुए एमसी हैरान रह जाता है जब उसे इमारत के सामने एक पुलिस कार खड़ी दिखाई देती है। बाहर हथकड़ी लगा एक गंजा आदमी घर की ओर इशारा करता है और पुलिस से कहता है कि यही वो जगह है जहां फैंकी उसे एक लड़की बेचने वाला था। ये सुनते ही लीड ऑफिसर सभी यूनिट्स को रेडी रहने और जगह पर रेड करने का आदेश देता है। इधर घर के अंदर लड़की अब साफ हो चुकी है और नए कपड़े पहने हुए है। यानियल टिप्पणी करता है कि अब जब वो साफ हो गई है तो ये छोटी बहन काफी क्यूट लग रही है। तभी एमसी चेतावनी देता है कि अथॉरिटीज बाहर हैं। ये सुनकर मोटा दोस्त घबरा जाता है। उसे याद आता है कि बॉडी और वेपन्स अभी भी उनके पास हैं, लेकिन हमारा लड़का उसे शांत करता है और कहता है कि पहले जहां उनके पास सिर्फ भागने का ऑप्शन था, अब कहानी अलग है। एक हल्के से जेस्चर के साथ वो अपनी नई हाइपरस्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और फेंगक्वे की लाश को यानियल की आंखों के सामने ही गायब कर देता है। ये देखकर यानियल पूरी तरह शॉक में आ जाता है। कुछ ही पलों बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और सबको फ्रीज रहने के लिए चिल्लाती है। लीड ऑफिसर उन पर गन तानकर पूछता है कि फेंगक्वे कौन है। गंजा आदमी कहता है कि उनमें से कोई भी फेंकी नहीं है। इसके बाद ऑफिसर दोनों लड़कों की ओर मुड़कर पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। एमसी खुद को गैविन बताता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि वो लड़की का दूर का कजन है और बस उसे देखने आया था। फिर यानियल भी अपना परिचय देता है और कहता है कि वो सिर्फ एक क्लासमेट है जो दोस्त के साथ आया था। ऑफिसर छोटी लड़की के सामने घुटने टेकता है और नरम आवाज में उसका नाम पूछता है। लड़की बताती है कि उसका नाम सिक्सी है। इस पर ऑफिसर हमारे हीरो की ओर इशारा करके सिक्सी से पूछता है कि क्या वो उसे सच में जानती है। लड़की एमसी की कहानी की पुष्टि करती है और कहती है कि वो उसका कजिन है, क्योंकि उसकी मां ने उसके बारे में बताया था। जवाब से संतुष्ट होकर ऑफिसर अलविदा कहता है और उन्हें बताता है कि अगर फेंकी के बारे में कोई सुराग मिले तो तुरंत संपर्क करें। पुलिस के जाते ही यानियल राहत की सांस लेता है और कहता है कि वे आखिरकार बच निकले और तुरंत निकलने का सुझाव देता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, सिक्सी उसे रोक लेती है। तब यानियल को एहसास होता है कि वे लगभग सिक्सी को भूल ही गए थे और वो सोचता है कि अब फेंकी के चले जाने के बाद उसका क्या होगा। एमसी लड़की की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या वो उनके साथ जाना चाहती है। सिक्सी सिर हिलाकर हाँ कह देती है। यानियल जोर देता है कि उन्हें उसे साथ ले जाना चाहिए। गैविन मान जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि वो फ्री लोडर्स को सपोर्ट नहीं करता। फिर वो उसे टेस्ट करता है और पूछता है कि क्या उसे इंस्टेंट नूडल्स बनाना आता है। लड़की एक्साइटेड स्माइल के साथ कहती है कि उसे अच्छे से आता है। एमसी हामी भर देता है और तीनों साथ निकल जाते हैं। सड़क पर चलते हुए यानियल कहता है कि उसे भूख लगी है और हॉटपॉट खाने का सुझाव देता है। सिक्सी से पूछता है कि क्या वो स्पाइसी खाना संभाल सकती है। इसके बाद सीन कट होकर अपोकलिप्स से 3 दिन पहले पर आता है। गैविन और यानियल एक आलीशान मैंशन की ओर चल रहे होते हैं। मोटा दोस्त कबूल करता है कि उसे अब भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन हमारा लड़का उसे भरोसा दिलाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं और आज उन्हें उसके पिता को मनाना ही होगा, चाहे जैसे भी। मैंशन के अंदर यानियल के पिता अखबार पढ़ रहे होते हैं और दोनों लड़कों पर चिल्लाते हैं कि बकवास बंद करें और निकल जाएं। यानियल अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि गैविन की कही हर बात सच है और आइस अपोकलिप्स 3 दिन में आने वाला है। लेकिन आदमी चिढ़ जाता है और उन्हें तुरंत बाहर जाने को कहता है ताकि उसकी चाय में खलल ना पड़े। तभी एमसी अपनी हाइपरस्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और मेज से चाय का कप गायब कर देता है। कप गायब देखकर यानियल के पिता पूरी तरह उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी चाय कहाँ चली गई। गैविन बताता है कि वही इसे ले गया है और यही वो सुपर पावर है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। लेकिन मोटे दोस्त के पिता यकीन नहीं करते और आरोप लगाते हैं कि वो उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए मैजिक ट्रिक्स कर रहे हैं। इसके बाद गैविन फिर से अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है और सोफा गायब कर देता है, जिससे यानियल के पिता जमीन पर गिर पड़ते हैं। गैविन उनके पास जाकर पूछता है कि क्या अब उन्हें यकीन हुआ, लेकिन आदमी अब भी मानने से इनकार करता है और कहता है कि वे उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और इतने भोले हैं कि वो उन्हें फूल नहीं बना सकते। फिर एमसी दोबारा अपनी हाइपरस्पेस एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जिससे मोटे दोस्त के पिता फिर से जमीन पर गिर पड़ते हैं।
फिर भी वो आदमी चुनौती देता है और कहता है कि वो तभी मानेगा जब एमसी कमरे की हर चीज गायब कर दे। बिना हिचकिचाए गैविन अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है और पल भर में कमरे का सारा फर्नीचर गायब कर देता है। जगह पूरी तरह खाली हो जाती है। यानियल का पिता अविश्वास में डूब जाता है और एमसी मुस्कुराकर पूछता है कि क्या अब तो यकीन हुआ। अचानक वो आदमी घूमकर अपने बेटे के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरी तरह हैरान मोटा दोस्त अपना गाल पकड़कर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। पिता बताता है कि उसने ये पक्का करने के लिए किया कि वो सपना नहीं देख रहा, और आखिरकार कहता है कि अब वो सब कुछ मानता है। सीन फिर बदलता है और आइस अपोकलिप्स आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मोटे दोस्त को 760 मिलियन के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन मिलता है। यानियल खुशी से उछल पड़ता है और कहता है कि उसके पिता ने वादे के मुताबिक पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके बाद एमसी कहता है कि अब उन्हें अलग अलग काम करना चाहिए। वो यानियल को कोल्ड वेदर गियर और अपोकलिप्स के लिए जरूरी सप्लाईज खरीदने भेजता है, जबकि वो खुद मैंशन इंस्पेक्ट करने और कुछ वेपन्स खरीदने की कोशिश करता है। फिर सीन कट होकर नए रेनोवेट किए गए मैंशन पर आता है, जो अब पूरी तरह एक असली अभेद्य फोर्ट्रेस जैसा दिख रहा होता है। थोड़ी ही देर में मिस्टर झाओ वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि मैंशन की पूरी कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन एमसी की दी हुई स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक पूरी कर दी गई है, और पूछते हैं कि क्या वो संतुष्ट हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ हमारा लड़का जवाब देता है कि वो बहुत संतुष्ट है और रेनोवेशन कंपनी के बॉस की तारीफ करता है कि उन्होंने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। मिस्टर धाओ फिर समझाते हैं कि ये उनकी कंपनी का अब तक का सबसे मुश्किल रेनोवेशन प्रोजेक्ट था और उन्होंने खुद पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज किया है, ताकि अगर पर्याप्त सप्लाईज हो तो कोई वहां आराम से मरने तक रह सके। ये सुनकर एमसी उनका हाथ मिलाता है और वादा करता है कि वो फाइनल पेमेंट जल्द से जल्द ट्रांसफर कर देगा। मिस्टर झाओ अलविदा कहते हैं और जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही कंपनी बॉस निकलने लगते हैं, गैविन उन्हें एक बार फिर रोककर आखिरी वार्निंग देता है। एमसी सलाह देता है कि वो अगले 2 दिन घर से बाहर ना निकलें और जितना हो सके उतना खाना और सप्लाई स्टॉक कर लें। मिस्टर झाओ ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई टाइफून आने वाला है। गैविन जवाब देता है कि ये एक सुपर टाइफून है जो सदी में सिर्फ एक बार आता है। ये सुनकर रेनोवेशन कंपनी का बॉस मान जाता है और कहता है कि वैसे भी वो हाल में काफी थका हुआ है, तो कुछ दिन आराम करना अच्छा रहेगा। कुछ ही देर बाद कई बड़े बड़े ट्रक्स आकर एमसी के मैंशन के सामने रुकते हैं, जिनमें ढेर सारी सप्लाईज भरी होती हैं। इसी दौरान मोटा दोस्त एक ट्रक से उतरकर आता है और ऐलान करता है कि वो सप्लाईज लेकर लौट आया है, ये भरोसा दिलाते हुए कि उसने सबसे बेस्ट और सबसे महंगी चीजें खरीदी हैं। गैविन उसे सब कुछ मैंशन के अंदर ले जाने को कहता है, ताकि वो सारी आइटम्स को अपनी हाइपर स्पेस में स्टोर कर सके। बाहर आंट ल्यू और उसका पोता ये नज़ारा देखते हैं। वो हैरानी से सोचती है कि इन्होंने इतना सारा सामान क्यों खरीदा है, क्या ये घर में सुपरमार्केट खोलने वाले हैं। तभी उसका पोता एक बॉक्स पर बने कैंडी के पिक्चर की ओर इशारा करता है और दादी से लॉलीपॉप मांगता है। दादी मान जाती है और उसे गोद में उठाकर सप्लाई बॉक्स के ऊपर से लॉलीपॉप उठाने देती है। अचानक यानियल चिंता भरे चेहरे के साथ एमसी के पास आता है और कहता है कि उसे एक प्रॉब्लम आ गई है, जिससे गैविन क्यूरियस हो जाता है। लेकिन फिर मोटा दोस्त घबराकर शिकायत करता है कि प्रॉब्लम यह है कि वो सारे पैसे खर्च ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने अब तक कुल रकम में से 100 मिलियन भी खर्च नहीं किए हैं। ये सुनकर एमसी उसे एक नया मिशन देता है और कहता है कि वो उसे कुछ बड़े ग्रैनरीज के एड्रेसेस देगा, जहां जाकर उसे जितना हो सके उतना अनाज खरीदना है। एक फ्लैशबैक में गैविन को याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में इन्हीं ग्रैनरीज का अनाज कुछ विलन्स ने लूट लिया था, और इस बार वो उनकी बुराई का रास्ता यही खत्म करने का फैसला करता है। तभी एक डिलीवरी गाय आकर बताता है कि क्रॉसबोज की आखिरी बैच अटक गई है, क्योंकि एक बूढ़ी औरत रास्ता नहीं छोड़ रही। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आंट ल्यू बॉक्स कटर से एक बॉक्स खोलने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका इम्पेशेंट पोता चिल्ला रहा है कि जल्दी करो, उसे अभी अंदर का सामान खाना है। तभी एमसी पीछे से गंभीर चेहरे के साथ आकर पूछता है कि वो क्या कर रही है। औरत मुड़कर नकली मुस्कान के साथ कहती है कि उसने इतना सामान खरीदा है तो उसका पोता बस एक लॉलीपॉप चाहता है, और पूछती है कि क्या उसे बुरा लगेगा। लेकिन हमारा लड़का ठंडी नज़र से उसे घूरते हुए साफ कहता है कि हाँ, उसे बुरा लगता है। आंट ल्यू चिढ़ जाती है और उसे कंजूस कहती है, बोलती है कि एक लॉलीपॉप ले लेना, पिछली बार की बात का माफीनामा होगा, और फिर भी जिद करती है कि वो सारे बॉक्सेस उसे दे दे। धैर्य खोकर गैविन उसे साफ शब्दों में कहता है कि यहाँ से निकल जाए। गुस्से में आकर औरत खुद को नेबरहुड कमेटी की वाइस डायरेक्टर बताती है और कहती है कि वो किसी के भी घर से सामान ले सकती है, साथ ही उसे नेबरहुड की हार्मनी बिगाड़ने का आरोप लगाती है। तभी उसका पोता एक बॉक्स पर चढ़ जाता है और लॉलीपॉप मिलने पर खुशी मनाने लगता है। ये देखकर गैविन का सब्र पूरी तरह टूट जाता है और वो औरत पर चिल्लाता है कि अपने पोते को तुरंत बॉक्स से नीचे उतारे, लेकिन बिगड़ा हुआ बच्चा उतरने से मना कर देता है, उसे विलन कहता है और मॉन्स्टर्स के नाम पर उसे नष्ट करने की धमकी देता है। तब हमारा हीरो अपनी आस्तीन चढ़ाता है और बच्चे पर चिल्लाता है कि अभी नीचे उतरे, लेकिन बूढ़ी औरत उसे रोक देती है और कहती है कि वो उससे और उसके पोते से दूर रहे।
इसी बीच बच्चा बॉक्स पर उछलता कूदता है और अचानक उसका ढक्कन टूट जाता है, जिससे वो सीधे अंदर गिर जाता है। बदकिस्मती से वो बॉक्स क्रॉसबो बोल्ट से भरा होता है और कई बोल्ट्स उसके पिछवाड़े में घुस जाते हैं। दर्द से चीखता हुआ बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है। दादी दौड़कर उसे उठाती है, जबकि पोता रोते हुए अपने पिछवाड़े के दर्द की शिकायत करता रहता है। ये सब देखकर एमसी संतुष्ट मुस्कान के साथ बस इतना कहता है कि उन्हें यही मिलना चाहिए था। गुस्से में आंट ली उसे धमकी देती है कि उसने उसके पोते को चोट पहुंचाई है और उसे मुआवजा देना होगा और बदला लेने की कसम खाती है। ये कहकर वो अपने पोते को लेकर चली जाती है और एमसी उन्हें जाते हुए देखता रहता है। दूर एक बैल्कनी से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जीनिया और उसकी एक दोस्त ये सब देख रही होती है। लाल बालों वाली दोस्त पूछती है कि गैविन इतना सामान क्यों खरीद रहा है। इस पर जीनिया की बेस्ट फ्रेंड यांग जिकिंग कहती है कि वो गर्मी में इतना सामान जमा करके पागल हो गया है और सोचती है कि क्या उसे डर नहीं कि सब खराब हो जाएगा। जीनिया उन्हें शांत करते हुए कहती है कि चिंता मत करो, जैक उसे संभाल लेगा, और फिर दोस्त को ब्यूटी सैलून चलने का न्योता देती है। इसके बाद सीन लॉजिस्टिक्स पार्क पर कट होता है, जहां अपोकलिप्स से सिर्फ एक दिन बचा है। वहां मोटा दोस्त खुशी से बताता है कि सारा पैसा 5 पूरे ग्रैनरीज खरीदने में खर्च हो गया है, इतना खाना कि कभी खत्म ना हो। थोड़ी देर बाद एमसी अपने दोस्त से कहता है कि क्विकवी से मिलने के बाद सबसे पहला काम सारा अनाज कलेक्ट करना होगा। क्विकवी को ढूंढने पर वो खुशी खुशी गैविन का स्वागत करती है। वो पूछता है कि पिछले कुछ दिनों में लॉजिस्टिक्स पार्क में उसका काम कैसा रहा। लड़की जल्दी से बताती है कि काम बहुत अच्छा है और उसे वेयरहाउस सुपरवाइजर तक प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन पूछती है कि उसे वहां और कितने दिन रहना होगा। एमसी बताता है कि वो कल से जा सकती है। ये सुनकर लड़की बेहद खुश हो जाती है और कहती है कि वो अभी रिजाइन कर देगी, लेकिन एमसी उसे रोकता है और कहता है कि रिजाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे उससे एक आखिरी काम चाहिए। फिर वो बताता है कि उसे वेयरहाउस की कीज चाहिए, क्योंकि वो आज रात लॉजिस्टिक्स पार्क आने वाला है। ये सुनकर क्विकवी चौंक जाती है और पूछती है कि वो आधी रात को वहां जाकर क्या करने वाला है। गैविन कहता है कि वो सब कुछ बाद में बताएगा और उससे कहता है कि वो वेयरहाउस के अंदर उसका इंतजार करे। साथ ही किसी को भी इस प्लान के बारे में न बताने की हिदायत देता है। क्विकवी सोच में पड़ जाती है और एमसी की असली मंशा पर शक करने लगती है। बाद में एक ग्रैनरी में एक आदमी गैविन और उसके दोस्त को बताता है कि उनके खरीदे हुए सारे फूड आइटम्स इंस्पेक्शन के लिए वहीं मौजूद हैं। विशाल वेयरहाउस के अंदर हमारा लड़का साइट मैनेजर को जाने को कहता है और बोलता है कि आगे से उसके लोग सब संभाल लेंगे। आदमी के जाते ही यानियल खुशी से उछल पड़ता है और कहता है कि अब जब वे अकेले हैं तो शुरू करने का समय आ गया है। एमसी अपनी हाइपरस्पेस एबिलिटी एक्टिवेट करता है और ग्रैनरी की सारी सप्लाईज कलेक्ट करने की तैयारी करता है। अपनी हाइपरस्पेस के अंदर मोटा दोस्त हैरान होकर कहता है कि ये अविश्वसनीय है कि सारा खाना पल भर में गायब हो गया। एमसी समझाता है कि हाइपरस्पेस में जाने वाली कोई भी चीज उसी हालत में रहती है। इस पर यानियल पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि हाइपरस्पेस में टाइम का फ्लो जीरो है। गैविन मानता है कि उसे खुद पक्का नहीं पता और बाद में रिसर्च करनी होगी। अचानक साइट मैनेजर वापस लौट आता है और कहता है कि वो कुछ भूल गया था, लेकिन वेयरहाउस में घुसते ही जो वो देखता है उससे पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता और सोचता है कि शायद उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, क्योंकि खाने का पहाड़ एक पल में गायब हो चुका होता है। सारे ग्रैनरीज खाली करने के बाद हमारा लड़का लॉजिस्टिक्स पार्क जाता है और उस वेयरहाउस का दरवाजा खटखटाता है जहां कोई इंतजार कर रही होती है। लड़की दरवाजा खोलती है और उसे देखकर थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए ग्रीटिंग करती है। गैविन उसे चेतावनी देता है कि जो वो देखने वाली है वो शॉकिंग हो सकता है और उसे आवाज नहीं निकालनी है। कोई मान जाती है। फिर वो पूछता है कि क्या वो रेडी है और कहता है कि वो शुरू करने वाला है। कोई सब कुछ गलत समझ लेती है और शर्म से आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर एमसी उसे टोकता है, कहता है कि डे ड्रीमिंग बंद करे और उसके साथ चले। कोई होश में आती है और गैविन के पीछे पीछे दौड़ती है। वे एक विशाल शेल्फ के सामने रुकते हैं जो पूरी तरह सप्लाईज से भरी होती है। गैविन हाथ बढ़ाता है और सोचता है कि इस बैच के बाद उसके पास जमा रिसोर्सेज एक एस्ट्रोनॉमिकल लेवल तक पहुंच जाएंगे, और अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है। शेल्फ्स को जादू की तरह खाली होते देख कोई घबरा जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। वेयरहाउस पूरी तरह खाली होने पर वो गैविन से पूछती है कि सामान कहाँ गया और क्या ये सब उसी ने किया। एमसी कहता है कि वो सब कुछ बाद में समझाएगा, लेकिन पहले उन्हें बाकी वेयरहाउसेस का सामान कलेक्ट करना है। इसके बाद सीन लॉजिस्टिक्स पार्क के सर्वेलेंस रूम पर कट होता है। अंदर कोई उलझन में पूछती है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। गैविन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और एक ही जेस्चर में पूरे लॉजिस्टिक्स पार्क की सिक्योरिटी कैमरास डिसेबल कर देता है। फिर वो कहता है कि वापस पहुंचने पर सब कुछ समझाएगा और उसे वहां से निकलने को कहता है। फिर सीन एमसी के मैंशन पर आता है जहां अपोकलिप्स से एक रात पहले का रिफ्यूज पूरी तरह तैयार दिखाया जाता है। लिविंग रूम में सीसी कुई को चाय का कप देती है और कुई उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देती है। गैविन पूछता है कि क्या उसे अपोकलिप्स वाली कहानी पर यकीन है जो उसने सुनाई थी। कुई हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर यानियल मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे गैविन पर सच में बिना शर्त भरोसा है।
फिर हमारा लड़का सबको बताता है कि अपोकलिप्स कल शुरू होगा और उस पल से कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन कोई कहती है कि उसे एक आखिरी काम के लिए बाहर जाना है। एमसीयू से अनुमति देता है इस शर्त पर कि वो कल दोपहर से पहले लौट आए। सीन फिर एक बड़ी इमारत पर आता है जहां आइस अपोकलिप्स की काउंटडाउन अब 0 डेज पर पहुंच चुकी है। जैक के ऑफिस में वन आइड ड्रैगन बताता है कि उन्हें गैविन को मारने भेजे गए एक और ग्रुप से सामना हो गया और फ्रेंडली फायर हो गया, लेकिन वादा करता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये सुनकर जैक चिढ़ जाता है और कहता है कि इतनी सारी नाकामियों के बाद उसका धैर्य अब खत्म हो चुका है। इसके बाद प्लेबॉय तय करता है कि वो मामला खुद संभालेगा। वो एक गन उठाता है और अपने गूंस को साथ चलने के लिए बुलाता है। सीन कट होकर क्यूकुई पर आता है जो अपोकलिप्स से पहले अपने आखिरी काम के तौर पर सड़क पर कुछ आवारा बिल्ली और कुत्तों को खाना खिला रही होती है। वो जानवरों से विदा लेती है और उन्हें चेतावनी देती है कि अपोकलिप्स आने वाला है और अब वो उन्हें खाना नहीं खिला पाएगी, इसलिए उन्हें खुद अपना ख्याल रखना सीखना होगा। थोड़ी देर बाद वो उनसे अलविदा कहती है और उम्मीद जताती है कि शायद किसी दिन वो सबको फिर से देख सके। उसी समय दूर से जैक और वन आई ड्रैगन उसे देखते रहते हैं और एक गून रिपोर्ट करता है कि गैविन लगातार मैंशन में ही रह रहा है, इसलिए उस पर एक्शन लेना मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर वन आई ड्रैगन सुझाव देता है कि ये लड़की जरूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी और वे उसे किडनैप करके एमसी को बाहर आने पर मजबूर कर सकते हैं। वापस मैंशन में यानियल एक कॉल उठाता है और जो खबर उसे मिलती है उससे वो पूरी तरह घबरा जाता है। वो भागते हुए एमसी के पास जाता है और चेतावनी देता है कि वो स्कमबैग जैक क्यूकुई को पकड़ चुका है और उसे बचाने के लिए गैविन को अकेले आने को कह रहा है। ये सुनते ही एमसी गुस्से से भर जाता है और कहता है कि जैक खुद अपनी मौत को बुला रहा है और लगता है कि वो अपोकलिप्स देखने तक जिंदा नहीं रहेगा। इसके बाद सीन एक अबैंडन फैक्ट्री पर कट होता है। वहां गैविन पहुंचता है और जैक उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बेवकूफ कहता है कि वो अकेले वहां आने की हिम्मत कैसे कर सकता है, लेकिन एमसी उसे बकवास बंद करने को कहता है और पहले क्यूकुई को छोड़ने की मांग करता है। इसके बाद जैक अपने गूंज को लड़की को छोड़ने का आदेश देता है और उसे धक्का देकर गैविन की ओर भेज दिया जाता है। छूटते ही क्यूकुई जान बचाने के लिए दौड़कर गैविन के पास पहुंच जाती है। तभी प्लेबॉय उसे नाइव कहता है और लड़की पर गोली चला देता है। गोली अपनी ओर आते देख क्यूकुई पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन गैविन उससे तेज होता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है, बाल बाल गोली से बचते हुए। ये देखकर जैक को यकीन नहीं होता कि वे गोली से बच गए। लड़की को बाहों में लिए गैविन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। क्यूकुई घबराकर कहती है कि दुश्मनों के पास गन्स हैं और उसे भागने को कहती है, लेकिन हमारा लड़का मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाता है कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो बाकी सब संभाल लेगा। फिर वो जैक की ओर मुड़कर कहता है कि वो उसे कुछ दिन और जिंदा छोड़ने वाला था, लेकिन अब वो उसे उम्मीद से पहले ही खत्म करेगा। गुस्से में प्लेबॉय अपने आदमियों को आदेश देता है कि उसे थोड़ा टॉर्चर करे और इतनी आसानी से मरने ना दे। तभी एक गून आगे बढ़ता है और जैक से वादा करता है कि वो एमसी को संभाल लेगा, लेकिन गैविन उसे उठाकर दीवार पर दे मारता है और पूछता है कि क्या वो वहां मरने आया है। ये देखकर बाकी गूंज उसकी ताकत से सन्न रह जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या। इसके बाद वन आइड ड्रैगन और लोगों को हमला करने भेजता है और 2 गूंज पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ते हैं। गैविन आसानी से बच जाता है। फिर एक तेज मूव में वो दुश्मन की बाह पकड़ता है और नंगे हाथों से नाइफ को बेअसर कर देता है। इसके बाद वो उसी नाइफ से गून की टांग में वार करता है। तुरंत बाद हमारा हीरो मुड़कर बाकी 2 गूंज की टांगों में भी नाइफ घोंप देता है और वे दर्द से चिल्लाते हुए गिर पड़ते हैं। ये सब देखकर क्यूकुई पूरी तरह स्टंड रह जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि गैविन इतना ताकतवर है। वहीं जैक घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि एमसी के पास ऐसी स्किल्स कैसे हैं, लेकिन वन आई ड्रैगन उसे शांत करता है और याद दिलाता है कि उनके पास अभी भी गन्स हैं। इसके बाद वन आई ड्रैगन गन तानकर एमसी को ललकारता है और कहता है कि अगर वो इतना टफ है तो इस गोली से बचकर दिखाए, लेकिन वो गोली चला पाता उससे पहले ही उसकी छाती में गोली लगती है और वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। जीत की मुस्कान के साथ गैविन बताता है कि उसके पास भी गन है और वो पहले ट्रिगर दबा चुका था। वन आई ड्रैगन को जमीन पर गिरा देख जैक पूरी तरह घबरा जाता है और जो हुआ है उस पर यकीन नहीं कर पाता। क्यूई भी दहशत में आ जाती है, ये समझकर कि एमसी ने उसकी आंखों के सामने किसी की जान ले ली है। पूरी तरह डरा हुआ जैक मुड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी गोली चलाकर उसके पैर में मार देता है जिससे वो भाग नहीं पाता। जमीन पर पड़े जैक के पास आकर गैविन तंज कसते हुए पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि वो बचकर निकल जाएगा। बेबस होकर जैक अपनी पहुंच का सहारा लेने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि वो ड्रैगन ग्रुप का वारिस है और गैविन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमारा लड़का धमकी को अनदेखा करते हुए बिना हिचकिचाए उसके दूसरे पैर में भी गोली मार देता है। ठंडे स्वर में जवाब देता है कि उसने अभी उसे छुआ है और वो जरा भी नहीं डरता। हार मानकर जैक अपनी हार स्वीकार करता है और एमसी से कहता है कि जो कीमत चाहे बता दे। तब गैविन अपसर्ड मांग करते हुए 1 ट्रिलियन की डिमांड करता है। ये सुनकर प्लेबॉय पूरी तरह सन्न रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो गुस्से में आकर एमसी पर मजाक करने का आरोप लगाता है, कहता है कि कोई भी 1 ट्रिलियन नहीं दे सकता। इस पर गैविन उसे गरीब कहता है और उसे सबक सिखाने के लिए उसके चेहरे पर लात मार देता है। पूरी तरह टूटा हुआ प्लेबॉय दया की भीख मांगने लगता है और एमसी से मारना बंद करने को कहता है।
लेकिन गैविन उसे नजरअंदाज करता है और मारते हुए चिल्लाता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि आज वो उस कायर को खत्म कर देगा। तभी एक पुलिस कार वहां पहुंचती है और एक ऑफिसर सबको फ्रीज होने और हिलने डुलने से मना करता है। एमसी जैक का कॉलर पकड़कर पूछता है कि क्या उसी ने पुलिस को बुलाया था। प्लेबॉय स्मग मुस्कान के साथ मान लेता है कि ये उसका प्लान बी था। फिर वो डींग मारता है कि अब गैविन उसे नहीं मार सकता और उसे पब्लिक असॉल्ट के जुर्म में जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। सब्र खोकर गैविन सीधे प्लेबॉय के प्राइवेट पार्ट्स में गोली मार देता है। वो दर्द से चीखने लगता है और रोते हुए कहता है कि एमसी ने उसके जूल्स कुचल दिए और उसकी खुशियां बर्बाद कर दी। उसी पल पुलिस एमसी को रोकने और हथियार नीचे रखने का आदेश देती है, लेकिन वो शांत होकर कहता है कि वो जैक को मारने वाला नहीं है, क्योंकि वो बहुत आसान होता। फिर वो पुलिस की ओर देखकर भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पकड़ा नहीं जाएगा। पुलिस उसके अरेस्ट का आदेश देती है और गैविन अपने हाथ सरेंडर के इशारे में उठा देता है। इसके बाद वो एक काउंटडाउन शुरू करता है और आखिर में कहता है टाइम्स अप। इतने में एक ऑफिसर जो उस पर गन ताने खड़ा था, ये देखकर हैरान रह जाता है कि बर्फ गिरने लगी है। फिर सारे ऑफिसर्स ऊपर देखते हैं और बर्फ गिरता देख स्तब्ध रह जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि ये कैसे संभव है। उनमें से एक पूछता है कि ये क्या हो रहा है और गर्मियों के बीच बर्फ कैसे गिर सकती है। सीन में दिखता है कि धूप वाला आसमान अचानक एक भयंकर स्नो स्टॉर्म से ढक जाता है और मौसम तेजी से बदलने लगता है। पुलिस वाले जोर जोर से कांपने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि तापमान तेजी से गिर रहा है और जमाने वाली ठंड पड़ रही है। उसी समय घायल गूंज में से एक घबराकर मदद मांगता है, ये समझते हुए कि उसकी चोटें एक्सट्रीम कोल्ड में जमने लगी हैं। जैक भी जमीन पर पड़ा पड़ा जमने लगता है और मदद की गुहार लगाता है। कहता है कि वो ठंड से मर जाएगा, लेकिन एमसी उसे जीत भरी नजर से देखता रहता है। एक कॉप अपने आदमियों को चिल्लाकर कहता है कि जो लोग ठंड से जम रहे हैं उन्हें बचाओ। क्यूई क्वी गैविन से कहती है कि ठंड सहन से बाहर हो रही है और अपोकलिप्स सच में आ चुका है। हमारा एमसी उसे खींचकर आगे बढ़ाता है, कहता है कि उन्हें चलना होगा क्योंकि तापमान और गिरने वाला है। तभी एक कॉप गन तानकर गैविन को रोकने का आदेश देता है। हमारा लड़का ऑफिसर को सलाह देता है कि गन गिरा दे, क्योंकि अगर उसका हाथ ज्यादा देर तक मेटल को छुए रहेगा तो वो जम जाएगा। लेकिन चेतावनी थोड़ी देर से आती है और ऑफिसर अपनी गन गिरा देता है, क्योंकि उसकी जमी हुई हथेली में अब कोई एहसास नहीं बचा होता। पुलिस के बेबस होते ही गैविन जैक के पास झुकता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने पहले ही बताया था कि वो वहां पकड़ा नहीं जाएगा। प्ले बॉय जमीन पर घिसटते हुए मदद की भीख मांगता है, कहता है कि अगर ये यूं ही चलता रहा तो उसकी टांगें जमकर टूट जाएंगी। लेकिन हमारा एमसी उसकी ओर पीठ फेरकर उसे अपोकलिप्स में मजे करने की शुभकामनाएं देता है। बर्फ से ढकी सड़क पर चलते हुए लोग अचानक हुए मौसम बदलाव से घबराए हुए दिखते हैं और इसे प्राकृतिक आपदा बता रहे होते हैं। सर्दियों के कपड़ों में लिपटी कुई कुई कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि गैविन की कही हर बात सच हो गई, लेकिन वो उसे चेतावनी देता है कि ये तो बस शुरुआत है और हालात अब और भी बदतर होने वाले हैं। कुई कुई चिंता से पूछती है कि ये आइस एज कितने समय तक चलेगा। एमसी जवाब देता है कि उसे नहीं पता। गैविन अपने मन में सोचता है कि उसकी पिछली जिंदगी में जब वो मरा था तब तक आइस एज पूरे 1 साल से चल रहा था और खत्म होने का कोई संकेत नहीं था। तभी वे देखते हैं कि लोग गर्म कपड़े पाने के लिए दुकानों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर कोई कोई डर जाती है और कहती है कि सोशल ऑर्डर पूरी तरह टूटने वाला है। एमसी जवाब देता है कि सिर्फ ऑर्डर ही नहीं बल्कि बहुत से लोग अपनी इंसानियत भी खो देंगे। अचानक 2 गुंडे चाकू लेकर सामने आ जाते हैं, एमसी को घेर लेते हैं और उनके कपड़े उतरवाकर देने की मांग करते हैं। लेकिन गैविन उन्हें चेतावनी देता है कि अगर ज्यादा चोट नहीं खाना चाहते तो यहां से निकल जाएं। गुंडे चेतावनी अनदेखी करते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं, जिनमें से एक अपने साथी से कहता है कि इस एरोगेंट आदमी को घोंप दो। हालांकि गैविन आसानी से बच जाता है और एक के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। हमारा लड़का स्लैप डाउन का बेताज बादशाह है। इसके तुरंत बाद वो बचे हुए गुंडे के सिर पर गन तान देता है और पूछता है कि क्या उसे अब भी लगता है कि वो एरोगेंट है। पूरी तरह डरा हुआ गुंडा सरेंडर कर देता है और कहता है कि बॉस बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है बल्कि बहुत हम्बल है। गुंडों से निपटने के बाद वे आखिरकार अपने मैंशन की सुरक्षा में लौट आते हैं। यानियल खुशी से कहता है कि बाहर बर्फ गिरते हुए अंदर गर्म हॉटपॉट खाना वही जिंदगी है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। एमसी सबको याद दिलाता है कि अब से किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलना है। उसी दौरान टीवी पर खबर चलती है कि पूरी दुनिया में भयंकर कोल्ड वेव फैल चुकी है और यूनाइटेड नेशंस सभी से व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। गैविन अपना फ़ोन उठाता है और कहता है कि नेबर्स का ग्रुप चैट काफ़ी लाइवली है। चैट में एक नेबर पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि मौसम पूरी तरह बदल चुका है।
दूसरा कहता है कि उन्हें गर्मियों के बीच कंबल निकालने पड़े। एक साइकिक दावा करती है कि उसने इस नेचुरल डिजास्टर की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, और एक लॉयर सबको सप्लाई स्टॉक करने की सलाह देता है। लेकिन तभी आंटी ल्यू गुस्से में चाट में आकर कहती है कि सबको गवर्नमेंट पर भरोसा रखना चाहिए और सप्लाईज जमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सोसाइटी में परेशानी फैल रही है। मैसेजेस देखते हुए हमारा एमसी आग में थोड़ा घी डालने का फैसला करता है। वो ग्रुप में लिखता है कि अगर स्टॉक करना ही है तो अच्छे से ढेर सारा स्टॉक करो। ये देखकर आंटी ल्यू भड़क जाती है और उस बच्चे की बदतमीजी पर गुस्सा करती है। कहती है कि वो सिर्फ एक लड़का है जिसे कुछ नहीं पता, और उसे अपनी जुबान संभालने को कहती है। हमारा एमसी बस उसे इडियट कह देता है। 3 दिन बाद यानियल खिड़की से बाहर देखता है और कहता है कि बर्फ गिरना रुक ही नहीं रही और बाहर का तापमान पहले ही -60 डिग्री तक पहुंच चुका है। कोई चिंता में पड़ जाती है और कहती है कि अपोकलिप्स इतनी अचानक आ गया कि बहुत से लोगों को खाना स्टॉक करने का समय ही नहीं मिला और अब वे जरूर भूखे होंगे। उनके पीछे एमसी अपने फोन पर नेबर्स ग्रुप के मैसेजेस पढ़ रहा होता है। वहां कोई शिकायत कर रहा है कि कोल्ड वेव थमने का नाम नहीं ले रही और बर्फ लगातार जमा होती जा रही है, जबकि दूसरा एंटी ल्यू को याद दिलाता है कि उसी ने कहा था ब्लिजर्ड जल्दी गुजर जाएगा। इसके जवाब में वो वुमेन चैट में लिखती है कि उसे भी ठंड लग रही है और वो नेबरहुड कमिटी को ऑर्गेनाइज करके सबके सप्लाई रिजर्व्स की जांच करवाएगी। तभी अचानक मैंशन के दरवाजे पर नॉक होती है। हमारा लड़का पूछता है, कौन है, कौन है? बाहर एंटी ल्यू और 2 और आदमी कहते हैं कि कम्युनिटी उन्हें गर्माहट देने आई है और दरवाजा खोलने को कहते हैं। लेकिन एक स्मग ग्रिन के साथ एमसी जवाब देता है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर पहले से ही काफी गर्मी है। वो खुद को नेबरहुड कमिटी की मेंबर बताकर दरवाजा खोलने की मांग करती है, लेकिन गैविन जिद करता है कि वो नहीं खोलेगा क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। उसके इनकार से भड़की वुमेन चिल्लाती है कि उसे पता है गैविन यहीं रहता है और उस पर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाई करने का आरोप लगाते हुए तुरंत दरवाजा खोलने का आदेश देती है। व्यंग भरे लहजे में हमारा लड़का कहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाई करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वुमन इस पर विश्वास कर लेती है, सोचती है कि वो झुक गया है और दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन एमसी कहता है कि वो मजाक कर रहा था और उसे इडियट कह देता है। वुमन पूरी तरह भड़क जाती है और कहती है कि एमसी सच में उसकी लिमिट्स टेस्ट कर रहा है। उनमें से एक आदमी पूछता है कि अब क्या करें, क्योंकि लड़का दरवाजा नहीं खोल रहा। एंटी ल्यू फैसला करती है कि पहले दूसरे घरों की जांच करेंगे, क्योंकि उसे किसी भी हाल में अपने पोते के लिए सप्लाईज चाहिए। अंदर से एमसी मुस्कुराता है और सोचता है कि सिर्फ 3 दिन में ही इंसानी फितरत की कुरूपता दिखने लगी है। सीन कट होकर बगल के मैंशन में जाता है, जहां बर्फ अब भी बिना रुके गिर रही है। अंदर जीनिया की मां घबराई हुई है, क्योंकि उनका खाना सिर्फ 3 दिन और चलेगा, लेकिन उसकी बेटी समझाती है कि जैक घायल है और बर्फ की वजह से उनकी मदद नहीं कर सकता। मां मायूस हो जाती है, मगर जीनिया कहती है कि चिंता की बात नहीं, उनके पास अभी भी पैसे हैं और दाम आसमान छूने से पहले किसी से सप्लाईज खरीदी जा सकती हैं। एक पल भी बर्बाद नहीं किए बिना लाल बालों वाली लड़की नेबर्स ग्रुप में पूछती है कि क्या किसी के पास एक्स्ट्रा फूड बेचने के लिए है। एक आदमी जवाब देता है कि उसके पास थोड़ा है और ऊंची कीमत बताता है। वो तुरंत सौदा पक्का कर लेता है। वो ऐलान करती है कि जो भी और बेचना चाहता है उसे प्राइवेट मैसेज करे। ये बातचीत देखकर एमसी टिप्पणी करता है कि जीनिया पूरी है, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं कि पहले से सप्लाईज खरीदने का फायदा ना समझे। उसी समय कुई उसे डिनर के लिए बुलाती है। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वो सोचता है कि कुछ ही दिनों में सप्लाईज बेचने वाले लोग इस फैसले पर बुरी तरह पछताने वाले हैं, और 3 दिन बाद हालात और भी बिगड़ जाते हैं जब मैंशन लगभग पूरी तरह बर्फ में दब जाता है। एक और घर में 2 गोल्ड डिगर्स और हंटर ठंड से कांपते हुए आपस में सटकर बैठे होते हैं, क्योंकि तापमान अब -70 डिग्री तक पहुंच चुका है। लड़कियों में से एक हंटर से पूछती है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि खाना खत्म हो गया है और अगर यहीं रहे तो भूख से मर जाएंगे। हंटर गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि वो यूं बैठकर अंत का इंतजार नहीं करेगा और सबको बाहर जाकर सप्लाईज लूट करने के लिए तैयार होने को कहता है। तभी एक गून अपना फोन दिखाता है और नेबर्स ग्रुप में गैविन के नाम की ओर इशारा करता है, ये सोचते हुए कि क्या यही वही लड़का है जिसे वे ढूंढ रहे थे। गोल्ड डिगर देखने के लिए कहती है। वो पुष्टि करती है और चिल्लाती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि गैविन भी इसी कम्युनिटी में रहता है। हंटर अपने आदमियों से कहता है कि बच्चे को मैसेज भेजो और उससे कहो कि खाना खुद लेकर आए। उधर एमसी के मैंशन में यानियल छोटी जीजी को एनकरेज कर रहा होता है, जो ट्रेनिंग कर रही है। वो कहता है कि अगर वो आधे घंटे तक पोजीशन होल्ड कर लेगी तो टेस्ट पास हो जाएगा। जीजी पूरे डिटर्मिनेशन के साथ गैविन से कहती है कि वो जरूर पास करेगी।
मोटा दोस्त लड़की की मेहनत से इंस्पायर हो जाता है और कहता है कि उसे भी ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। हालात अब पहले जैसे नहीं रहे, ये मानते हुए एमसी सहमत हो जाता है और कहता है कि वो जीजी के साथ एक बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक से ट्रेनिंग कर सकता है। भले ही वो सबसे बेहतरीन ना हो, लेकिन फिर भी उन्हें बाकी ह्यूमैनिटी से काफ़ी आगे कर देगी। लेकिन थोड़ी ही देर में मोटा दोस्त और नहीं सह पाता और चिल्लाता है कि वो अब पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। वो शिकायत करता है कि वर्कआउट बहुत थकाने वाला था और उसे रिकवर करने के लिए लॉबस्टर खाना पड़ेगा। तभी अचानक एमसी को एक मैसेज मिलता है। ये हंटर के एक गून का मैसेज होता है, जिसमें धमकी दी जाती है कि अगर उसने खाना नहीं पहुंचाया तो वो बुरी तरह फंस जाएगा। गैविन उस दुस्साहस पर घृणा भरी नजर डालता है। बिना एक पल सोचे वो रिप्लाई करता है और उन्हें इडियट्स कह देता है। वो मन ही मन सोचता है कि टाइमलाइन बदल चुकी है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में हंटर और उसका ग्रुप इस कम्युनिटी में नहीं रहते थे। उधर थक के घर में हंटर पूछता है कि क्या गैविन ने मैसेज का जवाब दिया। गून फोन देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने रिप्लाई किया है। बॉस पूछता है कि उस लड़के ने क्या कहा। गून जवाब देता है कि उसने हंटर को इडियट कहा है। इस इंसल्ट से आग बबूला होकर हंटर खड़ा होता है और अपने भाइयों से हथियार उठाने को कहता है, ताकि जाकर गैविन को खत्म किया जा सके। सीन कट होकर फिर बगल के मैंशन में जाता है, जहां एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी मां लगभग खाने से खाली हो चुके हैं। जीनिया अपनी मां को बताती है कि जैक अब भी रिकवर कर रहा है और मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसने वादा किया है कि ठीक होते ही गैविन से निपटेगा। मां को याद आता है कि गैविन ने अपोक्लिप्स से पहले ढेर सारी सप्लाईज खरीदी थी। लाल बालों वाली लड़की इसकी पुष्टि करती है और कहती है कि उसे याद है दर्जनों ट्रक्स उसके घर सामान लेकर आए थे। मां सोचती है कि क्या उसे पहले से अपोक्लिप्स के आने का पता था, लेकिन जीनिया को शक होता है क्योंकि अथॉरिटीज तक इसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे। उसे लगता है कि ऐसा सिंप लड़का ये कैसे जान सकता था। मां सुझाव देती है कि अगर जैक जल्दी नहीं आ सका तो गैविन की सप्लाईज को यूं ही जाया नहीं होने देना चाहिए। एक खतरनाक मुस्कान के साथ जीनिया कहती है कि चिंता मत करो, उसे पता है कि ऐसे सिम से कैसे खुद सप्लाईज मंगवाई जाती हैं। बाहर हंटर का ग्रुप एमसी के मैंशन पर पहुंच जाता है, इन्वेजन के लिए तैयार। यानियल सिक्योरिटी कैमरास पर थग्स में देखकर घबरा जाता है और चिल्लाता है कि बाहर कोई है, लेकिन एमसी उसे शांत करता है और कहता है बस हंटर और उसका क्रू है। हंटर चिल्लाकर गैविन से दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन एमसी ठंडे स्वर में जवाब देता है कि वे वेलकम नहीं है और निकल जाने को कहता है। हंटर उसकी बदतमीजी से चिढ़ जाता है और धमकी देता है कि वो दरवाजा तोड़ देगा और तब दया की भीख मांगने का समय नहीं मिलेगा। एमसी बस कहता है कि उसका मुंह बहुत गंदा है और वो उसे धोने वाला है। वो एक बटन दबाता है और जमाने वाला ठंडा पानी थग्स पर सीधा आकर पड़ता है। हंटर फिर भी अपने आदमियों को दरवाजा तोड़ने का आदेश देता है, लेकिन एक गून कहता है कि वो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी हालत ठंड से खराब हो रही है। आखिरकार वे हथियार फेंक देते हैं और भाग जाते हैं, जबकि हंटर एमसी को धमकी देता रहता है कि वो बस इंतजार करे। अंदर यानियल जोर जोर से हंसता है और उन लूजर्स को जमकर मरने की दुआ देता है। अपोक्लिप्स शुरू होने के 7 दिन बाद एमसी ऐलान करता है कि वे रात में बाहर जाने वाले हैं। मोटा दोस्त समझ नहीं पाता कि क्यों, जब उनके पास अंदर ही सब कुछ है। तब गैविन बताता है कि अब जल्द ही और मीटियोर गिरने वाले हैं। यानियल एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मीटियोर शावर मिस नहीं करना चाहिए। तभी एमसी का फोन वाइब्रेट करता है। फोन उठाते हुए वो हैरान होता है और सोचता है कि वो जीनिया उसे मैसेज क्यों कर रही है। मैसेज में लाल बालों वाली लड़की पूछती है कि क्या वो वहां है और कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। वो फोन अपने दोस्त के हाथ में थमा देता है और कहता है कि उस इडियट को बता दे वो उसके पिछवाड़े से बात करे। उधर दूसरे मैंशन में लड़की की मां पूछती है कि क्या गैविन ने रिप्लाई किया। जीनिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि चिंता मत करो, वो तो खुशी से फूला नहीं समा रहा होगा कि उसने उससे बात की और जरूर रिप्लाई करेगा। लेकिन आधा घंटा बीत जाता है, उसने ढेरों मैसेजेस भेजे होते हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। वो घबराने लगती है और सोचती है कि इतना समय बीतने के बाद भी वो जर्क गैविन रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। वापस थक के घर में कोई छींकता है और चिल्लाता है कि बहुत ठंड है, आग तेज करने को कहता है। हंटर शिकायत करता है कि वो लगभग जम ही गया था और बाहर का मौसम इंसानों के रहने लायक नहीं है। गुस्से में वो कसम खाता है कि गैविन को नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है और अगली बार वे दरवाजा तोड़कर उसे बर्फ में फेंक देंगे। इधर बगल के मैंशन में जीनिया की मां 2 घंटे बाद फिर पूछती है कि क्या गैविन ने रिप्लाई किया। बेटी गुस्से में कहती है नहीं। मां कहती है कि शायद वो अब भी नाराज है। तब जीनिया फैसला करती है कि वो वॉइस मैसेज भेजेगी, पूरे भरोसे के साथ कि उसे सुनकर वो खुश हो जाएगा। एक सेडक्टिव आवाज में वो मैसेज रिकॉर्ड करती है, पूछती है कि गैविन कैसा है और मौसम बदलने से वो ठीक तो है। एमसी को अपनी गोल्ड डिगिंग एक्स गर्लफ्रेंड का वॉइस मैसेज मिलता है। मुस्कुराते हुए वो समझ जाता है कि जीनिया एक्टिंग कर रही है।
और क्योंकि वो बोर्ड है वो उसके साथ खेलना तय करता है। वो रिप्लाई रिकॉर्ड करता है और चिढ़ाते हुए पूछता है, क्या हाल है, यू मिस डैडी। ये देखकर कि उसने रिप्लाई किया, लड़की की माँ उसकी तारीफ करती है और जीनिया खुद पर इतराते हुए कहती है कि वो अब भी वही पुराना सिंप है। लेकिन मैसेज सुनते ही जीनिया का चेहरा बदल जाता है क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपमान से तिलमिलाकर वो फोन जमीन पर फेंक देती है। नेबर्स ग्रुप में एक आदमी खाना बेचने पर पछताता है, जबकि दूसरा आंटी लियू को दोष देता है कि उसी ने स्टॉक न करने को कहा था। विमेन चैट में आकर सबको झगड़ा बंद करने को कहती है और ऐलान करती है कि नेबरहुड कमेटी सबका एक्स्ट्रा फूड इकट्ठा करके बराबर बांटेगी। ये मैसेज देखकर एमसी सोचता है कि आंटी लियू सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत कम लोग ही इतने मूर्ख होंगे कि अपना खाना सौंप दें। यानियल उत्साहित होकर खिड़की की ओर इशारा करता है और गैविन को बताता है कि बाहर पूरी तरह अंधेरा हो गया है। एमसी कहता है कि समय आ गया है और सबको बाहर जाने के लिए तैयार होने को कहता है। वो कुई कुई और सीसी से वार्म कपड़े पहनने और साथ चलने को कहता है। वो सोचता है कि भले ही उसे यकीन है कि मीटियोर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में गिरेगा, लेकिन एग्जैक्ट जगह नहीं जानता और ज़्यादा लोग होने से उसे पाने की चांसेस बढ़ेंगी। पहले से ही बाहर मोटे कपड़ों में लिपटा ग्रुप भयानक ठंड का सामना करता है। यानियल शिकायत करता है कि अपोकलिप्स शुरू होने के बाद ये पहली बार बाहर आए हैं और ठंड जानलेवा है। गैविन सबको ध्यान से देखने को कहता है क्योंकि उस रात 2 मीटियोर्स गिरने वाले हैं और जैसे ही एक दिखे तुरंत उस पर झपटना होगा। अचानक मेगाफोन से अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जहां आंटी लियू और उसके आदमी कह रहे होते हैं कि नेबरहुड कमिटी सप्लाईज कलेक्ट कर रही है और सबके सहयोग की अपील कर रही है। बूढ़ी औरत सोचती है कि पिछली बार मिला खाना पहले ही खत्म हो चुका है और उसका पोता फिर भूखा रहने वाला है, इसलिए आज उसे किसी भी तरह खाना घर ले जाना ही होगा। ये देखते ही यानिल को घिन आने लगती है और वो गैविन से कहता है कि आंटी लियू कितनी बेशर्म है। उसी पल बूढ़ी औरत के आदमियों में से एक ग्रुप को देख लेता है और एमसी की ओर इशारा करके डायरेक्टर से पूछता है कि क्या वो गैविन नहीं है। एक शातिर मुस्कान के साथ आंट लियू पुष्टि करती है कि वही है और खुश होकर कहती है कि आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ ही लिया, क्योंकि पिछली बार उसने दरवाजा नहीं खोला था। इसके साथ ही बूढ़ी औरत का ग्रुप एमसी और उसके दोस्तों को चारों तरफ से घेर लेता है और आंटी लियू चिल्लाकर गैविन को वहीं रुकने का आदेश देती है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या कोई समस्या है, तो वो उस पर आरोप लगाती है कि उसने अपने 2 आंखों से देखा है कि उसने कई ट्रक भर सप्लाईज अपने घर में जमा की थीं। एमसी शांति से उसकी बात मान लेता है और कहता है कि ये सच है। बूढ़ी औरत और उसके आदमी जश्न मनाने लगते हैं, ये सोचकर कि बच्चे के पास सच में खाना है। आंटी ली उसकी ओर उंगली उठाकर कहती है कि इससे सब आसान हो गया है और मांग करती है कि वो कमेटी के साथ कोऑपरेट करे और अपनी सारी सप्लाईज उन्हें सौंप दे। एमसी पूछता है कि वो ऐसा क्यों करे। वो जवाब देती है कि ये कमेटी का आदेश है और उसे एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। लेकिन लड़का साफ कह देता है कि उसकी सप्लाईज उसका निजी मामला है, जिससे बूढ़ी औरत उसके रवैये से सन्न रह जाती है। एमसी फिर पूछता है कि वो समझती क्या है खुद को, जो उसे लेक्चर दे रही है। गुस्से में वुमन कमेटी के नाम पर उसे दोषी ठहराती है, लेकिन एमसी पीठ घुमाकर उन्हें वहां से दफा हो जाने को कह देता है। बूढ़ी औरत के गूंज भावड़े लेकर रास्ता रोक लेते हैं और एमसी को हिलने से मना करते हैं। आंटी लियू धमकी देती है कि अगर उसने सप्लाईज नहीं सौंपी तो वो आज यहां से जिंदा नहीं जाएगा। तभी अचानक यानिल आगे बढ़ता है और उस वुमन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारता है, उसे दफा होने को कहता है। बूढ़ी औरत जमीन पर गिर जाती है, हमले से स्तब्ध, और चिल्लाकर अपने आदमियों को आदेश देती है कि इन सबको पकड़ लो जिन्होंने मुझे मारने की हिम्मत की। लेकिन उसी पल छोटी जीजी आसमान की ओर इशारा करती है और चिल्लाती है कि मीटियोर आ गया है। एमसी तुरंत चिल्लाता है कि सब लोग मीटियोर लेने दौड़ो, और वे भागने लगते हैं। आंटी लियू के आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और चिल्लाते हैं कि कोई भी यहां से नहीं जाएगा, लेकिन हमारा हीरो पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, गूंजलो धक्का देकर रास्ते से हटाता है और उन्हें भाग जाने को कहता है। उसी दौरान एक मीटियोर को अपनी ओर आते देख यानिल उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ये सोचते हुए कि उसकी बड़ी किस्मत आखिरकार आ गई है। लेकिन आखिरी पल में मीटियोर दिशा बदल लेता है और यानिल सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। अप्रत्याशित रूप से मीटियोर फिर जीजी की ओर बढ़ने लगता है। यानिल हैरान हो जाता है और सोचता है कि मीटियोर अपने आप जीजी की तरफ क्यों जा रहा है, और तभी मीटियोर जीजी से टकराता है और उसका शरीर एनर्जी से घिर जाता है। कोई घबराकर उसकी ओर दौड़ती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। जीजी जवाब देती है कि वो ठीक है और ऐसा लग रहा है जैसे मीटियोर उसके शरीर के अंदर समा गया हो। अचानक क्वी आसमान की ओर इशारा करती है और चिल्लाती है कि एक और मीटियोर आ रहा है। एक पल भी बर्बाद किए बिना प्रोटैगनिस्ट सबको मीटियोर के पीछे दौड़ने को कहता है। जमीन पर पड़ी आंट लियू चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, उन पर एक बुजुर्ग औरत पर हमला करने और भागने का आरोप लगाती है। लेकिन तभी मीटियोर जोरदार रोशनी के धमाके के साथ जमीन से टकराता है और सभी लोग पीछे की ओर उछल जाते हैं। मोटा दोस्त हैरान होकर पूछता है कि वो मीटियोर जमीन पर क्यों गिरा,
गैविन समझाता है कि जो मीटियोर्स जमीन से टकराते हैं वे स्पेशल आइटम्स होते हैं। वे लोग क्रेटर के पास जाते हैं और यानियल एक चमकती हुई चीज की ओर इशारा करता है जो एम्बर जैसी दिखती है। प्रोटैगनिस्ट उस चीज को उठाता है और पहचान लेता है कि ये रेड स्पिरिचुअल फ्लूइड है जो बेहद कीमती है। वो आगे बताता है कि इस आइटम का सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि जो भी इसे कंज्यूम करता है उसकी कोल्ड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस डिस्कवरी से सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अब मैंशन वापस जाने का समय है। लेकिन तभी आंट ल्यू और उसके गूंज उन्हें घेर लेते हैं और कॉम्पनसेशन के तौर पर पैसे और इंस्टेंट नूडल्स मांगते हैं। युवा बस उन्हें तिरस्कार भरी नज़र से देखता है और उन्हें इडियट कह देता है। आदमियों में से एक कहता है कि वो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है और वुमन फैसला करती है कि पहले दूसरे घरों से सप्लाईज कलेक्ट करेगी और बाद में उससे निपटेगी। मैंशन वापस पहुंचने पर टीवी पर खबर आती है कि आइस डिजास्टर ग्लोबल है और गवर्नमेंट रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू कर रही है। अचानक बिजली चली जाती है और मोटा दोस्त घबरा जाता है जब टीवी बंद हो जाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट शांति से एक स्विच ऑन करता है और कहता है कि पावर ग्रिड ओवरलोडेड होने की वजह से ऐसा होना नॉर्मल है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि उनके पास 100 साल तक की पावर है। खिड़की से बाहर देखते हुए कुई कुई चिंता करती है कि बिना बिजली के सर्वाइवल और मुश्किल हो जाएगा और सोचती है कि कितने लोग मर जाएंगे। यानियल उसे सलाह देता है कि नाइव ना बने क्योंकि इस अपोक्लिप्स में वे सबको नहीं बचा सकते। लड़की उसकी बात मान लेती है। प्रोटैगनिस्ट फिर टॉपिक बदलता है और शीशी से पूछता है कि मीटियोर उसके शरीर में जाने के बाद वो कैसी महसूस कर रही है। छोटी लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है कि उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा, बस वो पहले से बहुत हल्का महसूस कर रही है। गैविन उलझन में पड़ जाता है और पूछता है कि बस इतना ही, और वो उत्साह से हाँ कह देती है। नई एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए मोटा दोस्त शीशी से कहता है कि वो बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक ट्राई करे जो गैविन ने सिखाई थी। हमारा लड़का उसे ऑब्जर्व करता है और देखता है कि उसकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जरा भी सुधार नहीं हुआ। वो निष्कर्ष निकालता है कि इस एबिलिटी का फिजिकल स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो पूछता है कि क्या उसके दिमाग में कोई नई मेमोरीज आई हैं, जैसे स्वॉट टेक्निक्स या फायरबॉल स्पेल्स, लेकिन वो मना कर देती है। सब कुछ बहुत अजीब लगता है। गैविन तय करता है कि समय के साथ ही पता चलेगा कि लड़की ने कौन सी एबिलिटी अवेकन की है। ये तय होने के बाद वो सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि स्पिरिट फ्लूइड को बांट लिया जाए ताकि बाहर की ठंड की चिंता न रहे। यानियल अपना हिस्सा लेता है और लाल रंग का लिक्विड एक ही घूंट में पी जाता है। उसे अपने शरीर में गर्माहट की एक लहर दौड़ती महसूस होती है। प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि ये ठंड को पूरी तरह ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन कुछ समय के लिए नंगे बाहर रहने पर भी वे नहीं जमेंगे। उधर दूसरे मैंशन में जिनिया की मां शिकायत करती है कि बिजली जाने के बाद बिना हीट के वो जम रही है। रेडहेड उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि बिजली जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन वुमन निराश हो जाती है और सोचती है कि अगर जैक जल्द नहीं आया तो वे नहीं बच पाएंगे। जिनिया गुस्से में आ जाती है और भरोसा दिलाती है कि जैक लगभग ठीक हो चुका है और जैसे ही वो आएगा सबसे पहले वे उस कम बैक गैविन को खत्म करेंगे। तभी उसकी मां खिड़की से बाहर कुछ अजीब देखती है। रेडहेड पूछती है कि क्या हुआ। वुमन गैविन के घर की ओर इशारा करती है और पूछती है कि जब सब अंधेरे में हैं तो उसके घर की लाइट्स अभी भी क्यों जल रही हैं। तभी उसे एहसास होता है कि वो लड़का बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर्ड था और उसके पास अपना पावर जनरेशन इक्विपमेंट है। रेडहेड गुस्से से पागल हो जाती है, ये मानने में असमर्थ कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपोक्लिप्स के बीच इतना आराम से रह रहा है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि फिर से गैविन से कांटेक्ट करे और देखे कि उससे क्या निकलवाया जा सकता है। लड़की सेडक्टिव टोन में मैसेज भेजती है, पूछती है कि जब सबकी बिजली चली गई है तो वो क्या कर रहा है। सीन दिखाता है कि प्रोटैगनिस्ट का मैंशन पूरी तरह रोशनी और गर्मी से भरा है, जबकि बाहर ब्लिजर्ड चल रहा है। प्रोटैगनिस्ट मैसेज पढ़ता है और मुस्कुराकर समझ जाता है कि जीनिया मुसीबत में है और फिर से उसके पास आई है। मजे के लिए वो खाने से भरी टेबल की फोटो खींचने का फैसला करता है, ये दिखाने के लिए कि वो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। नोटिफिकेशन मिलते ही माँ बेटी एक्साइटेड हो जाती है कि गैविन ने रिप्लाई किया। युवा उस फीस्ट की फोटो भेजता है और लिखता है कि वो बोर था इसलिए ढेर सारा खाना बना लिया। फोटो में लॉबस्टर, स्टेक और रिब्स देखकर दोनों की लार टपकने लगती है। माँ कहती है कि सिर्फ एक बाइट से भी वो खुश होकर मर सकती है। ये देखकर बूढ़ी वुमन अपनी बेटी से कहती है कि किसी भी तरह गैविन से खाना निकलवाओ। लड़की फिर मैसेज भेजती है और पूछती है कि जब उन्होंने अपना सारा खाना खा लिया है तो उसके पास इतना खाना कैसे है। अचानक फोन फिर बीप करता है और दोनों खुशी से उछल पड़ती है कि उसने फिर रिप्लाई किया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस लिखता है कि उसे समझ आ गया है और वो अब खाना खाने जा रहा है। नो मोर टॉक। गुस्से में रेडहेड फोन जमीन पर पटक देती है और चिल्लाती है कि गैविन जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा है। सोफा पर लेटा हमारा हीरो फोन देखता है और सोचता है कि नेबर्स भी अब अपना पेशेंस खोने लगे हैं।
नेबरहुड ग्रुप चैट में एक आदमी लिखता है कि वो भूख से मर रहा है और खाना ढूंढने बाहर जा रहा है। दूसरा उसे वार्न करता है कि बर्फ बहुत गहरी है। आराम से लेटा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस वक्त बाहर जाना सुसाइड है, क्योंकि टेम्परेचर -90 डिग्री तक पहुंच रहा है। आदमी अकेले जाने का फैसला करता है। बाकी लोग उसे गुड लक कहते हैं और फॉर्चून टेलर उसे रिस्क न लेने की सलाह देता है। उधर हंटर के घर में गूंज शिकायत करते हैं कि खाना खत्म हो गया है और वे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। दोनों गोल्ड डिगर्स बॉस से भीख मांगती हैं कि कोई प्लान बनाए और खाना लाए, क्योंकि वे ऐसे मरने का इंतजार नहीं कर सकते। हंटर उठता है और कहता है कि इस समय नेबरहुड से बाहर जाना बहुत डेंजरस है। शातिर मुस्कान के साथ वो अपना प्लान बताता है कि पहले आंट ल्यू को लूटेंगे, क्योंकि वो कमिटी के नाम पर सप्लाईज जमा कर रही है। अपने घर में वुमन अपने ग्रैंडसन को दूसरे घरों से मिला खाना खिला रही होती है। सेल्फिश बच्चा अपनी दादी से कहता है कि वो खुद ना खाए, क्योंकि खाना सिर्फ उसका है। बूढ़ी औरत मान जाती है और उसे और खाने के लिए कहती है। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है और उनका खाना इंटरप्ट हो जाता है। वुमन झुंझलाकर पूछती है कि कौन है। दरवाजे के बाहर हंटर और उसके आर्म्ड गूंज उसे तुरंत खोलने को कहते हैं। वुमन डर जाती है और सोचती है कि थग हंटर उसके दरवाजे पर क्यों है। बाहर ग्रुप का लीडर धमकी देता है कि अगर उसने दरवाजा तुरंत नहीं खोला तो वे तोड़ देंगे। बेबस होकर आंट ल्यू अपने ग्रैंडसन से कहती है कि जो भी खाना है छुपा दे। सब्र खोकर हंटर और उसके आदमी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ देते हैं और घर में घुस जाते हैं। अंदर जाते ही एक गून खाने की ओर इशारा करता है और ग्रैंडसन दोनों हाथ फैलाकर सप्लाईज बचाने की कोशिश करता है। शातिल मुस्कान के साथ गैंग लीडर अपने आदमियों को जो भी मिले सब उठाने का आदेश देता है। बूढ़ी औरत उन्हें रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि वो नेबरहुड कमिटी की हेड है और ये इल्लीगल है। हंटर उसका मजाक उड़ाता है और याद दिलाता है कि उसने ये खाना भी दूसरों से छीना था। एक गून सप्लाईज का बॉक्स उठाते हुए वुमन को धक्का दे देता है। गुस्से में आंट ल्यू चिल्लाती है कि वो खाना बचाने के लिए उन सब से लड़ेगी। दूसरा गून उसे जमीन पर पटक देता है और उसे दफा होने को कहता है। बिगड़ा हुआ ग्रैंडसन चिल्लाता है कि खाना सब उसका है और वो लाइट के नाम पर उन्हें खत्म कर देगा। गून चिढ़ जाता है और बच्चे के गाल पर थप्पड़ मार देता है। दादी बेबसी में चीख पड़ती है, अपने प्यारे ग्रैंडसन को अपनी आंखों के सामने पिटते देख। खाना ले जाने के बाद हंटर कहता है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और लकड़ी का फर्नीचर भी फायरवुड के लिए ले जाने का आदेश देता है। उसके आदमी उसकी तारीफ करते हैं। ठंडी जमीन पर बैठी आंट ल्यू अपने ग्रैंडसन को गले लगाकर थग्स को कोसती है, उन पर बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाती है। दूसरी ओर जीनिया की माँ उसे सलाह देती है कि गुस्सा ना करे और क्यूट एक्ट करे, क्योंकि आदमी ऐसे वक्त में कमजोर हो जाते हैं। लड़की प्रोटैगनिस्ट को मैसेज भेजती है, कहती है कि उसे बहुत समय से उसकी याद आ रही है और पूछती है कि क्या वो उससे मिलने आ सकती है। उसके आश्चर्य में गैविन सिर्फ ओके रिप्लाई करता है। जीत की मुस्कान के साथ रेडहेड अपनी माँ के साथ जश्न मनाती है और कहती है कि अब वे अच्छे से खाएंगी और घमंड करती है कि उसका एक्स अभी भी वही सिंप है। दोनों यंग मैन के मैंशन पर जाती हैं और लड़की दरवाजा खटखटाकर कहती है कि दरवाजा खोलो, मैं हूं। लेकिन अंदर प्रोटैगनिस्ट नॉकिंग इग्नोर करता है और वीडियो गेम खेलता रहता है। पूछता है कि कौन है। बाहर जीनिया एक्साइटेड होकर अपना नाम बताती है। युवा नकली हैरानी दिखाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। ठंड से कांपती रेडहेड कहती है कि वो उससे मिलने आई है और बिना गेम से नजर हटाए दरवाजा खोलने की भीख मांगती है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो दरवाजा क्यों खोले और किसने उन्हें आने को कहा। चिढ़कर लड़की चिल्लाती है कि उसी ने ओके रिप्लाई करके बुलाया था। मॉकिंग स्माइल के साथ युवा कहता है कि उसने मैसेज गलत पढ़ लिया होगा और दोबारा देखने को कहता है। कंफ्यूज्ड होकर रेडहेड फोन निकालती है और चैट देखती है और शॉक हो जाती है जब पूरा रिप्लाई दिखता है, ओके इन योर ड्रीम्स। गुस्से में जीनिया पूछती है कि क्या गैविन उसके साथ मजाक कर रहा है और क्या वो दरवाजा खोलेगा। मॉकिंग स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो नहीं खोलेगा। चिढ़कर रेडहेड पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारती है और बदला लेने की कसम खाती है। उसकी मां निराश हो जाती है और सोचती है कि जब वे अंदर ही नहीं जा पा रहे तो बदला कैसे लें। लड़की फैसला करती है कि गैविन को आंट ल्यू और नेबरहुड कमेटी के सामने एक्सपोज करेगी। आंट ल्यू के घर में ग्रैंडसन ठंड और भूख की शिकायत करता है और उसकी दादी उसे भरोसा दिलाती है कि कुछ नहीं होगा। वो वादा करती है कि तुरंत उसके लिए कुछ खाने को ढूंढेगी। तभी उसका फोन बजता है, जीनिया का कॉल होता है। रेडहेड गैविन की शिकायत करती है कि वो सप्लाईज जमा करके बैठा है और आंट ल्यू से उसे सजा देने को कहती है। नेबरहुड ग्रुप चैट में एक रेजिडेंट पूछता है कि जो आदमी खाना ढूंढने गया था क्या वो लौटा। फॉर्चून टेलर कहता है कि हालात बुरे होंगे क्योंकि वो गायब है। दूसरा रेजिडेंट कहता है कि बाहर जाने से बेहतर है भूखा रहना।
बिस्तर पर लेटा हमारा हीरो ये सब पढ़ता है और सोचता है कि इंसानियत की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। तभी उसे ग्रुप में एक नया मैसेज दिखता है। आंट ल्यू गैविन को टैग करके पूछती है कि वो अपने स्टॉक पाइल का क्या करने वाला है। बाकी रेजिडेंट्स हैरान हो जाते हैं और मेडिसिन मांगने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि आंट ल्यू पूरे कॉम्प्लेक्स को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है ताकि वो झुक जाए और सप्लाईज सौंप दे। ग्रुप चैट में आंट ल्यू उस पर दबाव डालती है, उसे कंपैशन की कमी और कॉलेज स्टूडेंट जैसा बर्ताव ना करने का आरोप लगाती है। धीरे धीरे वो जरूरतमंद नेबर्स को ही अपने पक्ष में कर लेती है। मैसेजेस पढ़ते हुए प्रोटैगनिस्ट को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, जहां उसकी काइंडनेस का फायदा उठाया गया था और उसका खाना लूट लिया गया था। वो कसम खाता है कि वही गलती दोबारा नहीं करेगा। युवा की चुप्पी से आग बबूला होकर वो औरत उसे धमकाती है, कहती है कि वो उसके दरवाजे पर पेंट फेंकेगी, रोज उसे बद्दुआ देगी और सभी रेजिडेंट्स को बुलाती है कि गैविन के घर जाकर जबरदस्ती उसकी सप्लाईज छीन ली जाएं। मैंशन की किचन में मोटा दोस्त अपने पिता से कॉल खत्म करता है और कहता है कि उसे सब समझ आ गया है और चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा हीरो हाथ में कॉफी का कप लेकर पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। दोस्त समझाता है कि उसके पिता का फोन आया था और उन्होंने बताया कि बाहर हालात बिगड़ चुके हैं, हर जगह लूटपाट और रॉबरी हो रही है। प्रोटैगनिस्ट शांति से कॉफी की चुस्की लेता है और कहता है कि ये नॉर्मल है और हालात अब और ज्यादा केओटिक होने वाले हैं। मोटा दोस्त अपने माता पिता की चिंता करता है, डरता है कि भले ही उन्होंने सप्लाईज जमा की हों, फिर भी उनका घर इन्वेड हो सकता है। गैविन पूछता है कि क्या वो उन्हें देखने जाना चाहता है। दोस्त हाँ कहता है और बताता है कि स्पिरिचुअल फ्लूइड पीने के बाद अब बाहर की ठंड उसके लिए खतरा नहीं रही। मुस्कुराते हुए युवा उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है और कहता है कि उसके पास स्नोमोबाइल है, जिससे सफर आसान हो जाएगा। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होती है और दोनों गंभीर नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। सिक्योरिटी कैमरास पर वे आंट ल्यू और बड़ी संख्या में रेजिडेंट्स देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट टिप्पणी करता है कि वो काफी परसिस्टेंट है। बाहर रेजिडेंट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि गैविन के घर में अभी भी पावर सप्लाई है। उनमें से एक छत से उठती भाप की ओर इशारा करता है, जो बताती है कि अंदर बहुत गर्मी है। लालची मुस्कान के साथ आंट ल्यू कहती है कि गैविन के पास जरूर बहुत सारी सप्लाईज होंगी और अगर वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दे तो सब बच जाएंगे। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये लोग खाने के लिए आए हैं, लेकिन सपने देखते रहें। बाहर आंट ल्यू मांग करती है कि गैविन अपनी सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे दे, ये कहते हुए कि ये सभी रेजिडेंट्स का यूनानिमस डिसीजन है। सिक्योरिटी कैमरा के जरिए युवा हंसता है और पूछता है कि क्या इतनी छोटी भीड़ सारे रेजिडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। अब औरत भड़क जाती है और कहती है कि कमेटी की डायरेक्टर होने के नाते वही सबको रिप्रेजेंट करती है और ढिठाई भरी मुस्कान के साथ दरवाजा खोलने की मांग करती है। प्रोटैगनिस्ट मना कर देता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो खुद अंदर आ जाएं। आंट ल्यू कहती है कि उसे पहले से पता था कि वो दरवाजा नहीं खोलेगा और बताती है कि वे लॉकस्मिथ लाए हैं और बूढ़े ली को ताला खोलने को कहती है। दूसरे रेजिडेंट्स खुशी मनाते हैं, पहले से ही गर्म कमरे और स्वादिष्ट खाने के सपने देखने लगते हैं। लॉकस्मिथ दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है और कहता है कि उसने ऐसा ताला पहले कभी नहीं देखा, ये स्पेशल मल्टी लेयर्ड लॉक है। अंदर प्रोटैगनिस्ट उन इडियट्स पर हंसता है और सोचता है कि उसके दरवाजे की सिक्योरिटी बैंक वॉल्ट्स के बराबर है। देरी से चिढ़कर आंट ल्यू गुस्सा हो जाती है। लॉकस्मिथ दूसरे टूल से कोशिश करता है लेकिन फिर भी बेकार। गेम से तंग आकर प्रोटैगनिस्ट यानियल को दरवाजे की पावर ऑन करने को कहता है और दोस्त तुरंत ओबे करता है। लॉकस्मिथ को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और जमीन पर गिर पड़ता है। गुस्से में आंट ल्यू चिल्लाती है कि गैविन ने दरवाजे में बिजली छोड़ दी है। हार ना मानते हुए वो प्लान बी का आदेश देती है और सबको लकड़ी के लट्ठे से दरवाजा तोड़ने को कहती है। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है कि दरवाजा एक बार में तोड़ दो। जोरदार धमाके के साथ रेजिडेंट्स लट्ठा दरवाजे पर मारते हैं लेकिन वो नहीं टूटता। कैमरा से देखते हुए मोटा दोस्त शिकायत करता है कि ये लोग कितने बेशर्म हैं और ये नहीं समझते कि सरप्राइज उनकी नहीं है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अपोकलिप्स इंसान के कैरेक्टर की परीक्षा है। कुछ लोग बुराई किए बिना मरना पसंद करेंगे और कुछ जिंदा रहने के लिए जान लेने को भी तैयार हो जाएंगे। बाहर एक रेजिडेंट थककर जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है कि वो अब और नहीं कर सकता। बाकी लोग भी थककर बैठ जाते हैं और उनमें से एक बताता है कि दरवाजा स्पेशल एलॉय का बना है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। शातिर मुस्कान के साथ हमारा हीरो कहता है कि वे थक चुके हैं और अब इन्वेडर्स को कुछ गंदा चखाने की उनकी बारी है। मोटा दोस्त उत्साह से एक बटन दबाता है और कहता है सरप्राइज आ रहा है। आंट ल्यू चिल्लाती है कि आराम मत करो और दरवाजा तोड़ते रहो, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं कि ये नहीं टूटेगा। अचानक ऊपर से भूरे रंग का बदबूदार लिक्विड बहता है और सीधे औरत पर गिरता है। सारे रेसिडेंट्स उस गंदगी से भीग जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या है। गुस्से में आंट ल्यू चिल्लाती है कि गैविन ने उन पर पानी फेंका है, लेकिन बाकी लोग समझ जाते हैं कि ये पानी नहीं है, क्योंकि इससे भयानक बदबू आ रही है। एक आदमी शिकायत करता है कि ये तो पूप और पिस का मिक्स है। कैमरा से सब देखता प्रोटैगनिस्ट हंसता है और उस बूढ़ी इडियट से कहता है कि गालियां देती रहे, क्योंकि उनके पास फेंकने के लिए और भी वेस्ट है। ठंड और बदबू से परेशान होकर रेसिडेंट्स हार मान लेते हैं और चले जाते हैं, आंट ल्यू को कोसते हुए कि उसी ने उन्हें यहां आने को कहा था।
हंटर के घर में एक गोल्ड डिगर रिपोर्ट करती है कि आंट ल्यू का अटैक फेल हो गया और सब लोग पूप और पिस से भीग कर लौटे हैं। हंटर कहता है कि गैविन के पास कई ट्रिक्स हैं और उसकी डिफेंसेस काफी स्ट्रांग हैं। चश्मा वाली गोल्ड डिगर कहती है कि इससे साबित होता है कि उसके पास बहुत बड़ा स्टॉक पाइल है। दूसरी गोल्ड डिगर भी सहमत होती है और कहती है कि उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। अगर वे उसके घर में घुस पाए तो उसका खाना सबको बिना चिंता के काफी समय तक चला देगा। ग्रुप लीडर कहता है कि उसका उस लड़के से पुराना हिसाब है और वो उसे जरूर खत्म करेगा, बस एडवांस में तैयारी करनी होगी। दूसरे मैंशन में जीनिया की मां डिस्पेयर में है, कहती है कि आंट ल्यू भी काम नहीं आई और वो जम रही है। लड़की फिर से जैक को कॉल करने का फैसला करती है। प्लेबॉय झुंझलाकर फोन उठाता है और पूछता है कि वो फिर क्यों कॉल कर रही है। रेडहेड गिड़गिड़ाकर उसे लेने आने को कहती है क्योंकि वो ठंड से मर रही है, लेकिन जैक उसे भगा देता है, कहता है कि वो खुद को भी नहीं बचा पा रहा और कॉल काट देता है। मां घबरा जाती है और सोचती है कि जैक ने उन्हें छोड़ दिया है। बेटी कहती है कि वो खुद भी मुसीबत में होगा। वुमेन डिस्पेयर में सोचती है कि वे मरने वाले हैं और खाना ढूंढने बाहर जाने का फैसला करती है। रेडहेड उसे रोक लेती है और कहती है कि बाहर गए तो और जल्दी मरेंगे। बेबस होकर लड़की सोचती है कि अब क्या करें, क्योंकि वे ऐसे इंतजार भी नहीं कर सकते। मां सुझाव देती है कि गैविन से गिड़गिड़ाना जारी रखे क्योंकि अब वही उन्हें बचा सकता है। सीन फिर प्रोटैगनिस्ट के मैंशन में लौटता है। उसे जीनिया का मैसेज मिलता है जिसमें वो मानती है कि वो गलत थी और पूछती है कि उसे माफ करने के लिए उसे क्या करना होगा। शातिर मुस्कान के साथ युवा बस रिप्लाई करता है कि उसे डैडी बुलाए। मैसेज पढ़कर जीनिया गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि गैविन को क्या हो गया है। उसकी मां शिकायत करती है कि लड़का मजाक बहुत आगे बढ़ा रहा है। फिर बूढ़ी औरत बेटी को एनकरेज करती है कि डैडी बुला दे क्योंकि खोने को कुछ नहीं है। वो चिल्लाकर कहती है कि अब कोई लेकिन वगर नहीं, सर्वाइवल के सामने डिग्निटी बेकार है। दृढ़ नजर के साथ रेडहेड तय करती है कि वो उसका खेल खेलेगी, अंदर घुसकर उसे सबक सिखाएगी। वो मैसेज भेजती है डैडी। प्रोटैगनिस्ट उसे संतुष्ट मुस्कान के साथ पढ़ता है। दोनों जश्न मनाते हैं, सोचते हैं कि अब गैविन उन्हें अंदर आने देगा, लेकिन वो मॉकिंगली रिप्लाई करता है कि उसकी कोई रेबेलियस बेटी नहीं है। गुस्से से पागल होकर लड़की गालियां देती है और प्रोटैगनिस्ट को हर नाम से बुलाने लगती है। इधर हंटर अपने आदमियों को इकट्ठा करता है। एक गून पुष्टि करता है कि सब रेडी है और इस बार वे जरूर उसे पकड़ लेंगे। बॉस आदेश देता है और थग्स का ग्रुप अटैक के लिए निकल पड़ता है। वे प्रोटैगनिस्ट के मैंशन की ओर बढ़ते हैं। सिक्योरिटी कैमरा पर मोटा दोस्त इंट्रूडर्स को देखता है और चेतावनी देता है कि हंटर और उसका गैंग फिर आ गया है। कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ हमारा हीरो कहता है कि इस बार उन्हें ऐसा सबक मिलेगा कि दोबारा बुलिंग का नहीं सोचेंगे। बाहर गैंग लीडर चिल्लाकर गैविन को आखिरी मौका देता है कि दरवाजा खोल दे। प्रोटैगनिस्ट मॉकिंग स्माइल के साथ उसे इडियट कह देता है। हंटर चेतावनी देता है कि मौका खत्म हो गया है और अपने आदमियों को दरवाजे पर फायरवुड जमा करने का आदेश देता है। फायरवुड लगते ही गैंग लीडर गूंस को गैसोलीन डालने और उसे जिंदा जलाने का आदेश देता है। मोटा दोस्त घबरा जाता है और कहता है कि ये स्कमबैग्स घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट उसे शांत करता है और बताता है कि मैंशन फायरप्रूफ मटेरियल से बना है। शातिर मुस्कान के साथ हंटर लाइटर फेंकता है और गैविन को जलकर मरने का इंतजार करने को कहता है। दरवाजे के सामने बड़ा सा बॉनफायर बन जाता है। कुछ देर बाद एक गून कहता है कि अंदर कोई हलचल नहीं है। दूसरा नोटिस करता है कि घर फायर प्रूफ है और आग से कोई नुकसान नहीं हुआ। गुस्से में हंटर इम्पैक्ट ड्रिल लाने का आदेश देता है ताकि दीवार में छेद किया जा सके। एक गून उत्साह से ड्रिल उठाता है और काम शुरू करता है। बॉस उसे कंटिन्यू करने को कहता है। छोटी जीजी डन जाती है और चेतावनी देती है कि बुरे आदमी दीवार तोड़ रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट उसे भरोसा दिलाता है कि वे अंदर नहीं आ पाएंगे। दृढ़ मुस्कान के साथ हमारा हीरो घोषणा करता है कि अब हंटिंग टाइम है और यानियल को शुरू करने को कहता है। दोनों दोस्त बो और एरोज उठाते हैं। मोटा दोस्त कहता है कि ये उसका पहली बार है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि पास के टारगेट्स पर मारना कोई समस्या नहीं है। वो सोचता है कि अपोकलिप्स के साथ कई सुपरनैचुरल चीजें आएंगी और कुछ फायर आर्म्स को बेकार कर देंगी, इसलिए बो और एरो की प्रैक्टिस जरूरी है। गून दीवार तोड़ देता है और हंटर पूछता है कि कैसा रहा। आदमी कहता है कि कुछ गड़बड़ है। बॉस पूछता है कि क्या हुआ। वो बताता है कि वो और अंदर ड्रिल नहीं कर पा रहा क्योंकि दीवार के अंदर कुछ है। छेद से झांक कर वे स्टील प्लेट देखते हैं और समझ जाते हैं कि गैविन ने पूरे घर को रीइंफोर्स किया है। फ्यूरियस हंटर सोचता है कि जब दीवार तोड़ना ही नामुमकिन है तो अंदर कैसे घुसें। तभी एक एरो एक गून को लगती है और वो गिर पड़ता है। फिर कई एरोज उड़ने लगते हैं और बाकी आदमियों को लगते हैं। बॉस सबको कवर लेने को चिल्लाता है। गुस्से में हंटर कसम खाता है कि अगर उसने गैविन को खत्म नहीं किया तो वो अपना नाम बदल लेगा। तभी एक एरो उसे लगती है और वो दर्द से चीख पड़ता है। गूंस उसे संभाल कर भागते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। पीछे छूटे लोग दया की भीख मांगते हैं और छोड़ ना देने की गुहार लगाते हैं।
सीन देखते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि 3 पीछे रह गए हैं और बाकी भाग गए। मोटा दोस्त पूछता है कि इन 3 घायल आदमियों का क्या करेंगे। प्रोटैगनिस्ट उसे शांत करता है और कहता है कि बिना मेडिसिन के वे ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। घायल गूंज गिड़गिड़ाते हैं कि उन्हें बाहर ना निकालें, कहते हैं कि हंटर ने उन्हें मजबूर किया था। प्रोटैगनिस्ट उन्हें इग्नोर करता है और दोस्त को अंदर लौटने को कहता है। मोटा दोस्त पूछता है कि उसने उन्हें भागने क्यों दिया। गैविन समझाता है कि हंटर कभी अपने आदमियों को बचाने वापस नहीं आएगा और इस फ्रीजिंग वेदर में वे 10 मिनट में जम जाएंगे। यानियल मुस्कुराकर प्लान समझ जाता है और कहता है कि बॉस भी घायल है, इसलिए वो लौटेगा नहीं और इससे उसके ग्रुप में ही लड़ाई छिड़ जाएगी। उधर छोड़े गए गूंज में से एक राहत की सांस लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि लड़के ने उन्हें खत्म नहीं किया। दूसरा डिस्पेयर में समझ जाता है कि ठंड में वे ज्यादा देर नहीं टिकेंगे और अपने साथी से हंटर को कॉल करने को कहता है। बेबस होकर आदमी बॉस को कॉल करता है और उसे वापस आकर बचाने की भीख मांगता है। दूसरी ओर से हंटर पूछता है कि वे कहाँ है। गून बताता है कि वे अभी भी गैविन के घर के सामने हैं। तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। दूसरा थक पूछता है कि बॉस ने क्या कहा। फोन वाला शॉक में बताता है कि हंटर ने कॉल काट दी। एक गून गुस्से से फट पड़ता है और समझ जाता है कि बॉस ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया है। वो हंटर को कोसता है कि उसने उसके लिए जान जोखिम में डालने के बाद भी उसे ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। एक आदमी डिस्पेयर में कहता है कि अब उनकी आखिरी उम्मीद गैविन से मदद मांगने की है। इसके साथ ही वे तीनों मैंशन की तरफ मुड़ते हैं और मदद के लिए चीखने लगते हैं। वादा करते हैं कि अगर प्रोटैगनिस्ट उन्हें बचा ले तो वे उसके स्लेव्स बन जाएंगे। हंटर के घर में बॉस दर्द से चीखता है और किसी को पीठ से तीर निकालने को कहता है। उसके आदमियों में से एक तुरंत तीर खींच लेता है और बॉस दर्द से और जोर से चिल्लाता है। सीन देखते हुए दोनों गोल्ड डिवेयर्स टिप्पणी करती हैं कि हंटर फिर से फेल हो गया और मानती हैं कि उन्होंने गैविन को पूरी तरह गलत जज किया था। सोफा पर लेटा हुआ बुरी हालत में हंटर दोनों लड़कियों पर चिल्लाता है कि घूरना बंद करें और पानी उबालकर उसके जख्म को साफ करें। दोनों उसे शांत करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि चिंता ना करे, किचन में सब संभाल लेंगी। चश्मा वाली लड़की अपनी दोस्त से पूछती है कि अब क्या करें, क्योंकि साफ है कि हंटर गैविन का मुकाबला नहीं कर सकता। बैंगनी बालों वाली सहमत होती है और कहती है कि उन्हें प्लान बी चाहिए और सारी उम्मीद बॉस पर नहीं छोड़ सकते। बेबस होकर दूसरी गोल्ड डिगर कहती है कि कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके पास खाना नहीं है और वे फंस चुके हैं, बाहर भी नहीं जा सकते। बैंगनी बालों वाली को एहसास होता है कि इस समय पूरे नेबरहुड में सबसे सुरक्षित जगह गैविन का मैंशन है। चश्मा वाली हिचकिचाती है और याद दिलाती है कि उनका उस आदमी के साथ बुरा हिस्ट्री रहा है, लेकिन उसकी दोस्त उसे भरोसा दिलाती है कि अगर वे माफी मांग ले तो वो उन्हें मरने नहीं देगा। इसी दौरान प्रोटैगनिस्ट और उसका दोस्त दो स्नो मोबाइल्स के साथ निकलने की तैयारी करते हैं। मोटा दोस्त खुश होकर कहता है कि बर्फ में चलना अब कितना आसान हो गया है। हेलमेट पहनते हुए हमारा हीरो कहता है कि वे यानियल के पेरेंट्स का हाल देखने जा रहे हैं। अपने मैंशन की खिड़की से जीने की मां दोनों को जाते हुए देखती है और शौक में इशारा करके कहती है कि गैविन के पास स्नो मोबाइल है और वो निकल रहा है। गुस्से में रेडहेड कसम खाती है कि वो प्रोटैगनिस्ट से सब कुछ छीन लेगी और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। स्नो मोबाइल्स पर सवार होकर दोनों दोस्त बर्फ में आगे बढ़ते हैं, जो अब 2 मीटर से भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। अचानक प्रोटैगनिस्ट एक सुपरमार्केट देखता है और दोस्त को चेक करने को कहता है। दोनों अंदर जाते हैं लेकिन पाते हैं कि सुपरमार्केट पूरी तरह लूट हो चुका है और कुछ भी नहीं बचा। प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि अपोकलिप्स को लगभग 1 महीना हो चुका है और सबका खाना खत्म हो गया है। अचानक मोटा दोस्त चिल्लाता है कि पीछे देखो। क्विक रिफ्लेक्स से युवा घूमता है और पीछे से हमला करने वाले आदमी को जोरदार किक मारता है। यानियल गन निकालकर जमीन पर पड़े आदमी पर तान देता है और उसे स्कम बैक कहता है, स्नीक अटैक करने के लिए। जमीन पर पड़ा आदमी गिड़गिड़ाता है कि गोली मत चलाओ, कहता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि उसे अपने फैमिली को खिलाना है। फैमिली शब्द सुनकर मोटा दोस्त हैरान हो जाता है। आदमी अपनी फैमिली को छिपने की जगह से बाहर बुलाता है और एक प्रेग्नेंट औरत एक बच्चे के साथ बाहर आती है। औरत और उसके 2 छोटे बच्चे उस आदमी के पास आ जाते हैं। वो बताता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। वे वहां का सारा खाना खा चुके थे और उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। गैविन पूछता है कि उसने मदद मांगने के बजाय हमला क्यों किया। आदमी चुप रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। औरत और बच्चे घुटनों पर बैठकर उन्हें शांति से जाने देने की भीख मांगते हैं। अचानक हमारा हीरो यानियल को बुलाता है और अपने साथ चलने को कहता है। आइल्स में चलते हुए मोटा दोस्त पूछता है कि ये अजीब सी बदबू कैसी है। प्रोटैगनिस्ट गंभीर आवाज में जवाब देता है कि ये खून की बदबू है और उसका दोस्त चौंक जाता है। वहां पहुंचकर मोटा दोस्त फर्श पर पड़े 2 खून से सने स्केलेटन्स देखकर पूरी तरह डर जाता है। लेकिन हमारा हीरो बिना किसी इमोशन के सीन को देखता है और कहता है कि यही उसने सोचा था। मोटा दोस्त सहन नहीं कर पाता और उल्टी करने लगता है। थोड़ा संभलने के बाद यानियल गुस्से में भर जाता है और कसम खाता है कि वो उन स्कमबैग्स को खत्म करेगा।
प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो बदला कैसे लेगा, क्या प्रेग्नेंट औरत और बच्चों को भी मार देगा। उसका दोस्त चिल्लाता है कि वो सिर्फ उस आदमी को मारेगा। गैविन समझाता है कि अगर ऐसा किया तो औरत और दोनों बच्चों के पास जिंदा रहने का कोई मौका नहीं बचेगा। बेबस होकर मोटा दोस्त चिल्लाता है कि वो जानवरों की फैमिली अपने ही काइंड को खाकर जिंदा रही। हमारा हीरो समझाता है कि अपोकलिप्स में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो लाइन पार करेंगे और ऐसी चीजें धीरे धीरे आम होती जाएंगी। इसके साथ ही दोनों सुपरमार्केट छोड़कर यानियल के पेरेंट्स के घर की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचते ही प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि फ्रंट गेट खुला है। मोटा दोस्त घबरा जाता है और अपने पेरेंट्स को चिल्लाकर बुलाने लगता है। अंदर थग्स का एक ग्रुप सप्लाईज मिलने की खुशी मना रहा होता है। कहते हैं कि बूढ़ों ने बहुत कुछ छिपा रखा था। ग्रुप लीडर उत्साहित होकर रेड की सक्सेस पर खुश होता है और वादा करता है कि लौटते वक्त सबको एक्स्ट्रा चिकन लेग मिलेगा। एक गून शातिर मुस्कान के साथ पूछता है कि उन दो बूढ़ों का क्या करें। गैंग लीडर आदेश देता है कि सबको खत्म कर दो। स्पाइकी हेयर वाला गून यानियल के पेरेंट्स पर गन तानता है और गोली चलाने की तैयारी करता है। अचानक मोटा दोस्त घर में घुसता है और बेतहाशा चिल्लाता है कि रुक जाओ। बेटे को देखकर उसकी मां चीखती है और उसे वहां से भागने को कहती है, लेकिन ब्लॉन्ड थग को कोई परवाह नहीं होती और वो बिना दया के औरत को गोली मार देता है। सीन देखकर यानियल घबरा जाता है और पूरी बेबसी में अपनी मां का नाम चिल्लाता है। अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए पिता ब्लॉन्ड थग पर झपटता है और बेटे को भागने को कहता है। चिढ़कर गून बूढ़े आदमी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से कई गोलियां मार देता है। अपने पेरेंट्स को फर्श पर गिरा देखकर प्रोटैगनिस्ट का दोस्त टूट जाता है और दर्द से चीखता है। ब्लॉन्ड थग गन को मोटे दोस्त पर तानता है और कहता है कि वो पूरी फैमिली को दूसरी दुनिया भेज देगा। लेकिन गोली चलाने से पहले ही प्रोटैगनिस्ट सामने आता है और थग का हाथ काट देता है। ब्लॉन्ड गून दर्द से चीखता है और हवा में उड़ते अपने हाथ को देखता है। सीन देखकर बाकी थग्स प्रोटैगनिस्ट की ओर मुड़ते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। ठंडी नजर से हमारा हीरो जवाब देता है कि वो ग्रिम रीपर है और नाइफ को ब्लॉन्ड के सीने में घोंप देता है। गैंग लीडर गुस्से में अपने आदमियों को इंट्रूडर को खत्म करने का आदेश देता है। दो गूंस प्रोटैगनिस्ट पर दौड़ते हैं, चिल्लाते हुए कि उसका अंत आ गया है। लेकिन हमारा हीरो तेज है और एक स्विफ्ट मूव में आदमी को डिसार्म कर देता है। गैंग लीडर और दूसरा गून उसकी स्पीड देखकर दंग रह जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट के आते ही एक ब्लू हेड गून घबरा जाता है और सबको भागने के लिए चिल्लाता है। लेकिन हमारा हीरो और तेज है और थक की पीठ पर घातक वार करता है। खून से सना चेहरा लिए युवा बाकी बचे लोगों को धमकाता है कि जो हिलेगा वो डॉग फूड बन जाएगा। गैंग लीडर और बाकी गूंज डर के मारे घुटनों पर गिर जाते हैं और जिंदगी की भीख मांगते हैं। मोटा दोस्त उन्हें अनदेखा करता है और अपने पेरेंट्स के पास बदहवास होकर दौड़ पड़ता है। उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि उसकी मां अभी जिंदा थी और कहती है कि वो खुश है कि वो सुरक्षित है। लेकिन मोटे दोस्त के पिता की हालत बेहद गंभीर थी। अपनी आखिरी सांसों में वो उसे चेतावनी देता है कि मैंग विलेज के ली संतियन नाम के आदमी से सावधान रहना। थोड़ी ही देर बाद येनियल के दोनों माता पिता नहीं बच पाते और वो पूरी तरह टूट जाता है। नफरत से भरा हुआ मोटा दोस्त प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़ता है और कहता है कि थग्स को उसके हवाले छोड़ दे। वो चाकू उठाकर गैंग लीडर पर झपटता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे रोक लेता है। गैंग लीडर डर के मारे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि उसे मत मारो, वो तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। लेकिन मोटा दोस्त उसकी कॉलर पकड़कर कहता है कि नर्क में जा। एक बार फिर प्रोटैगनिस्ट उसे थक को खत्म करने से रोक देता है। ठंडी नजर से हमारा हीरो पूछता है कि उन्हें किसने भेजा। आदमी बताता है कि ये सब मैंग विलेज के चीफ ली ने किया। मैंग विलेज के चीफ का नाम सुनते ही युवा सोच में पड़ जाता है। विलेज चीफ की तस्वीर दिमाग में आते ही येनियल बताता है कि उसके पिता ने कभी मैंग विलेज को स्पॉन्सर किया था और ली संतियन ने उसके लिए काम भी किया था। थक घमंड से कहता है कि मैंग विलेज पूरे इलाके की सबसे बड़ी पावर है और कोई भी उनसे पंगा नहीं ले सकता। प्रोटैगनिस्ट हंसकर कहता है कि वो सपने देखता रहे कि उसे छोड़ा जाएगा। गून चिढ़ जाता है और धमकी देता है कि मैंग विलेज उसे ढूंढ निकालेगा और भागने नहीं देगा। धमकियों की परवाह किए बिना गैविन थक के कपड़े फाड़ देता है। आदमी सदमे में पूछता है कि वो क्या कर रहा है। हमारा हीरो कहता है कि उसे मार देना बहुत आसान है और ऐसे आदमी को धीरे धीरे जमकर मरना चाहिए। थक दया की भीख मांगता है, लेकिन युवा उसे अनदेखा कर देता है और एक किक मारकर स्कम बैक को भाग जाने को कहता है। बाहर वो आदमी जल्दी मौत की गुहार लगाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और कुछ ही सेकंड में वो बर्फ के बीच पूरी तरह जम जाता है। थग से निपटने के बाद येनियल प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वो बदला चाहता है और उन्हें मैंग विलेज जाना होगा। वे मैंग विलेज पहुंचते हैं और एंट्रेंस में कई लाशें लटकी हुई पाते हैं। प्रोटैगनिस्ट टिप्पणी करता है कि मैंग विलेज के लोगों ने इसे एक फोर्ट्रेस बना लिया है। मोटा दोस्त गुस्से में कहता है कि इन लोगों ने अनगिनत अपराध किए हैं। अचानक स्नो मोबाइल्स पर सवार दो आदमी आते हैं और दोनों के पास रुकते हैं। प्रोटैगनिस्ट हैरान होकर कहता है कि मैंग विलेज के पास भी स्नो मोबाइल्स हैं। मोहॉक वाला आदमी पूछता है कि वे कौन है। हमारा हीरो जवाब देता है कि वे मेहमान बनकर आए हैं, लेकिन थग उस पर यकीन नहीं करता। मुस्कुराते हुए गैविन कहता
कहता है कि न्योता विलेज चीफ ली संतियन की तरफ से है। दोनों इस झूठ से चिढ़ जाते हैं और बताते हैं कि चीफ जीवे बायोटेक के बुलावे पर गया है और यहाँ है ही नहीं। वे हथियार निकालते हैं, लेकिन अगले ही पल दोनों के सिर में साफ हेडशॉट लगता है। गन हाथ में लिए प्रोटैगनिस्ट सामने आता है और बिना हिचकिचाए दोनों को खत्म कर देता है। अचानक फोर्ट्रेस के ऊपर से आवाज आती है कि वहां कौन है। लाशें देखकर गार्ड्स भड़क जाते हैं और सोचते हैं कि मैंग विलेज में गड़बड़ करने की हिम्मत किस पंख ने की। येनियल सुझाव देता है कि फिलहाल वापस चले और नया प्लान सोचें, और प्रोटैगनिस्ट इस बात से सहमत हो जाता है। इसके साथ ही दोनों स्नोमोबाइल्स पर भाग निकलते हैं, जबकि थग्स गोली चलाते हुए चिल्लाते हैं कि मत भागो। दोनों मेंशन लौट आते हैं, जहां बाहर लोगों का एक ग्रुप उनका इंतजार कर रहा होता है। वे युवा की वापसी का जश्न मनाते हैं, क्योंकि वे ठंड से जम रहे थे। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यहाँ इतने लोग क्यों हैं। आदमी पूछते हैं कि क्या उसे ट्रिप में कुछ मिला और क्या वो सुपरमार्केट से सप्लाईज लाया। चिढ़कर वो सबको रास्ते से हटने को कहता है। एक आदमी कहता है कि गैविन उनके लिए सप्लाईज ढूंढने गया था और पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला। प्रोटैगनिस्ट सवाल करता है कि किसने कहा था कि वो उनके लिए सप्लाईज ढूंढने गया। वही आदमी फिर पूछता है कि अगर वो खाना ढूंढने नहीं गया तो बाहर क्या कर रहा था। हमारा हीरो कहता है कि ये उनका काम नहीं है और उसे धक्का देकर हटा देता है। आदमी गुस्से में कहता है कि उसमें बड़ों का सम्मान नहीं है और उसे बदतमीज कहता है। एक औरत पूछती है कि क्या उसे सप्लाईज मिली, क्योंकि वे भूखे मरने वाले हैं। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उसे कुछ नहीं मिला। औरत यकीन नहीं करती और कहती है कि वह उसकी तलाशी लेगी। सब्र खोकर हमारा हीरो उसे धक्का देता है और जाने को कहता है। मोटा दोस्त बोलता है और सबको बताता है कि उन्हें कुछ नहीं मिला और वे सप्लाईज ढूंढने नहीं गए थे। एक औरत शिकायत करती है कि बिना खाने के वे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। एक आदमी कहता है कि वे स्नोमोबाइल्स लेकर खुद ढूंढने जाएंगे। प्रोटैगनिस्ट उनकी बेशर्मी पर हंसता है। औरत गैविन से खाना देने को कहती है, क्योंकि सब कहते हैं कि उसके पास घर में बहुत स्टॉक है। बाकी लोग भी सहमत होते हैं और धमकी देते हैं कि जब तक वे नहीं देगा वे उसके दरवाजे पर डटे रहेंगे। सब्र खोकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे इनसे कोई मतलब नहीं और दोस्त को अंदर चलने को कहता है, लेकिन एक औरत उसे रोक लेती है और चिल्लाती है कि बिना खाना छोड़े वे नहीं जा सकता। चिढ़कर युवा उसे जोर से धक्का देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। बर्फ में पड़ी हुई औरत हंगामा करती है, उस पर महिला पर हाथ उठाने का आरोप लगाती है और धमकी देती है कि अगर उसने उसे 10 पैकेट नूडल्स नहीं दिए तो वो रोज उसे बद्दुआ देगी। बाकी रेजिडेंट्स भी शामिल हो जाते हैं और कहते हैं कि गैविन ने हद पार कर दी जो उसने एक औरत पर हाथ उठाया। बेशर्म औरत मांग करती है कि प्रोटैगनिस्ट माफी मांगे और उसे ठीक होने के लिए घर के अंदर ले जाए। अंधेरी नजर के साथ हमारा हीरो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जीत की मुस्कान के साथ औरत मदद लेने को तैयार हो जाती है और पहले से ही स्वादिष्ट खाने की मांग करने लगती है, लेकिन मदद करने के बजाय प्रोटैगनिस्ट उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। औरत सदमे में पूछती है कि वह क्या कर रहा है। शैतानी मुस्कान के साथ युवा कहता है कि उसने उस पर असॉल्ट का आरोप लगाया था और अब वह उसकी इच्छा पूरी कर रहा है। वह जमीन पर पड़ी औरत को पीटना शुरू कर देता है। औरत रोते हुए उसे रोकने की भीख मांगती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। गैविन पूछता है कि क्या उसे लगता है कि सिर्फ कहने से वह रुक जाएगा। बेबस होकर औरत बाकी रेजिडेंट से मदद के लिए चीखती है, जबकि मार से उसका चेहरा पूरी तरह सूज चुका होता है। एक आदमी जिसका चेहरा सेल्फ राइचियस गुस्से से तना हुआ था चिल्लाता है कि ये जानबूझकर किया गया असॉल्ट है। उसके बगल में एक और उकसाने वाले की आवाज कांप रही थी, जो सबको डर छोड़ने और उसे एक आदमी पर टूट पड़ने के लिए उकसा रहा था, जो उनके और सर्वाइवल के बीच खड़ा था। वो नैतिक ऊंचाई हथियाने की कोशिश करता है, औरत पर हाथ उठाने के आरोप चिल्लाते हुए, ताकि गैविन को विलन साबित कर सके और अपनी लूट को जायज ठहरा सके। तो फिर मुझे तुम्हें बुली करना ही पड़ेगा। गैविन की आवाज शोर को चीरती हुई निकली, तेज और फैसले वाली। उसने उस आदमी को जोरदार घूंसा मारा। एक स्मूथ लेकिन एक्सप्लोसिव मूवमेंट में उसकी मुट्ठी आगे बढ़ी और ब्रूटल इंपैक्ट के साथ जा लगी। आसपास खड़े लोग डर से जम गए। उनकी आंखें फैल गईं जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी संख्या उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो आदमी हकलाते हुए माफी मांगने लगा, गैविन से रुकने की भीख मांगता हुआ। गैविन ने कहा कि वे खुद यही मांग रहे थे। उसने एक ही आदेश चिल्लाया, यहां से निकलो। वे पीछे हटते हुए बिखर गए, लेकिन भागते हुए भी अपनी एंटाइटलमेंट नहीं छोड़ पाए। जाते जाते वे गैविन की बिना जमीर वाली हरकतों को कोसते रहे। सेफ हाउस की गर्माहट के अंदर जंग अब एक चमकती स्क्रीन पर जारी थी। फ्रेंडली नेबरहुड होम ओनर्स ग्रुप का चैट एक्टिविटी से फटा पड़ा था। गोल्डी, इनविंसिबल आयरन स्क्यूअर, फॉर्चून टेलर मास्टर जो, यहाँ तक कि लॉयर जैंग भी सब बोल रहे थे। वे पूछ रहे थे कि वो अपनी सप्लाईज का पहाड़ क्यों नहीं बांट रहा, पड़ोसी होने की भावना का हवाला दे रहे थे और आने वाली केओस की चेतावनी दे रहे थे। लॉयर तो हद पार करते हुए गैविन के स्नोमोबिल्स को भी पब्लिक यूज के लिए बांटने की बात करने लगा। सोफे पर आराम से लेटा पूरी तरह बेपरवाह दिखता हुआ गैविन उस भ्रम से भरी टेक्स्ट वॉल को स्क्रॉल करता है। हल्की मुस्कान के साथ वो जवाब टाइप करता है, क्या मैं तुम्हारा कुछ उधार हूं? जवाब में गोल्डी अनजान बनने की एक्टिंग करती है, जबकि तथाकथित इनविंसिबल आयरन स्क्यूअर तुरंत विक्टिम कार्ड खेलने लगता है।
रोते हुए कि गैविन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वे जिए या मरे। गैविन स्क्रीन को घूरते हुए कहता है कि सर्वाइवल कोई चैरिटी इवेंट नहीं है और वो उनका बाप नहीं है। आंट ल्यू चीखती है कि गैविन का दिल सड़ा हुआ है और आखिरी फैसला सुझाती है, उसे कम्युनिटी से निकाल दो और उसकी सप्लाईज आपस में बांट लो। लेकिन गैविन बस सोफे पर टिक जाता है और अपनी पिछली जिंदगी के इन लोगों को याद करता है, नैतिक रूप से दिवालिया कायर, जो रोटी के एक टुकड़े के लिए किसी की भी पीठ में छुरा घोंप दे। इन्हीं लोगों की वजह से वो एक बार मर चुका था। इस बार वो उन्हें दर्दनाक सबक सिखाने का मजा लेने वाला था। तभी उसका फोन बज करता है। अननोन नंबर। आर यू गैविन? लाइन के उस पार से एक भारी घमंडी आवाज आती है। दूसरी तरफ एक जिम इक्विपमेंट से घिरा एक आदमी था, अपनी मांसपेशियां फुलाते हुए जैसे किसी ऑडियंस के सामने हो। यही था मंग विलेज का ली सांतियन। वो स्मग ग्रिन के साथ अपना परिचय देता है, इस उम्मीद में कि दूसरी तरफ डर से भरी चुप्पी मिलेगी। उसे लगा गैविन गिड़गिड़ाएगा, घबराएगा और समझ जाएगा कि उसने गलत लोगों से पंगा लिया है। इसके बजाय गैविन हंसता है और कैजुअल क्रुएलिटी के साथ फैसला सुनाता है, हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बड़ा डम्बास निकलोगे। ये इंसल्ट ली सांतियन को घूंसे से ज्यादा जोर से लगी। उसका स्मग चेहरा पल भर में टूट गया और नसें फुलाती हुई आग में बदल गईं। गैविन और आगे बढ़ता है, जैसे किसी जिद्दी बच्चे से बात कर रहा हो। ग्रैंडपा गैविन के सामने ज्यादा टफ मत बनो, कुछ कहना है तो सीधे बोल। ली सांटियन कोई धमकियों पर लौटने की कोशिश करता है, अपने मारे गए आदमियों का जिक्र करके बढ़त लेने के लिए। गैविन इसे तारीफ समझता है और कहता है कि वो उसकी तारीफ कर रहा है। ली सांतियन भड़क उठता है, चिल्लाता है कि उसके आदमी गैविन की वजह से मरे हैं, तू चलती फिरती लाश है। गैविन का चेहरा पल भर में अंधेरा हो जाता है। अचानक फूटती हुई हिंसक आक्रामकता के साथ वो कहता है, बकवास बंद कर, तूने मेरे भाई के माता पिता को मारा है, तेरी जिंदगी अब मेरी है। उकसावा पूरी तरह काम करता है। गुस्से से अंधा हुआ ली सांतियन जगह मांगता है, उसे खून चाहिए था, अभी। बिना एक पल सोचे गैविन चारा फेंक देता है। हू फैमिली विलेज, शहर से 70 ली उत्तर। गुस्से में पागल ली सांतियन चिल्लाता है, ठीक है, इंतजार कर, अगर मैंने तुझे मेरे सामने घुटनों पर ना बिठाया और दादा ना बुलवाया तो मेरा नाम बदल देना। गैविन तंज कसता है, अगर तू नहीं आया तो तू मेरा पोता। जाल लग चुका था। ली सांतियन अपने आदमियों की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में बदले की आग थी, जिसने साफ ट्रैप को भी ढक लिया। वो हू फैमिली विलेज पर चढ़ाई का आदेश देता है, खास तौर पर भारी हथियार लाने को कहता है, क्योंकि उसे पता था कि गैविन आर्म्ड है। सेफ हाउस में कॉल खत्म होते ही गैविन तैयार होने लगता है। यानियल चलो, निकल रहे हैं, वो आदेश देता है। यानियल उलझन में पीछे आता है, कहाँ? गैविन की आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है। ली सांतियन की मांद लूटने लगे हैं। इसके बाद गैविन और यानियल स्नोमोबाइल्स पर बर्फ चीरते हुए दौड़ पड़ते हैं। वो एक विशाल जमी हुई कंक्रीट स्ट्रक्चर के सामने लुकते हैं। गैविन ऊपर देखता है। यानियल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जगह पहले पुलिस स्टेशन थी ना? हाँ, म्युनिसिपल लेवल की। यानियल पुष्टि करता है, मतलब समझते हुए। गैविन कहता है, चलो हथियार ढूंढते हैं। वो अंदर बढ़ता है। एक ही किक से वो सामने का एंट्रेंस तोड़ देता है। कांच बर्फ की तरह बिखर जाता है, लेकिन अंदर खामोशी बाहर की बर्फ से भी भारी थी। ऑफिसर्स अब भी वहीं थे, अपनी डेस्क्स पर जमे हुए, हाथों में रेडियोज, नीली बर्फ में कैद। वो लाइन पकड़े हुए मरे थे। डिजास्टर इतना तेज आया कि राज्य की अथॉरिटी भी रातों रात टूट गई, लेकिन मरे हुओं को गन्स की जरूरत नहीं थी। वे स्टेशन के दिल तक पहुंचते हैं, वेपन स्टोरेज वेयरहाउस। भारी स्टील डोर्स पूरी तरह बंद थे। यानियल पूरी ताकत से धक्का देता है, नहीं खुल रहा। वो घबरा जाता है। गैविन आगे बढ़ता है, हैंडगन उठाकर मैकेनिज्म पर तानता है, हट जाओ। बैंग बैंग बैंग, गोलियों की आवाज गूंजती है और लॉक चूर चूर हो जाता है। धुआं छटने के बाद भारी दरवाजे कराहते हुए अंदर की तरफ खुलते हैं। यानियल अंधेरे में झांकता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये सिर्फ स्टोरेज रूम नहीं था, ये तो एक खजाना था। मिलिट्री ग्रेड राइफल्स, हैवी एक्सप्लोजिव्स और एम्यूनेशन के क्रेट्स फर्श से छत तक भरे थे। उन्होंने सिर्फ हथियार नहीं पाए थे, उन्होंने पूरा आर्सेनल हासिल कर लिया था। जैकपॉट लग गया यानियल, यानियल चिल्लाता है, स्नाइपर राइफल्स और डेटोनेटर्स उठाते हुए। काम आएंगी। गैविन की आवाज खाली वॉल्ट में गूंजती है, सब ले लो। उसके हाथ हिलाते ही हवा चमकती है। डायमेंशनल स्टोरेज एक्टिवेट हो जाता है और नीला वॉटेक्स पूरे कमरे को समेट लेता है। सब लूट हो गई, गैविन कहता है, उस आदमी की कैजुअल कॉन्फिडेंस के साथ जिसके पास अब एक छोटी जंग छेड़ने जितनी फायर पावर है। चलो। जैसे ही वो जमी हुई कॉरिडोर में कदम रखते हैं, यानियल अचानक रुक जाता है। उसका सिर एंट्रेंस की तरफ घूम जाता है। बॉस उधर, बाहर से आवाज आती है। घबराहट में यानियल कहता है, कोई आ रहा है।
गैविन ठहर जाता है। उसकी नज़र संतोष से बदलकर शिकारी चमक में बदल जाती है। लगता है हम अकेले नहीं थे जो यहाँ हथियार लेने आए थे, वो बुदबुदाता है। बाहर खड़े गूंस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो पूरी तरह आर्म्ड मॉन्स्टर के पिंजरे में कदम रख चुके हैं। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।